गुड इवनिंग नितिन भाई। बहुत सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस के बाद फाइनली फाइनली नितिन भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने हाँ कहा और फाइनली यू आर हियर। थैंक यू अंकुर भाई। इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर मैंने तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मेरे पास तो बहुत ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है। मैंने ये कहना चाहूंगा कि मैंने नहीं, बहुत सारे ट्विटर के फॉलोअर की रिक्वेस्ट थी, आपकी भी और मेरे भी, जो हमारे चैनल देखते हैं वो देखना चाहते थे कि भाई नितिन भाई को भी लाओ, क्या वो करते हैं, उनके भी ट्रेडिंग स्टाइल देखे। तो बताइए कैसे चल रहा है ट्रेडिंग और कैसे है आप। बस सब सही चल रहा है। और अब ये मैं आई एम न्यू टू दिस। मैंने कभी ये कोई इस तरह का वीडियो डिस्कशन या कोई यूट्यूब इंटरव्यू अभी तक कभी नहीं किया है। नहीं तो कहीं मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, राइट? नहीं नहीं, हमारे बाकी मैं अपनी तरफ सब्सक्राइबर्स। से जो, हाँ हाँ हाँ, जो बेस्ट, जो जितनी सिंपल टर्म्स में मैं बता सकूंगा कोशिश करूंगा बताने की, उतना मैं कोशिश करूंगा। गलती माफ कर दे, बाकी हमारे जो भी आप। सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, वो कोई अच्छा। गलती माइंड नहीं करते। मैं हर हर बार वीडियो बनाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ गलती करता हूँ। तो मैं कहता है कि भाई नो वन इज परफेक्ट, धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैं भी आज भी कुछ सीखूंगा आपसे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो बताइए अपनी जर्नी जी कैसे ट्रेडिंग में स्टार्ट हुई नितिन भाई आप, और कैसा चल रहा है अभी। हाँ, मैं सीधे ही प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूँ शेयर करना। ओके हाँ, आपका बनता भी है कि आप ग्राफिक से ही स्टार्ट करें। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। ओके, ये आपके लिए स्पेशल है जो बनाया है। ओके। तो इसमें हमने क्या किया, हमारी जर्नी कैसी रही, हम्म ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आंसर्स हैं उसके हम्म साथ में जो आप लोग जो देख रहे हैं हम्म वो अपने आंसर्स खुद साथ में अपने मन में दें। जरूरी नहीं कि मेरे आंसर्स आपके आंसर्स के साथ मैच करें, आप एग्री करें, ओके। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर आप एक्टिवली सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक क्लैरिटी जरूर आती है कि आप किस किस्म की ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, ओके। करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि आप ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हैं। हम्म। इसका एक आंसर तो ये है कि इट्स माय प्रोफेशन, यानी कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं हम्म। तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपका आपके लिए ये एक जॉब जैसा है। या फिर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो आप इसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख रहे हैं। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी इनकम को कॉम्प्लीमेंट करता है, और मे भी आप ये सोचते हो कि इन फ्यूचर आई विल बी अ फुल टाइम ट्रेडर और ये मेरा प्राइमरी प्रोफेशन रहेगा। हम्म। दूसरा इसका आंसर ये रहता है कि इट्स माय पैशन। पैशन वो चीज़ होती है जैसे करते में समय का एहसास ही ना हो, जो 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 आपके मन की एक इनहेरेंट चॉइस है, जो आपको बिना किसी प्रेशर के आप कर रहे हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है एज अ बेटर पर्सन, आपको एक एडिक्शन की तरह कंज्यूम नहीं करती, हम्म। जिसका प्रोसेस और जिसका आउटकम दोनों आपके फेवर में होता है। तो ये पैशन भी हो सकता है। तीसरा जो ये है, ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एज अ हम्म। पार्टिसिपेंट, जिसको आमतौर पे जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिटेल। हम्म। तो ये वो ग्रुप है जहाँ पर जिनके पास ना कोई प्रोसेस है, ना कोई सेटअप है, ना कोई कोई स्टाइल नहीं है ट्रेडिंग का। एक दिन मोमेंटम बस कर लिया, अगले दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। हम्म। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ना। पार्टिसिपेंट यू हैव टू बी, इधर इट हैज टू बी योर प्रोफेशन और योर हम्म। पैशन, बट आपको जस्ट एक पार्टिसिपेंट की तरह इसमें नहीं जाना है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं हम्म। तो आपका जॉब कितना ट्रेडिंग फ्रेंडली है। अगर बिल्कुल अनफ्रेंडली है, मतलब आप 9:15 से 3:30 तक यू कैन नॉट इवन सी द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, हम्म। तो फिर आपके लिए डेली टाइम फ्रेम से नीचे का हर टाइम फ्रेम आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको देखना ही नहीं है हम्म। आवरली 15 मिनट्स, आपसे क्या मतलब। रादर आप पोजिशनल ट्रेडिंग की ओर जाइए, इवन आप वीकली चार्ट्स की ओर जा सकते हैं। अगर आपका अगर आपका जो जॉब है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत फ्रेंडली है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो है, जहाँ पर एक स्क्रीन आप हर समय ऑन रख सकते हैं,
और हम्म इवन 15-20 मिनट का टाइम आपको मॉर्निंग आवर्स में इतना मिल जाता है जब आप बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड देख सकते हैं और एक्टिव इंट्राडे डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। मोमेंटम बर्स्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। और मेरा जो है, मेरा जॉब पार्शली फ्रेंडली है। ओके। मतलब मैं नजर रख सकता हूँ स्क्रीन पर, मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन वंस इन अ वाइल मैं कुछ एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। पर मोस्टली मैं कोई इंट्राडे डिसीजन नहीं ले सकता। ओके। ओके। अगर मेरा प्लान है कि हाँ ये करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे डिसीजंस एंड ऑफ डे पर ले लिए जाते हैं। अच्छा। दिन में डिसीजन नहीं लेता, मुझे इजाजत नहीं देता जॉब मेरा हम्म इतना कर पाने की। अब ये आपके ऊपर है कि जो जो लोग देख रहे हैं वो फिर इससे वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना किस एक्सटेंट की ट्रेडिंग, किस ट्रेडिंग स्टाइल की ओर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है। हम्म। ये क्वेश्चन बहुत पर्सनल हो जाता है कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है। तो अगर बहुत छोटी कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, तो आपको फिर एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है इस समय। आपका हम्म। एम होना चाहिए कि आप रैपिडली ट्रेड्स लें, रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पर ट्रेड्स लें, और आप अपने अकाउंट को रैपिडली ग्रो करें। ओके। अगर आप स्मॉल स्मॉल कैपिटल है, लेकिन अगर आपकी ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ी कैपिटल है, ये भी एक समस्या है क्योंकि इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी बहुत सीमित है। तो यहाँ जितना आपका कैपिटल बढ़ती जाएगी उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होती जाएंगी, कम। उतना फ्रीली आप नहीं ट्रेड कर पाएंगे, एंड यू नीड टू शिफ्ट टू ट्रेंड फॉलोइंग प्रोबेबली। और हमारी कैपिटल मीडियम, तो हम दोनों साइड, जिधर हम एज द केस में भी, एज द कॉन्टेक्स्ट में भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी ले सकते हैं, बहुत हम्म फ्री रहता है इधर तक अभी तक। और बाकी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस क्या है ट्रेडिंग से। हम्म मैंने देखा है, आप सच मानिए, मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुमने फिक्स डिपॉजिट को भी बीट कर दिया ना तो ठीक है। हम्म पर रियली, अगर आप 8% के एक डेट फंड को बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम्म। ये पर्पसलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, 50% पैसा निफ्टी इंडेक्स में और 50% निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल दीजिए, एसआईपी कर लीजिए, एंड यू विल बीट इजीली बीट मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स। हम्म। तो आपका एम ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका एम्स ये है, बीटिंग द इंडेक्स, तो ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। काम नहीं है। निफ्टी जैसे इंडेक्स को बीट करने के लिए आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, स्मॉल केस ले लीजिए, दस हम्म। पंद्रह हजार रुपए साल के जाएंगे और यू विल एक्टिवली, आप एक्टिवली बहुत सारे ट्रेडर्स को बीट करेंगे। तो फिर एम होना क्या चाहिए? एम होना चाहिए टू बीट एवरीवन ऑलमोस्ट। सबको तो नहीं कर सकते, तो पहले खुद को कर लें। तो बीटिंग योर सेल्फ एंड बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर, ठीक है। हम्म इसमें इसे कहते हैं सुपर परफॉर्मेंस। जितना मिल जाए उतना कम। जैसे कहते हैं कि एक ट्रिपल डिजिट का बेंचमार्क है 100%, टू हंड्रेड हम्म। परसेंट तो ये हमेशा तो संभव नहीं होगा, हर साल तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मार्केट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, जब एक रोरिंग बुल मार्केट है और आप उसमें ये सेटिस्फेक्शन के साथ बैठ जाते हैं कि यार मैंने तो इंडेक्स को बीट कर दिया, बीट। अब मैं और रिस्क लेकर क्या करूंगा, 50% रिटर्न बन गया, बहुत है। हम्म तो जब व्हेन द मार्केट इज अलाउइंग यू, लेकिन आपका माइंड सेट आपको लिमिट कर रहा है, जब आप मन में सोचोगे नहीं तो फिर आप अचीव कैसे करोगे। तो हम्म। आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको पूरी तरह इनकैश कर सकें, आपका माइंड आपको लिमिट ना करे कम परफॉर्म करने से। बिल्कुल। ठीक है। तो अब इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स जो मेरे लिए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, और जो लोग जैसा सोचते हैं उनके लिए हों। तो इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना क्या है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, मेरी सर्कमस्टेंसेस मुझे किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल की अपॉर्चुनिटी दे रही, परमिशन दे रही है रादर। मेरी हम्म स्किल अपनी जगह है, स्किल इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब सर्कमस्टेंस ही नहीं है या है हम्म। तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या मेरा हम्म। जो एरिया है वो ये होना चाहिए, ये जो मार्क्ड है। तो इसमें ओके। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के जो ये हैं, ये तो स्कैल्पिंग हो गई, अब कुछ हम्म सेकंड्स के अंदर बाहर आ हम्म गए, बहुत ही शॉर्ट हो गया। हम्म या फिर प्रदीप बॉन्डे का मोमेंटम बर्स्ट है, जिसमें आप 3 से 5 दिन के लिए, हम्म 5-7 दिन के लिए ट्रेड में रहे और फिर आप एग्जिट कर रहे। हम्म मिनरविनी में बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन मिनरविनी को मैंने बेस टू बेस रखा है। हम्म यानी कि एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल कि जिसमें आप बेस ब्रेकआउट के आसपास एंटर करते हैं हम्म और अगले बेस बनने
शुरू होते ही आप एग्जिट कर जाते हैं, ओके। बिकॉज यू डू नॉट वांट योर मनी टू गेट स्टक इन अ स्टक। नॉन मूविंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ओनील को मैं इस तरह से मानता हूँ कि जो कुछ बेसिस के अंदर भी बैठ लेंगे, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस तक निकल लेंगे, तो कुछ बेस फॉर्मेशन में भी बैठ बैठ सकते हैं आप। और स्टैन वाइनस्टाइन को पूरी स्टेज टू, ये मेरा इनका वो है, जरूरी नहीं है कि इस तरह से देखा जाए। तो पूरी स्टेज टू में, स्टेज टू के एंट्री में एंट्री ली, और जब तक स्टेज टू खत्म नहीं, आप पूरे ड्यूरिंग ऑल दैट ड्यूरेशन आप उस ट्रेड में रहे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क होगा इस आज जो हम डिस्कस करेंगे। इससे ओके। कम और इससे ज्यादा हमें ज्यादा। नहीं करना है। हमारा होल्डिंग पीरियड फॉर एवर नहीं है, वॉरेन तो बफे की बेसिकली तरह। आप ये तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जो होगा, मिनर्विनी, ओनील, स्टैन वेस्टर्न, उन्हीं के टाइप के, उन्हीं का जो मॉडल है उसी के टाइप से आप उसी टाइप से ट्रेड करते हैं। होराइजन ऑफ होल्डिंग की बात हो रही है मेनली तो यहाँ पर, ओके। ओके। है ना। हाँ, मतलब आप कितना कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना जो ट्रेंड है उसे किस हद तक फॉलो कर सकते हैं। ओके। प्रदीप बोंडे भी ट्रेंड फॉलो ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के शॉर्ट लिए। द टर्म। मोमेंट वो बर्स्ट खत्म हो गई, उनके लिए ट्रेंड खत्म हो गया। हम्म। और वाइंस्टाइन वहां तक इरिस्पेक्टिव ऑफ बेस फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ पुल बैक, वो बैठ रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग होराइजन है अगर कहा जाए हम्म तो, एक तरह से कितना लॉन्ग आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पा रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि बहुत साल हो गए सीखते सीखते, बहुत लोगों से सीखने को मिला। आपसे भी सीखा, आपके भी ग्रुप में मैं था एक बार। तो इतने इतने सारे वेरीड ओपिनियंस और इतने सारे वेरीड चीजें मिलती हैं। और किस किस का नाम लें, अभिजीत पॉल से सीखा, दविंदर पाजी से सीखा, मानस भाई से सीखा, रवि बॉस से सीखा, RSP रविशंकर प्रसाद से सीखा, इवन अश्विनी गुजराल, विजय ठक्कर, इन लोगों से सीखा, जिग्नेश सर से सीखा, हिमांशु भाई से सीखा। ठीक है, इश्मोहित से आजकल फंडामेंटल इन्वेस्टिंग सीखता हूँ। ओके। तो ये प्रोसेस है जो चलता रहता है। हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे पास मेरे मेरे ऊपर किसी का रहा है तो वो चिराग भाई का, क्योंकि उन्होंने कई उनके थॉट प्रोसेस से काफी इन्फ्लुएंस होता हूँ मैं। ओके। और चीजों को क्वेश्चन करना, एस्टेब्लिश नॉर्म्स को ऐसे ही ना एक्सेप्ट कर लेना, हम्म। अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में सब्जेक्टिविटी लाना, इस तरह की चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें, मतलब मैं किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ किसी से सीखा, कुछ किसी से सीखा, कुछ खुद डेवलप किया। तो कंसेप्चुअल सिमिलैरिटी तो रहती है। तो वही आप अपने कंटेम्प्ररी ट्रेडर से भी सीखते हैं, जो कई लोग हैं जिनसे जिनके ट्रेड्स हम देखते हैं इस समय ट्विटर पे, हम्म। जो हमारे साथ के हैं। हम्म। उमंग है, राहुल है, रोहित है, चार्टिस्ट लॉस है। तो सबसे सीखने को मिलता है। तो कहीं मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो मेरे ग्राफिक्स हैं मेरे अपने हैं, जो मेरी थॉट्स हैं वो मेरी अपनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि हाँ ये उसके जैसी बात कर रहा है। फिर हम्म। भी अगर, जैसे कि दो फिंगरप्रिंट्स एक जैसी नहीं होती, वैसे ही दो ट्रेडर्स कभी एक जैसे नहीं हो सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच दे ट्राई टू कॉपी ईच अदर। तो तो यही डाइवर्सिटी है और यही यूनिटी है, कि हम सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, और हम सब लोग डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट कर रहे बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कई बार हैं। मैंने कुछ दोस्तों में देखा है कि एक ही सेटअप हम ट्रेड कर रहे हैं, लाइक टाइटनेस या प्रदीप बॉन्डे कोला में की कह लो, बट वो सेटअप लेट्स से कि ट्रेनिंग साथ हुई, सीखे साथ, किया साथ, बट एक सेटअप जो मुझे अच्छा लग रहा है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, जो उनको अच्छा लग रहा है मैं बोला कि भाई ये तो कहाँ सेटअप है। तो आपने सही हाँ बताया हाँ कि हाँ। एक थ्रू आउट अगर आप एक ही सेटअप जो डे इन डे आउट एक ही सेटअप ट्रेड करते हैं, फिर भी उनके थिंकिंग या दोनों के पैटर्न या दो सेम, क्योंकि थिंकिंग मेन है ना, कैरेक्टर है कि भाई एक को कैसा लगता है या हम्म कैसा, क्या क्या उन्होंने उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो मैटर करेगा। सो हम्म या हम्म हम्म ये हम्म दो हम्म सेम हम्म थिंग्स। हम्म हम्म। तो इसमें पहले, सबसे पहले चार्ट सेटअप ये है कि मैं किस तरह से अपने चार्ट्स को देखता हूँ, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस फिर इसी में आंसर हो जाते हैं जो आगे अराइज होते हैं। तो उसमें पहला तो यही है कि मैं कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज नहीं करता, मैं बार चार्ट्स यूज करता हूँ। ओके। बहुत समय हो गया कैंडलस्टिक को छोड़े हुए, हम्म। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगा था मुझे। ओके। और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही करता था। तो मैं कम कम जानकारी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ चार्ट से, मिनिमल जितनी जरूरी है बस उतनी। तो उसके लिए मुझे केवल एक बार चार्ट चाहिए, जिसमें मुझे हाई, लो और क्लोज चाहिए, ओपन भी नहीं चाहिए। ओके। ठीक है।
तो the only information that you need from a chart is that whether the price is going up or down, हम्म वोलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, यही दो चीजें मेनली आपने देखनी है। तो जैसे यहाँ इस इमेज में दिखाया है, ये जो क्लोज है ये अपने हाई के बहुत नजदीक है। अगर इस पूरी रेंज में देखें तो ये अपर बिल्कुल लगभग टॉप पर ही क्लोज हो रहा है, और फिर जैसे जैसे ये बार्स हम्म बढ़ प्रोग्रेस कर रहे हम्म हैं तो ये बीच में कहीं आ गया, ये कहीं इनडिसाइसिव एक रेंज में आ गया, और ये बहुत नीचे, ये बहुत बेरिश है। तो फ्रॉम मोस्ट बुलिश टू मोस्ट टू लीस्ट बुलिश और मोस्ट बेरिश, हम्म इस तरह से हम इन सिंगल बार को देख रहे हैं, हम कभी पूरा चार्ट या कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे हैं। जो लोग इस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये डीसीआर का कंसेप्ट अच्छा रहता है, डेली क्लोजिंग रेंज। हम्म तो डीसीआर क्या है, बहुत सिंपल, क्लोज माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो, यानी इस पूरे रेंज में आपका क्लोज कहाँ हो रहा है। हम्म तो इस बार की डीसीआर 92% है अपने, है ना, और इस बार की डीसीआर 10% है। 10%। ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये एक चार्ट है अभी, ओके। इसमें कुछ नहीं देखता मैं। हम्म अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि चार्ट बुलिश है या बेरिश है, हम्म। तो मैं क्या देखता हूँ, ये यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ये तो ओके लाइन चार्ट से भी दिख जाता है शायद मुझे, लेकिन मुझे रेंज भी देखनी है, इसलिए मुझे बार चार्ट चाहिए। ओके। ठीक है। फिर ये एक पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, फिर हम्म एक पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है। हम्म। तो इसके लिए आपको कोई इंडिकेटर या इवन कैंडलस्टिक किसी चीज की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि ये चार्ट बुलिश है। ओके। बहुत क्लियर कट चार्ट है ये हायर हाइस और हायर लोज बना रहा है। ठीक है। हम्म इतनी, ये तो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है रेंज की, कितनी रेंज है, इसे हम्म हम पता लगाते हैं वॉलेटिलिटी। अब जैसे ये, अब रेंज के लिए हम कैसे करते हैं, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई क्लोज। ठीक है। तो ये जो बार है बहुत बड़ा बार है, 9.1% इसकी रेंज है। हम्म। फिर ये छोटा होता जाता है और ये छोटा सा बार 2.4% 24। रेंज का, है ना। इतने छोटे बार में क्लोज की वैल्यू नहीं होती, ये ऊपर क्लोज हो रहा है नीचे क्लोज हो रहा है कोई मतलब नहीं। इस बार में, इस बड़े बार में क्लोज की एक वैल्यू जरूर है। ठीक है। तो ये रेंज के लिए भी जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो इस तरह का चार्ट मैं आज ही देख रहा था तो इसलिए मुझे ये देखिए कितना अ, एक ये जो बार है ये है इसकी रेंज है 11%। मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर रखा हुआ है छोटा सा, जो ओके। कभी कभी मुझे अगर बिल्कुल वैल्यू देखनी है एग्जैक्ट, तो मैं इससे रेंज इससे देख सकता हूँ। ये यहाँ पर मैं जब देखूंगा बार के ऊपर लाऊंगा तो वहां आप देखेंगे कि वैल्यू चेंज हो रही है, 11.1 आ हो रहा रही है। है ना। 11। तो फर्स्ट वाला एडीआर है, सेकंड वाला रेंज है, ओके। एंड में डीसीआर भी है। तो ये इसकी रेंज 11% है, और जब हम इधर जाते हैं तो रेंज 7.3। 7, 6, 4, 3 हो गई, फिर यहाँ थोड़ी बड़ी, और अब आ जाते आते ये 2.3 हो गई 2.3 या तो टाइट है रेंज ना। में। हाँ ये जो है, तो ये जो वाइट बार्स हैं कुछ नहीं है, नैरो NR7 बार्स हैं, नैरो ओके। रेंज 7 है, जस्ट एक इंडिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं बार बाय बार ये रेंज जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हम्म वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपने मूविंग एवरेज के पास आ गया है, और हम्म लो रेंज का बार बना रहा है, नीचे वॉल्यूम्स भी जो है कम होती जा रही है। एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, पुल बैक ऐसा होना चाहिए। अब कल को ये चले ना चले वो एक अलग बात है। तो ये तो हो गया, एक हम बार टू बार कंपेयर कर रहे हैं रेंज को। और इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल ये उषा मार्टिन का है, इसमें यहाँ पर, ठीक है, ये एक वीसीपी पैटर्न है, सीसीपी है। एक दो तीन और चार, ठीक है ना। हम्म तो ये एक एक बड़ी रेंज और छोटी रेंज और छोटी रेंज और छोटी रेंज, ठीक है। हम्म। और इस छोटी रेंज में भी जो बार्स हैं वो भी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटा। ना सिर्फ जो 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 स्टॉक एज अ होल है उसका कॉन्टेक्स्ट में रेंज घट रही है, बल्कि वो इंडिविजुअल बार्स भी रेंज में जा रहा है। डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें आप अगर चाहें तो नीचे से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है देखिए वोलेटिलिटी। अब इसे आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल लीजिए, वीसीबी बोल लीजिए, अच्छा आउटपुट निकलता है इस तरह के इतने अगर वाइड लेवल पर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमने दो चीज डिस्कस कर ली, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, तीसरी चीज जो हमारे चार्ट पर होनी चाहिए वो है वॉल्यूम। ओके। वॉल्यूम के लिए मैं ये अपना सिंपल वॉल्यूम्स जो है ये यूज करता हूँ। तो इसमें
एक तो हाईएस्ट वॉल्यूम्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर, इन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, आज तक की एवर। सबसे बड़ी वॉल्यूम। हम्म। ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मैसडॉक का चार्ट है। अब तो यही चल रहा है, डिफेंस वगैरह सब, मैसडॉक, कोचिन। HAL। तो हाँ, HAL। तो ये यहाँ पे ये देखिए, ये एक बेस है जो 2022 में इसमें बनता है। और बेस फॉर्मेशन के दौरान नीचे देखें आप, वॉल्यूम्स कितनी कम है। तो मैं और यहाँ पर बिल्कुल बेस ब्रेकआउट के नज़दीक और अदर बेस ब्रेकआउट पे ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर के साथ ब्रेकआउट करता हम्म है, एक और दो लगातार बैक टू बैक, हम्म। इतने सबड्यूड होने के बाद में। और और उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग अप, फिर रेस्ट करता है, फिर यहाँ पर फिर से ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर देखिए कितने बड़े बड़े बार्स के साथ, स्पेशली राइट साइड ऑफ द बेस पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम, अगर मान लीजिए आप एक इंडिकेटर, एक सिंपल एक स्कैन ऐसा बनाएं कि जिसमें आप बस हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर या हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, वो स्टॉक्स आप उसमें लिस्ट हो जाएं, तो आप इस तरह के सब स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपके रडार में आ जाएं, हम्म है ना। तो जैसे ये चार्टिंग पर भी एक इंडिकेटर था, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर ओके। स्कैन था, सॉरी। ठीक है। तो 252 डेज के लिए आप स्कैन करेंगे ना, तो हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर आ जाएगा, और अगर 63 के लिए करेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर आ क्वार्टर जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के लिए स्कैन कर ही नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे ट्रेडिंग टूल्स इनएफिशिएंट हैं। ओके। चार्टिंग जो है, इसका जो लुक बैक पीरियड है, मतलब मैक्सिमम कितना देख सकता है, ये 2000 है। ये 2000 है, इससे ज्यादा करूंगा तो कोई आउटपुट ढंग का देगा नहीं। ठीक ही नहीं। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर चार्टिंग के पर्सपेक्टिव में 2000 दिन की हाईएस्ट वॉल्यूम है। और ट्रेडिंग व्यू का मेरे ख्याल से जो लुक बैक है वो 3650 है। तो कोई भी वॉल्यूम इंडिकेटर जो आप ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, चाहे वो ट्रेडर लॉइन का हो, मेरा हो, या टीए प्लॉट का हो, जब वो HVE प्लॉट करता है, तो इट इज एक्चुअली प्लॉटिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम इन द पास्ट 3650 डेज, है ना। ठीक है, प्रैक्टिकली इट्स एक 5-10 साल का पीरियड हो गया, बहुत है, काफी है। लेकिन आइडियली बहुत परफेक्टली वो एक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर नहीं है, वो एक सिग्निफिकेंट हाईएस्ट वॉल्यूम जरूर है। तो अब जैसे इसमें ये आप देखिए, आज कैंपस, ये हम्म हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के साथ एक बहुत बड़ा बार। तो हम्म। ये अब आपके रडार में इस स्कैन से ये स्टॉक आज आ गया, आ जाना चाहिए। है ना। अब आप इसको परसू कर सकते हैं आगे। तो ये एक एक बहुत सिंपल। इसके बाद में जैसे दूसरा हमारे पास आता है हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर के बाद में लोएस्ट वॉल्यूम्स। लोएस्ट वॉल्यूम्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। लोएस्ट वॉल्यूम्स बेस फॉर्मेशन के दौरान जब आती हैं, हम्म तब बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जहाँ लोएस्ट वॉल्यूम मिलती है वो मिलती है हमको इनमें, ये 5% वालों में। जैसे ये, यहाँ अब आप यहाँ नीचे ये देखिएगा, ये जो ऑरेंज बार्स हैं वो ड्राई वॉल्यूम्स हैं, हम्म और ये लोएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर है जहाँ क्यू लिखा हुआ है। ठीक है। तो कितना लाइन से एक लगे हुए हैं ये, और हम्म। दो लोएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि स्टॉक 5% सर्किट में है ना, इसमें इतना मूवमेंट ही नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक भी, जैसे ये इवन ये ग्रेजिंग कॉर्प जैसे देखिए, ये यहाँ 5% सर्किट में चला जाता है, और फिर उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स को क्या हो गया। क्यू, एक दो तीन चार पांच लोएस्ट वॉल्यूम्स इन अ क्वार्टर, फॉलोड बाई 1 2 3 लोएस्ट वॉल्यूम्स इन अ ईयर। इस की कोई इतनी ज्यादा जब ड्राई वॉल्यूम्स मिलने लगे, इतने सारे कंटिन्यूटी में मिलने लगे, तो आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये कहीं डीलिस्ट तो नहीं होने वाला है, या फिर ये सर्किट में चला गया है। कुछ ऐसा है जो 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 इस इतने उस पर नहीं काम करना है हमको। अभी एक एक बहुत रीसेंट एक एग्जांपल था मेदांता का। ये काफी अच्छा, देखिए अच्छा मूव है इसका काफी, है ना। और ये स्टॉक 20% सर्किट में रहता है, ये आज तक 20% से नीचे गया नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ। इसने यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बनाया। ठीक है, ये एक शोल्डर है, ये एक हाई है, ये एक शोल्डर है। बहुत रफ रहते हैं पैटर्न्स मेरे, इनको बहुत एग्जैक्टली बुक पिक्चर की तरह नहीं मत नहीं देखिए, है ना। ओके। यहाँ पर क्या होता है, ये स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा, मेरे रडार में ये आया इस वक्त। और नीचे भी मैं देखता हूँ तो नीचे लोएस्ट वॉल्यूम इन ईयर
क्वार्टर बार बार आ रही है। हम्म। तो मैंने सिर्फ जस्ट मैंने तभी यहाँ पर एक नोट डाला था, ये पुराना है, टू हम्म। मिनट ड्राई वॉल्यूम्स करके मैंने इसको छोड़ दिया, हम्म। यहाँ कहीं छोड़ दिया था। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि अ, ये कंस्ट्रक्टिव अपमूव नहीं देता हमको। तो जब इतनी ज्यादा ड्राई वॉल्यूम्स मिलने लगे, बार बार आपको लोएस्ट वॉल्यूम ना ईयर या क्वार्टर मिल रहा है, तो हम्म। उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेता मैं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रेड और फ्लैग है। इसी तरह जी, हाँ हाँ, यू कैन से, यस, ओके। कह ओके। सकते हैं कि ओके। बहुत सारा ये मिलना अच्छी बात नहीं है। कुछ कुछ है ऐसा कि जो आप थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ मिल रहा है। इसी तरह से हाईएस्ट वॉल्यूम भी हमें कब अवॉइड करनी है? हाईएस्ट वॉल्यूम हमें तब अवॉइड करनी है जब वो एक क्लाइमेक्स टॉप में आ जाए। जैसे हम्म। ये आईओबी है। हम्म। आप ये देखिए, यहाँ से जब ऊपर चलना शुरू होता है तो इट गोज लाइक क्रेजी। और हम्म। हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर, एक दो तीन चार पाँच के बाद में हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, एवर आप। एवर के साथ में द टॉप ऑफ इट्स साइकिल, यहाँ पर ये टॉप आउट कर जाता है। हम्म। तो इनकी ये भी इंपॉर्टेंट है कि आ कहाँ रही हैं, बेस फॉर्मेशन में आ रही हैं, बेस ब्रेकआउट में आ रही हैं, क्लाइमेक्टिक टॉप पर आ रही हैं, या कंसोलिडेशन में आ रही हैं। हम्म। हाईएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट वॉल्यूम, इनकी जो लोकेशन है प्राइस में वो हम्म। इम्पोर्टेंट है, रादर देन ब्लाइंडली मैं कहूँ कि मेरे आज स्कैन में ये आ गया, तो अब तो ये मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। हम्म। तो ऐसा ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं हम देखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ वॉल्यूम ओनली है, ठीक है। हम्म। हाईएस्ट वॉल्यूम या लोएस्ट वॉल्यूम ये प्राइस को कंसिडर नहीं कर रही है। प्राइस कैंडल, प्राइस बार छोटा सा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बहुत वाइड रेंज बन रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, हम्म। वो केवल वॉल्यूम दर्शा रहा है। तो वॉल्यूम के साथ में जब आप अपमूव भी जोड़ देते हैं हम्म। प्राइस की, तब ये इट बिकम्स मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव। ओके। ठीक है। तो उसके लिए एक तो ये हमारा पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स हैं ही, ठीक है। ये वही है पिछले 10 दिन की लो से ज्यादा, अगर आज का हाई वॉल्यूम जो हम्म। है ये यहाँ पर ब्लू बार्स की तरह आपको दिखता है। हम्म। इसमें भी मैं एक आध एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये रेल टेल, ये बेस फॉर्मेशन होता है इसका, ओके। ठीक है। ये बेस विजिबल है आपको, है हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। हम्म। ये यहाँ तक जब तक ये बेस बॉटम करता है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बेस है और ये राइट साइड ऑफ द बेस है। हम्म। इतना क्लियर का डिफरेंशिएशन हर हमेशा नहीं हो पाएगा, लेकिन मोस्टली हमें यही कोशिश करनी होती है देखने की कि हम बेस के लेफ्ट साइड में हैं या राइट साइड में हैं। तो राइट साइड ऑफ द बेस आते ही, लेफ्ट साइड में देखिए वॉल्यूम सबड्यूड है, कुछ ऐसा मेजर हम्म। नहीं मिल रहा है। राइट साइड आते ही हमें ब्लू वॉल्यूम्स यानी पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स मिलने लगती हैं, जिनमें वॉल्यूम से पीक कुछ हो एच रही पी है। क्यू भी हैं, हम्म। है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पर अब वॉल्यूम के साथ अप मूव भी ऐड हम्म। कर रहे हैं इसमें। हम्म। तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो इसमें है वो है ये बुल्स नॉट वॉल्यूम्स। ये ओलिवर कैल ने पॉपुलराइज किया था। हम्म। तो बुल्स नॉट वॉल्यूम्स कुछ नहीं है, वो मूविंग एवरेज से, वॉल्यूम के मूविंग एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा आपका वॉल्यूम होना चाहिए, और आपका जो क्लोज है वो पिछले क्लोज से ऊपर होना चाहिए, और उस दिन जो क्लोज होता है वो अपने रेंज के अपर पार्ट में होना चाहिए, अपर वन थर्ड में प्रेफरेबली। हम्म। तो ये बुल्स नॉट वॉल्यूम्स होते हैं। बुल्स नॉट वॉल्यूम्स के लिए भी एक ये स्कैन पड़ा हुआ है चार्टिंग पर, जो लोग यूज करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अब इसमें आके ये देखिए, ये आज का ही है। तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो हम्म। बहुत ऑब्वियस है ना, हाँ। मनाली तो पेट्रो फिर में भी ये, दिखा है। हाँ 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 हाँ, यस, मनाली में भी था शायद। तो ये बुल्स नॉट वॉल्यूम्स हो गई। तीसरा आता है ये, जैसे मैं पावर वॉल्यूम्स कहता हूँ। ओके। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली हम यहाँ वॉल्यूम को मतलब मॉनेटरी रुपी टर्म्स में क्वांटिफाई कर देते हैं। ये वही है जो मानस भाई पर्पल डॉट कहते हैं, ओके। ओके। है ना। ये ये जब मैंने पहली बार उन्हीं से सुना था, तो आई थिंक ये उनका ही वो है क्रिएशन। तो ओके। पर्पल डॉट ये सिंपल वॉल्यूम्स में बहुत टाइम से है, लेकिन कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि ये सेटिंग्स में छुपा हुआ है। ये जो हेडलाइट्स, ये तो ये जो हाईलाइट्स दिख रही हैं आपको, नीचे। ओके ओके ओके। ये है ना, ओके। ये हाईलाइट्स जो दिख रही हैं, प्लस ये पर्पल डॉट्स हैं बेसिकली, है ना। ये वो दिन है जहां पर ये स्टॉक, ये जो प्राइस है, ये 5% से ऊपर मूव किया ऑन मोर देन 1 मिलियन वॉल्यूम्स।
अच्छा। अब आप अपने साइज के हिसाब से, पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से इस 1 मिलियन को 50,000 कर सकते हैं, या 2 मिलियन भी कर सकते हैं, एज द केस में भी। तो इसकी केवल यही इम्पोर्टेंस है कि ये आपको ये देखने में हेल्प करता है कि क्या ये स्टॉक फास्ट मूव करता है, बड़ी मूव्स देता है या नहीं देता है। हम्म। ये ये कहीं ना कहीं एक तरह का लिक्विडिटी का भी लिक्विडिटी आप इसको की तरह ये देख सकते हैं। हम्म ये बताता है कि ऐसे स्टॉक में मैं बिग साइज पुट कर सकता हूँ। और रादर ये एक नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं इसको आपके, जहां ये नहीं मिले हम्म उसे उसे रिजेक्ट कर दिए। जैसे ये 5 स्टार है, हम्म ये अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। ये इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन ये देखिए इसमें कहीं कहीं पर इस बहुत रेयरली आपको इस तरह की बड़ी हम्म हाइलाइट्स मिलेंगी। हम्म बहुत कम, ये चलता ही नहीं है है हम्म ना। तो ऐसे इसमें इसमें हम फिर ज्यादा इस तरह के स्टॉक में, या इवन और हम्म, ये देखिए आलू वाली, ये इसमें कहीं पर आपको कोई हाईलाइट नहीं मिल रही है, देखिए, है ना। चलता है, लेकिन आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूव्स एक्सपेक्ट हम कम नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयरली कभी ऐसा मूवमेंट होता है, थोड़ा इलिक्विड है। तो अब इस तरह से हमें वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम ओनली, और वॉल्यूम एडेड विद प्राइस, वॉल्यूम विद अप मूव। अगर हम्म आप इन 4-5 स्कैन्स को ले लें और आप डेली एक लिस्ट में ऐड करते जाएं कि आज मुझे इन इन स्टॉक्स में ये मिला है, आप उनको उन पर एक नज़र रख सकते हैं। और फ्यूचर में वो आपको एक एंट्री दे सकते हैं, और वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं उनको। तो ये बड़ा सिंपल एक तरीका है। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं अपने प्रोसेस पर। ये तो सिर्फ चार्ट सेटअप है। ओके। बाकी चार्ट में इसमें मेरे पास कुछ नहीं है। ऊपर ये एक इंडेक्स लगाया हुआ है, CNX स्मॉल कैप है, ओके। इनको रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए। और मोस्टली ये मूविंग एवरेजेस हैं, वही 20, 50, 200 होते हैं। सॉरी, 10, 20 और 50 होते हैं। 200 में हाइड करके रखता हूँ हम्म मोस्टली। हम्म मुझे वैसे पता रहता है कि ये 200 के ऊपर है या नहीं है। या ओके। फिर आप स्कैनर लेवल पर भी उसको हटा निकाल सकते हैं ना, उस तरह के स्टॉक्स को। तो ये EMA SMA आप कुछ भी ले सकते ओके। हैं, डजेंट मैटर। और बाकी तो इसमें कभी कभी यहाँ नीचे वीकली चार्ट लगा देते हैं, और ये जो क्वार्टरली स्क्रिप्ट अब है वो है, जो क्वार्टरली अर्निंग्स वाली स्क्रिप्ट है। ठीक है। एक बार जस्ट तो आप ये दिखाएंगे नितिन भाई कि आप ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया ना वो आप कैसे देखते हैं स्टॉक के कंपैरिजन में, अगर आपने कोई स्टॉक ट्रेड किया हो या आपको हम्म कैसे हम्म रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए। क्यों नहीं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर कवर हो रहा है, अगर आप करने वाले तो ठीक है, हाँ अगर आगे नहीं कवर है हो रहा है, हाँ 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 तो हाँ हाँ नहीं हाँ तो हाँ, ठीक आगे कवर हो रहा है, हाँ 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 हाँ। आप चिंता मत करिए अंकुर भाई, है। सब 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 कवर करेंगे। ठीक ठीक हाँ, है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा है। एक पूरा यूनिवर्स है आपके पास स्टॉक्स का, ठीक है। ठीक है। उससे आपने अपनी होल्डिंग्स जनरेट करनी है, ठीक। हम्म तो पहली लेयर तो मार्केट हेल्थ की है। मार्केट एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, जभी तो काम करेंगे। हम्म उसके बाद आपने वहां से स्टॉक्स निकालने हैं, यूनिवर्स, लिक्विड यूनिवर्स में से ट्रेडेबल स्टॉक्स, ओके। ठीक है। उन स्टॉक्स में से आपने देखना है कितने स्टॉक्स में सेटअप है, और उन सेटअप्स में से आपने देखना है कितने में मुझे एंट्री मिल रही है। कल लेनी ना मैंने तो एंट्री, हम्म ठीक है, कितने में ट्रिगर मिल रहा है मुझे। तो ये बेसिक प्रोसेस है। इसके लिए हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: द राइट स्टॉक, द राइट साइज, एंड द राइट टाइम। ठीक है। और एक एक करके देखते हैं ये राइट टाइम क्या होता है। हम्म सबसे ज्यादा फोकस है राइट टाइम पर, हम्म ठीक है। तो राइट टाइम के लिए मैं ये यूज करता हूँ, नेट न्यू हाइस। तो ये इंडिकेटर भी आप इजीली अवेलेबल है मेरे प्रोफाइल पर। तो इसमें नेट न्यू हाइस, वैसे तो सब लोग ये जानते हैं जो लोग देख रहे होंगे, फिर भी मैं क्विकली एक रिफ्रेश कर देता हूँ कि नेट 52 वीक हाइज माइनस 52 वीक लोज से आप नेट 52 वीक हाइज कैलकुलेट करते हैं। और जब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक एक जैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव बायस है। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक ये नेगेटिव रहता है, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव बायस है। ओके। और अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ हमें पॉजिटिव नहीं मिलता, तो हम ये कहते हैं कि साइड वेज है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगाया हुआ है नेट न्यू हाइज, ठीक है। ये इंडेक्स है, नीचे नेट न्यू हाइज है, जो इस समय ये हमारी जो रैली चल रही है अप्रैल 23 से, ठीक है, और अभी तक। बीच में थोड़े समय के लिए नेगेटिव हुए थे, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये थ्रू आउट ग्रीन रहा है। ओके। ठीक है। तो ये
जो इसमें जब बायस नेगेटिव होता हम्म। है ना, जब नेट न्यू बायस नेगेटिव है और मेरा पोर्टफोलियो भी, मेरी वॉच लिस्ट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये एक ओनली पीरियड है व्हेन आई विल गो इन ऑल कैश वॉलंटरली। यहाँ मैं बैठ जाऊंगा जा करके, अगर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर तो मैं होल्ड करूंगा, ओके। है ना। तो इवन इफ इट इज नेगेटिव आई आई होल्ड, मैं यस, फ्रेश फिर पोजीशंस थोड़ा नहीं बहुत लूंगा। रखते, हाँ हाँ। तो मैं होल्ड करूंगा। ओके। लेकिन अगर ये भी नेगेटिव है और मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मैं हम्म। जब फिर आई विल गो इन कैश, और मैं जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं हो जाता मैं कैश में बैठा ही रहूंगा। ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसमें जैसे यहाँ पर है, ये तो करंट रन है जिसमें हम लोग हैं, हम्म। और ये यहाँ क्योंकि रेड हो गया तो ये रन 11 मंथ्स का रहा, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक। ओके। ओके। तो इसको अगर आप पोस्ट कोविड बुल रन से कंपेयर करें, जो यहाँ शुरू हुआ जून 20 में, ये लो है कोविड का, हम्म। मार्च में इंडेक्स ऊपर जाती है, थोड़ा हम्म। सा कंसोलिडेट करती है, इतना पोर्शन आप मिस करा आपने। हम्म। ठीक है ना। क्यों क्यों मिस करा, क्यों आप बैठे रहे ना, आप जब तक कि ग्रीन नहीं हुआ आप इसके वेट इसके किया इंतजार में आपने, रहे, हाँ। वेट किया आपने। तो खैर यहाँ से ये पॉजिटिव होता है और फिर ये कितनी बड़ी रैली आपको मिलती है, ये देखिए, ये यहाँ तक Okay, 20 मंथ, हम्म। 20 मंथ्स लॉन्ग रैली। तो ये, इसके अलावा और पीछे चले जाएं तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2018 से और 2020 तक, हम्म। ये अंकुर भाई बहुत खराब मार्केट थी, बहुत ही difficult, खराब। हम्म। ये ऐसी मार्केट थी कि दैट विल ब्रेक द हार्ट ऑफ अ ट्रेडर। यहाँ कोई ट्रेड नहीं चलता था, और तब तो हमारे पास ये टूल्स भी नहीं थे। मुझे तो पता भी नहीं था तब कि नेट न्यू हाइज होते क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत बात की बात है। तो हम तो यहाँ करते रहते थे ना, ट्रेड हम्म। करते रहते थे, और रोजाना हार के घर लौट आते थे। पैसे तो भी लेकिन लॉस अगर करते आप थे, इसे, कॉन्फिडेंस भी लॉस करते थे। यस यस यस, उससे ज्यादा आपकी मेंटल जो एग्जॉशन हाँ, होता है वही वो वही। बहुत ज्यादा होता है। तो फिर अगर आप इसे फॉलो करें तो मोस्ट ऑफ द पीरियड ये आपको बचाएगा एंट्री हम्म। लेने से। यहाँ थोड़ा सा आप ट्राई करोगे, देखो ये ग्रीन हो रही है मार्केट, आपको ये इंडिकेशन देगा, देखो मैं रिकवर कर रहा हूँ, एंट्री ले लो, अच्छा हम्म। टाइम है। फिर रेड हो जाएगा, फिर करेगा, फिर करेगा, कई बार आपको ये एक इनवाइट करेगा। लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे लॉसेस को भी अगर हम इग्नोर कर दें, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक नेगेटिव बायस पीरियड में आउट ऑफ द मार्केट रहते हैं तो हमें बहुत बचाता है ये। हम्म। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो बायस के अलावा राइट टाइम के लिए हम देखते हैं वो है ब्रेड्थ। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 10, 20, 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज हम देखते हैं। और ये भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मार्केट कोऑर्डिनेट में हर वीकेंड इसको मैं डालता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम्म। बहुत बहुत एडवांस तरीके भी हैं इस इन चीज़ों को देखने के। हम्म। और मैं समझता हूँ कि इतना तो करना ही चाहिए, ये बेयर मिनिमम है। अगर आप एज अ ट्रेडर, आपको इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि ये इस समय क्या क्या चल रहा है, इतना। हम्म। हम्म। तो अगर इसमें चारों नेगेटिव हैं, 10 नेगेटिव मतलब 50 से नीचे, अगर हम एक थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं 50% का। ओके। ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे मूविंग एवरेज 50 से कम है, 10, 20, 50, 200, सब सब में सब 50 से कम है, तो हम्म। ये बिल्कुल डार्क रेड में आएगा, ट्रेड हो गया। जो वीक वीक मार्केट और है, बहुत ही ओवरसोल्ड। खराब मार्केट है। ठीक है, इतना वीक हो जाएगा कि वो ओवरसोल्ड भी हो सकता है और बहुत समय तक ओवरसोल्ड रह भी सकता है। हम्म। और इसी तरह से जब ये चारों पॉजिटिव होंगे तो ये डार्क ग्रीन में आ जाएगा, ये बहुत ही बुलिश स्ट्रॉन्ग मार्केट है। हम्म। बाकी इनके सब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, जब कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आप ब्रेथ को इम्प्रूविंग या वर्सनिंग उसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है जिसे मैं समझता हूँ वो ये है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 मूविंग एवरेज। ये जो इस वाले चार्ट में अपर हम्म। पेन में ये जो दिखाया है, ये हम्म। 200 है। ये देखिए, परसेंटेज अबव 200 है। ओके। ठीक है, इसमें आप 50, 20 और 10 भी डाल सकते हैं, है ना। हम्म। लेकिन ये 200 वाला, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये बाकियों से डिफरेंट वे में देखता हूँ इसको मैं। ओके। वो तो ठीक है, ये 50 के अबव ये रहेगा, जब ये रहेगा तब आप कहेंगे कि एक बुल मार्केट है।
ओके। जब और जब ये 50 से नीचे रहेगा तब आप कहेंगे कि ये एक बेयर मार्केट शेयर है। मार्केट है। ठीक है। अब 50 से ऊपर, आज चॉप चॉप हो रहा है, आज हम्म, 50 से ऊपर चला गया, कल 50 से हम्म, नीचे आ गया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार आज बुल मार्केट है, अरे अरे आज बेयर हो गया। तो हम्म, हमें थोड़ा सा उसको स्पेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट अ मंथ आप कंसिडर कीजिए। अगर एक महीने तक ये 50 के ऊपर रहता है तो हम्म, आप कहिए कि वी आर इन अ बुल मार्केट। एक महीने तक, या आप एक क्वार्टर भी ले सकते हैं, वो हम्म, ज्यादा कंफर्मेटरी है लेकिन ज्यादा लैगिंग है ना। हम्म, तो एक तो ये चीज, अब इससे हम देखें तो हम यहाँ से मई से और आज तक इस डिप को भी हम इग्नोर कर देंगे। एक दिन की डिप है, जब ये हम्म, 50 के नीचे गया था यहाँ पर, जब ये नेट न्यू हाइज नेगेटिव हो गए हम्म, थे। हम्म। ठीक है। इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर ये एक महीने तक रहता तो हमारे लिए वैल्यू हो जाती। ठीक है। तो ये तब से और आज तक हम एक बुल मार्केट में हैं, एंड इट इज स्टिल ऑनगोइंग। या सिक्सटी टू ठीक पॉइंट है। फाइव है ना अभी। हाँ हाँ, यस हम्म, एग्जैक्टली। 62.5 है अभी। ठीक है। और इसी तरह से जो पोस्ट कोविड वाली जो थी वो भी, इससे आप एक्यूरेटली देख रहे हैं, ये 1.5 साल तक की थी। हम्म, और ये जो था हार्ट ब्रेक, हम्म, ये 2.5 साल का था। हम्म, कितना लंबा, कितना लंबा पीरियड तो था उसी ये। ने रेडी किया सबको, बहुत सारे लोगों को वही हाँ 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 पैटर्न हाँ, ने नेचुरली। रेडी किया सबको। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि आप कोविड में गए कैसे। हम्म, आप एक बुल मार्केट के टॉप से कोविड में नहीं गए थे। आप ऑलरेडी एक पूरी ब्रोकन मार्केट थी, मार्केट में। वहां से आप कोविड में गए, यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। हम्म, और ऐसी अपॉर्चुनिटी अब पता नहीं कभी, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रेट फॉर दोज अपॉर्चुनिटी। हु हैड द गट्स टू पुट देयर कैश इन दिस टाइम। तो खैर, दूसरी चीज तो 200 इस ब्रेड में मैं देखता हूँ वो ये है कि इसको ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। ओके। इसमें मैं ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का भी ऐड कर दे रहा हूँ, ये 80 और 20। ठीक है, हम्म, कन्वेंशनल ओवर बॉट ओवर हम्म, सोल्ड हम्म, लेवल्स हैं। हम्म, तो आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर नवंबर के आसपास ये ओवरसोल्ड हो जाता है, 80 पे पहुंच जाता है। हम्म, ठीक है। हम्म। और यहाँ तक, सॉरी, ओवरबॉट 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 हो जाता है, ओवरबॉट और था, 3 महीने ओवरबॉट रहा हो ना। जाता है ना नवंबर हाँ, से और फेब्रुआरी। 3 महीने तक, 4 महीने तक ये ओवरबॉट ही रहता है। हम्म। और इस टाइम पर आपको सबसे अच्छी ये जो मूव थी मिली वो थी। मिली तो थी। आप यहाँ 200 ओवरबॉट हो गया, ये सोच करके आप कॉशियस हो जाएं, नहीं इसमें नहीं, आप इतना आपके लिए ये एक अच्छा सिग्नल है। हम्म। पूरा मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है। बट और नवंबर की सेम इसी तरह, रैली भी तो बेस से आई थी ना, नवंबर की रैली भी हम बेस से निकले थे ना, हाँ हाँ 2-4 महीने के बेस से हाँ निकले। हाँ, यहाँ ये है वो तो। हम्म, हम्म। फिर भी कुछ लोग इसको उसी तरह से देखते हैं जैसे 10, 20 और इवन 50 को भी देखा जाता है। तो हम्म, जितना ओवरबॉट ये 80 के ऊपर जितना रहे, मैं कहता हूँ कि उतना सस्टेन्ड बुल रन में है आप। हम्म, है ना। तो ये बस एक इतना सा डिफरेंस है जो 200 में हम देखते हैं। ब्रेथ और बायस, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम एक मोटा मोटा ओपिनियन, एक व्यू बना सकते हैं मार्केट के बारे में। ओके। बहुत ज्यादा इसमें ना दिमाग लगा खराब करने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल इतना जवाब होना चाहिए कि हम इस वक्त किस फेज में हैं। हम्म, हम एक इजी मनी फेज में हैं, हम्म, हार्ड मनी फेज में हैं, या नो मनी फेज में हैं। हम्म, ठीक है। तो नो मनी तो बहुत आसान है, नेट न्यू हाइज नेगेटिव होंगे या साइडवेज होंगे, ब्रेथ बहुत वीक हो चुकी होगी, इतनी हम्म, ज्यादा वीक हो जाएगी अल्टीमेटली कि वो ओवरसोल्ड हो जाएगी। और फिर यहाँ से जैसे वो थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा तो नेट न्यू हाई साइडवेज से पॉजिटिव हो जाएंगे, ब्रेथ इंप्रूव करने लगेगी, और आपके ब्रेकआउट्स वर्क करने लगेंगे, आपके ट्रेड्स आपको अच्छा फीडबैक देने लगेंगे, आप एक इजी मनी फेज में आ जाएंगे। हम्म, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेथ जो स्ट्रॉन्ग से फिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो ओवरबॉट हो जाएगी, आपको डाइवर्जेंस मिलने लगेगी। जैसे अब आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, हम्म, बल्कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ऊपर जाता है, हम्म। लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है हमारा नहीं जा रहा है। 200 वाला, ये कॉन्स्टेंटली लोअर हाइज बना रहा है। ये यहाँ से भी इवन कॉपी है इससे, ये लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, ये हाँ, डाइवर्जेंस लोअर है है ना, ये बना है। डाइवर्जेंस मिल रही है। हम्म, तो इंडेक्स एज अ होल इज इम्प्रूविंग, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ है वो इम्प्रूव नहीं कर रही है, नहीं वो कर वर्सन रहा। कर रही है।
तो हम्म, इसका मतलब कुछ सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स काम कर रहे हैं। बहुत इजी नहीं है यहाँ पैसा हम्म, कमाना इस हार्ड समय, तो मनी। ये एक हार्ड मनी एनवायरनमेंट है। और फिर हार्ड मनी से फिर आप नो मनी में शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये चीजें ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हैं। ये हमेशा इजी से हार्ड और हार्ड से नो और नो से इजी में नहीं जाएगा। ये बैक एंड फोर्थ भी बहुत करता है। एक इजी मनी एनवायरनमेंट से आप हार्ड मनी एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और फिर वापस थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा और वापस आप एक इजी मनी एनवायरनमेंट में पहुंच सकते हैं। ये चलता रहता है बैक एंड फोर्थ। हम्म, तो रादर मैं ये कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ रहते हैं। हम्म, वी आर मोस्टली स्टक इन अ ट्रांजिशन बिटवीन इजी एंड हार्ड मनी। और बाकी तो कोई कभी आप आपसे पूछे अंकुर भाई कि भाई हम कौन से फेज में हैं, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि हम हार्ड मनी फेज में हैं। 80% ऑफ द टाइम्स यू विल बी करेक्ट। जोक्स अपार्ट, ये जो फेज है यहाँ से नो मनी से हम्म, और इजी मनी का, ये जो फेज होता है ये बहुत स्विफ्ट अप मूव होती है, हम्म, बहुत रिवार्डिंग होती है। और यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं, यहाँ पर अगर आप पोजीशंस बना लेते हैं, तो जब आप इधर पहुंचते हैं यहाँ पर, हम्म, तो यहाँ के जो शेकआउट्स होते हैं आप उनसे बच जाते हैं, क्योंकि आप लोअर लेवल से ओके, एंटर कर रखे हो सही और बात। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो मोस्टली। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बुल मार्केट अपना मोस्ट टाइम यहाँ स्पेंड करती है। हम्म, बुल मार्केट है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप ये बुल, ये लिखा हुआ है ना, नो मनी से इजी मनी से हार्ड मनी तक, ये पूरा हम्म, बुल मार्केट है। और हम्म, ये नीचे इसके ये पूरा बेयर मार्केट है। हम्म, तो बुल मार्केट हमेशा ज्यादा दिखाया है बेयर मार्केट से, ज्यादा ही होता है। बेयर मार्केट तो बहुत कम कम आता है, इसलिए हम्म, इतना डरना नहीं चाहिए उससे। ठीक है। तो ये तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वी शुड लुक एट ऑल दिस फ्रॉम अ वेरी हेजी पर्सपेक्टिव। हम्म, है ना, ये प्रैक्टिकली चीजें इतना वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। आपके पास बस एक अवेयरनेस रहनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि मैं एक नो मनी फेज में हूं, तो मैं क्यों हम्म, रोज रोज ट्रेड करूंगा? तो, तो, या फिर मुझे पता है कि मैं एक इजी मनी फेज में हूं, तो मैं क्यों मार्जिन पर नहीं चला जाऊं? क्यों मैं आगे बढ़कर रिस्क ना लूं? हम्म, और मैं एक हार्ड मनी एनवायरनमेंट में हूँ, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके कॉशियसली अप्रोच हम्म, करूंगा, देखूंगा हम्म, बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स वर्क कर रहे हैं। हम्म, बस इतनी अवेयरनेस काफी है। इतना पता है, मैं कह रहा हूँ इतना बहुत है। लोग इतना भी नहीं सोचते, है ना। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ राइट टाइम पे। राइट टाइम, ओके। ठीक है। अभी हम आते हैं राइट स्टॉक पर। हम्म, तो राइट स्टॉक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लिक्विडिटी। हम्म, हम्म, आपका स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, इसके इसके बिना तो बात ही नहीं है। हम्म, तो उसके लिए आप अपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए। हम्म, ठीक है। और कोई भी स्कैन करें, कोई भी स्टॉक देखें, तो उसमें आपको ये लिक्विडिटी का पैरामीटर फुलफिल होते होना मिलना चाहिए। हम्म, उसके लिए हम टर्नओवर देखते हैं। ओके। ठीक है। टर्नओवर क्या है? एवरेज वॉल्यूम को एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवरेज 50 डे वॉल्यूम को एवरेज 50 डे प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 डे मूविंग एवरेज के प्राइस से, है ना। तो हम्म, उससे जो वैल्यू निकलती है, वो जो भी आप मैक्सिमम कैपिटल एक स्टॉक में लगाना चाहते हैं, उसके 10-20 गुना होनी चाहिए। हम्म, हम्म, है ना, ताकि आपको स्लिपेज नहीं आए। हम्म, तो ये वैल्यू सबके लिए डिफर करती है। मैं इस वैल्यू को 5 करोड़ मानता हूँ। कुछ लोग 3 करोड़ करते हैं, कुछ लोग 8 करोड़ भी कहते हैं। हम्म, तो जब आप एक ऐसा बेसिक स्कैन बना लेंगे, तो ये आपके लिए एक लिक्विडिटी का स्कैनर बन जाएगा। हम्म, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे इवन हम इसमें भी देख सकते हैं, ये है, हाँ। अब इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, ये तो फ्री फ्लोट के लिए लगाया हुआ था, ये भी हम्म, हटा रखा है। बेसिक यही 3-4 क्राइटेरिया: मार्केट कैप ग्रेटर देन 300, डेली क्लोज बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, और मेन क्राइटेरिया यही है, डेली टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 974 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये 974 स्टॉक्स मेरा यूनिवर्स है। मुझे इसके बाहर काम नहीं करना है। ये वो स्टॉक्स हैं जो लिक्विड है। ठीक है। तो एक तो आपने इस तरह से लिक्विडिटी देख ली एट द लेवल ऑफ द स्कैनर। ठीक है। दूसरा आप लिक्विडिटी देख सकते हैं एट द लेवल ऑफ द चार्ट। तो जैसे एक ये स्टॉक है, हरक्यूलिस होइस्ट। तो ये, अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, लिक्विडिटी नहीं ठीक मिलेगी। है, हम्म, तो ये कैसे कैसे पता चला? ये टूटा टूटा सा, ये देख रहे हैं ना हम्म, आप, ये प्रॉपर बन नहीं रहा है। हम्म, बन ही नहीं पा रही है, इसके जो बार्स ही नहीं है, ही नहीं इसमें लिक्विड। तो आप किसी भी चार्ट को आप देखें, तो आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पर एक बार जाकर देख लीजिए।
अगर उसमें वेल फाउंड कैंडल्स या बार्स मिल रहे हैं, ये सीमेक है, ये भी, ये देखिए, इट्स ऑल ब्रोकन। एमएफएफएल भी, ये एमएफएफएल में भी सेम था। एमएफएफएल में भी अगर आप देखें कुछ आज तो, आज या कल तो ब्रेकआउट हुआ, पर उससे पहले भी सेम था वहां पे, अगर आप देखें इस दिन पे। हाँ या हाँ 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 हाँ, कई जगह ये है ही नहीं, यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। और अब इसके कन्वर्सली एक बहुत अच्छा स्टॉक देख लेते हैं। जैसे आप देखिए मैस्टॉक, हम्म ठीक है, कितना अच्छा स्टॉक है ये। हम्म और इसको मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। अब आप बताइए इसमें क्या कमी है। अगर हम्म मैं इसका नाम और टाइम फ्रेम छुपा के केवल इतना सा प्रेजेंट करूँ आपको, तो हम्म आप बता नहीं सकते कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहे हैं मुझे, या 1 मिनट या 5 मिनट्स का दिखा रहे हैं। इवन 5 मिनट्स पर इसकी एवरेज डॉलर वॉल्यूम 43 करोड़ है। हम्म तो ये कितना लिक्विड हम्म है ना। तो ये लिक्विडिटी देखने का एक ये तरीका भी एम्प्लॉय करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम स्कैनर लेवल पे आपने जो रूल आउट कर दिया लिक्विडिटी को, है ना। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आती है फ्लोट। तो फ्लोट वो वो वैल्यू, वो पार्ट है स्टॉक का जो अवेलेबल है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, जो प्रमोटर्स के पास नहीं है या किसी हम्म इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। तो हम लो फ्लोट स्टॉक चाहते हैं। और ये मोस्टली ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास रहे तो एक लो फ्लोट है। हम्म तो ये जो कॉम्बिनेशन है हाई टर्नओवर और लो फ्लोट का, हम्म ये एक इंडिकेट करता है पोटेंशियल फॉर बिग एंड फास्ट मूव। हम्म ठीक है। तो एवरेज डेली वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोट होना चाहिए कम, ये इसी दिशा में इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर ये फ्लोट भी बहुत ज्यादा होगा ना, और डेली वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, फ्लोट भी बहुत ज्यादा है, तो हम्म आपको बहुत बड़ी मूव फर्स्ट मूव की नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए उससे, है ना। या ये बहुत कम है, तो फिर तो आपने उसे वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो हम्म ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी हम्म कभी मैं सोचता हूँ कि इसका एक 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 वो बना दूं इंडिकेटर, हमारे पास टर्नओवर भी है और फ्लोट हम्म भी है, तो ये हम्म वॉल्यूम टू फ्लोट रेशियो जो है, हम्म ये किसी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकेगा। लेकिन हम्म फिर ये चीजें ऐसे भी समझ में आती हैं, तो नॉट नीडेड। और फिर राइट स्टॉक में तीसरी चीज हमारे पास आती है, ये एक स्टेज 2 स्टॉक होना चाहिए। ये हम्म बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, 10 वीक मूविंग एवरेज 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ट्रेंड अप होने चाहिए, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। हम्म जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा ये ट्रेंडी माना जाएगा। तो हमारे हमें केवल स्टेज 2 स्टॉक में काम करना है। जैसे, अच्छा, ये भी कई स्टॉक्स में बहुत क्लियरली दिखाई पड़ता है स्टेज 2, और कई स्टॉक्स में इतना क्लियरली नहीं मिलता है। जैसे मैस्टेक है, मैं वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर जाता हूँ। ओके। अब आप ये देखिए, ये हम्म मैस्टेक यहाँ से, ये कोविड का लो है मार्च 20। हम्म स्टेज 2 स्टार्ट होती है हम्म बहुत क्लियरली, ये 10 वीक रेड जो है, ये 10 वीक मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू है ये 40 है। ओके। ठीक है, मतलब 50 डे और 200 डे। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टेज 2 चल रही है, यहाँ पर आके ये थोड़ा शांत हो गया, स्टेज 3 में हम आ गए, हम्म और फिर यहाँ से नीचे जाने लगा, स्टेज 4 में आ गए। फिर ये बॉटम आउट करा, स्टेज 1 बनाया, एंड बैक टू स्टेज 2। हम्म ठीक है, बहुत क्लियरली इसमें इस जैसे स्टॉक में विजिबल है। ये हम्म हर जगह विजिबल नहीं मिलेगी आपको इतनी अच्छी। जैसे सीक्वेंट देखिए, ये क्या होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, स्टेज 2 स्टार्ट हो गई, ठीक है। हम्म उसके बाद में एक बहुत छोटी सी, यहाँ जो कुछ भी हुआ डायरेक्टली स्टेज 4 में चला गया। फोर में चला गया। ये स्टेज 4 है इतनी बड़ी, है ना। ये 10 वीक मूविंग एवरेज नीचे है, हम्म 40 अबव है, दोनों के बीच में अच्छा खासा एक कंसिस्टेंट गैप है। और फिर यहाँ से वापस ये बहुत जल्दी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज 2 या 4 में ही रहता है, 1 और 3 में बहुत कम रहता हम्म है। इसका नेचर है। तो और इवन, और इसको और कॉम्प्लिकेट आप कर दें तो आपको इस तरह के स्टॉक मिल जाएंगे। हम्म सेक्सॉफ्ट, ये स्टेज 2 में आया, यहाँ पर ये क्या हुआ, और ये वापस स्टेज 2 में आया। तो हम्म मैं इस तरह के जो है, इसको मैं कभी कभी कहता हूँ कि स्टेज 341 है ये। स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1, दे आर ऑल मॉडल्ड अप इन वन। अब आप इसमें लगाते रहिए कि हाँ ये यहाँ हाँ, यहाँ 4 में है और किस यहाँ कैसा 1 रहेगा में है, फिर। यहाँ इट्स, ये हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्टॉक किस स्टेज में है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक स्टेज 2 में है या नहीं है। हम्म ठीक है। तो हमारी एनर्जी वहीं यूज होनी चाहिए जहां उसका इस्तेमाल है। क्या स्टॉक यहाँ स्टेज 2 में है? हम्म नहीं है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक।
यहाँ स्टेज टू में है, यस है, तो हम इसमें काम करेंगे। अब इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन वेदर इट इज इन 3 और 4 और 1, वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक हम्म, है। दूसरी इसमें एक और, जैसे ये हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट है, ये देखिए, ये स्टेज टू के बाद में ये यहाँ पर ये वही 4 और 3 और 4 और 1 में आके यहाँ से स्टार्ट होता है। हम्म, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेस काउंटिंग की बात आती है। हम्म, जब हमें इसमें ये स्टेज टू कितनी पुरानी हो गई या कितनी फ्रेश है, ये हम देखते हैं कि कितने बेसिस बन गए। हाँ जी, okay, ठीक है, उससे। तो बेस काउंटिंग विलियम ओनील का क्रिएशन है। तो मार्केट स्मिथ इस तरह से बेस काउंटिंग करता है। ये उन्होंने एक बेस काउंट किया यहाँ पर, उसके बाद वो कहेंगे दूसरा बेस ये है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बेस ये है। ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन बेस का पर्पस क्या है? बेस का पर्पस है सप्लाई का एब्जॉर्प्शन। तो ये जो बन रहा है, ये कौन सी सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हम्म, स्टेज टू तो कब की खत्म हो गई। हम्म, ये स्टॉक अपना बॉटम बना गया, अब यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी नहीं है। हम्म, तो कैसी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है? कोई सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो ये इस तरह के बेसिस को मैं मोस्टली जीरो बेस बोल देता हूँ। इसको काउंट में नहीं लेता। ऐसे कई बेस भी मिल सकते हैं, कभी कभी आपको 2 3 भी मिल जाते हैं। हम्म, उसके बाद में यहाँ से ये एक अपमूव मिलती है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, ये फर्स्ट वन, बेस हम्म, है ना। ये इस बेस के लो से यहाँ तक देखें तो 85% की मूव 85, थी, और इस बेस के ब्रेकआउट से अगर हम देखें तो ये 33%। बहुत ज्यादा बड़ी मूव नहीं है, पर ठीक है, कुछ तो सप्लाई जनरेट हुई है। और उसके बाद में ये बनता है बेस टू। ठीक है, 0 1 और 2, मार्केट स्मिथ कहेगा ये 1 2 और 3 हम्म, है ना। तो और ये जो बेसिस हैं, ये हाई से हाई बनाते हैं। ये जो हाई है, इससे एक पैसा भी अगर ऊपर निकल गया यहाँ पर, तो हम्म, वो उसको बेस ब्रेकआउट मान लेते हैं। हम्म, इस बेस को भी इस हाई से मान रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बेस को आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए, यहाँ से हम्म, पूरा मान ये भी इंक्लूड कीजिए। बेस बेसिस ड्रॉ होने चाहिए, दे शुड बी फजी एंड सब्जेक्टिव। ये बहुत, इसको इसको बहुत मैथमेटिकली नहीं ड्रॉ करना चाहिए, है ना। ये यहाँ तक मान सकते हैं आप, इसको बेस को यहाँ तक मान सकते हैं, हम्म, है ना। तो वो मशीन है, उसको एक एल्गोरिदम है, उसको एक मशीन की तरह ड्रॉ करना है। तो हम्म, उससे इन्फ्लुएंस होकर के हमें अपनी बेस काउंटिंग नहीं करनी है। ये प्रैक्टिकल तरीका है बेस काउंटिंग का, जो हमें करना चाहिए। ठीक है। तो ये इसके आगे, यहाँ तक आगे स्टेज टू तक। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फंडामेंटल्स का। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हम्म, फंडामेंटल्स के बारे में मेरी जो नॉलेज है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो मैं अपने काम काम की चीज़ बस बस देखता हूँ उसमें। ओके, तो जो फंडामेंटल्स के पैरामीटर्स हैं, वो आप ब्रॉडली 3 में डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूएशन, क्वालिटी एंड ग्रोथ में। ठीक है। वैल्यूएशन में आ गया आपका पीई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट कैप टू सेल्स। क्वालिटी में आ गया डेट टू इक्विटी या प्लेजिंग या फिर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो हमारे लिए, अगर मान लीजिए आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आपने 2 हफ्ते के लिए स्टॉक होल्ड करना है, आपको क्या मतलब है कि उसकी प्लेजिंग कितनी है या उसकी प्रमोटिंग कितनी है? आपको इससे कोई कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप एक क्वार्टर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो अगर आपको कहीं ग्रोथ का या फंडामेंटल्स की कुछ बैकिंग मिलती है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ का पैरामीटर। ग्रोथ में हम क्या देखते हैं? सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ और मार्जिन्स। दोनों चीजें मिल रही हैं तो बहुत बढ़िया। यहाँ जो मैंने ये फॉर्मूला सा लिखा हुआ है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको किसी स्टॉक में मिलता है, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। आपके मार्जिन स्टेबल हैं, और अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। साथ में अगर एक लो डेट कंपनी है और हाई आरओसी आरओई है, आप स्क्रीनर पर एक क्वेरी इसकी बना करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम इसमें आएंगे। तो इसमें जैसे ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं, तो अम, इसको कभी कभी मैं इस तरह से भी देखता हूँ, इस तरह से। एक बड़ा अच्छा स्टॉक था जैसे जिसमें ट्रेड किया था, जिसमें बहुत अच्छी लुपिन,
ठीक है, ये देखिए, हम्म, ये है प्री टैक्स इनकम। आप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते हैं। ये मार्जिन्स हैं, ये पीई रेशियो है। ये सब यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ फाइनेंशियल्स में आपको मिल जाएंगे। हम्म, आप अपने मनपसंद का इधर इंडिकेटर लगा सकते हैं और इस तरह से इसको चार्ट की फॉर्म में भी आप इंटरप्रेट देख सकते हैं। हम्म, काफी इजी रहता है यहाँ से देखना भी। हम्म, तो देखिए कैसे मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, इसके बढ़ते जा रहे हैं, प्री टैक्स इनकम कैसे ऊपर बढ़ती जा रही है। हम्म, और उसी की बैकिंग के साथ में ये ग्रोथ यहाँ पर 145%, 605%, 276% ईयर ऑन ईयर। हम्म, कितनी अच्छी अर्निंग्स आपको मिलती हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये सॉलिड मूव इस स्टॉक ने जो दी थी, बहुत अच्छी मूव थी। इसका एडीआर 1.9 था। हम्म, अ, अ, तभी आप देखिए कितना बढ़िया इसने मूव दिया, जस्ट बिकॉज इट हैड द बैकिंग ऑफ सॉलिड फंडामेंटल्स। तो ये 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 चीजें हेल्प करती हैं अगर इनको सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ओके, और इसी तरह से कि एक और स्टॉक ओके, था जिसमें ट्रेड किया था, गेब्रियल। तो गेब्रियल में भी अगर आप इसकी ये देखिए, जो इसकी अर्निंग्स और सेल्स में हम्म, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। हम्म, इसको हमने यहाँ कहीं लिया था। ये एक अर्निंग सरप्राइज यहाँ पर भी था, उसके आगे ये एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था। हम्म, और बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल ये स्टॉक नहीं था। इसको लिया और फिर इसने एक बहुत अच्छी स्विफ्ट अप मूव यहाँ तक आपको दी। हम्म, इसको स्ट्रेंथ में सेल कर दिया था फिर मैंने, क्योंकि ये बेस के बाहर देखिए एच वी ई बना रहा है। जैसे है ना, हाँ हाँ, एच वी आईओबी ई में आपने बिल्कुल यहाँ बताया। पर। हाँ। तो फिर खैर उसके बाद भी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आगे चलता है, लेकिन ये अच्छी बुक मिली। ये कुछ ऐसा है फंडामेंटल, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक बस स्टेशन पर आप बस पकड़ते हैं और आपको एक बहुत ही बढ़िया बस मिल जाती है, एसी बस, नीट एंड क्लीन, फर्स्ट क्लास। भीड़ भाड़ नहीं है उसमें, कोई है नहीं, लेकिन आप बैठ गए और आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बस है वो। अब वो हम्म, कब चलेगी पता नहीं, जब चलेगी जब लेकिन एक और बस है जो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो रेडी है टू गो टू लीव द स्टेशन। हम्म, और आप उसमें बैठ जाते हैं और वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गेट द बेस्ट सीट इन अ बस विद नो मोमेंटम, और यू वांट टू एंटर इन अ क्राउडेड बस विद गुड मोमेंटम। तो फंडामेंटल्स के साथ में अगर आपको मोमेंटम की बैकिंग मिल रही है, जो आपको चार्ट से मिल जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इतना ही फंडामेंटल्स मैं देखता हूँ। और हम्म, थोड़ा सा अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम जिस स्टॉक में काम कर रहे हैं, अगर मुझे मेरी होल्डिंग क्वार्टर टू क्वार्टर है, एटलीस्ट मैं उसको 2-3 महीने तक होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें अगर अच्छी अर्निंग्स और सेल्स मिल रही है तो हम्म, इट्स इट्स वेरी गुड ना। हम्म, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, जो राइट स्टॉक पर हम अभी हम बात कर रहे हैं, हमने देखा लिक्विडिटी, हम्म, ट्रेड स्टेज 2, गुड फंडामेंटल्स, लो फ्लोट। ठीक है, और अब आ गया आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो या, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको इसमें सबसे अच्छा तरीका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने का यही होता है कि आप सीधे सीधे ऊपर एक इंडेक्स से स्टॉक को कंपेयर करें। हम्म, और इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आता है, वो ये आता है, ये सूर्य रोशनी। हम्म, ये जो हमारी ये रैली शुरू हुई है, ये शुरू होती है 2023 अप्रैल से। हम्म, एक सेकंड, ये पहुंचेगा यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब ये देखिए यहाँ, ये पीरियड है दिसंबर 2022 का। ठीक है, ये इंडेक्स नीचे है, स्टॉक भी हम्म, नीचे है। हम्म, ठीक है, अब यहाँ से इंडेक्स एक पुल बैक देता है और मूविंग एवरेजेस से रेजिस्टेंस पाकर वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा बड़ा कर देता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है? ऊपर स्टॉक जा ऊपर जा रहा है। रहा। हम्म, 10 को भी नहीं तोड़ रहा, 20 तो बहुत दूर की बात है। हम्म, फिर जब जब ये जब इंडेक्स लोअर लोज बनाती है, तो स्टॉक जो है ये एक पुल बैक देता है बस छोटा सा। फिर हम्म, इंडेक्स जब ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एक न्यू हाई बना लेता है। हम्म, ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि यहाँ से ये स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है हम्म, और ये इंडेक्स हमारी यहाँ से, ये देखिए, ये नीचे जा रही है। तो वो हायर हाइज बना रहा है और ये हायर ये भाई लोज लो। बना रहा है। ठीक है, एंड में क्या होता है कि ये कभी ना कभी तो टायर होना ही था। फाइनली ये जहां से इंडेक्स चलती है उसके बाद ये थोड़ी सी और मूव दे करके थक जाता है। हम्म, लेकिन अगर इस पीरियड में, ये पीरियड अच्छा पीरियड नहीं था, दिसंबर से लेकर के और मार्च 23 के बीच का, रशिया है ना, यूक्रेन। इस पीरियड, हाँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग कैश में थे। रैली शुरू हुई यहाँ से हम्म, अप्रैल से,
हम्म, तो अगर इस पीरियड में आपने एक ऐसा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैच कर लिया, सूर्य और रोशनी जैसा, तो हम्म, ये आपके पोर्टफोलियो को काफी सपोर्ट कर देता है। अब ये तो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इंडिकेटर एनी वन फॉर दिस। आपको सिर्फ इंडेक्स लगानी है, मैं CNX स्मॉल कैप लगाता हूँ, आप 500 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ब्रॉड इंडेक्स होनी चाहिए, निफ्टी नहीं, हम्म, ना। तो जो लोग इसे ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते, उनके लिए ये मार्स करके एक इंडिकेटर बनाया था। तो ये कुछ नहीं है, ये 50 डे मूविंग एवरेज को कंपेयर करता है कि आपका स्टॉक, द हम्म, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द 50 डे मूविंग एवरेज, किसका हम्म, ज्यादा है, इंडेक्स ज्यादा दूर है अपने 50 डे मूविंग एवरेज ओके, से, या स्टॉक ज्यादा दूर है। हम्म। तो जो ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा स्ट्रांग ज्यादा मानेगा स्ट्रॉन्ग ये। है, ज्यादा ठीक स्ट्रॉन्ग। है, तो इसकी जो जीरो लाइन है, अगर इसके ऊपर आ रहा है, ग्रीन है, तो इसका मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है। हम्म, और अगर जीरो लाइन से नीचे है, रेड हम्म, है, तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये अपने 50 से ज्यादा नीचे चला गया, लेकिन इंडेक्स अपने 50 से उतना नीचे नहीं गई है। हम्म, ठीक है, तो इसको आप जैसे इसी सूर्य रोशनी में आप देखें, ये देखिए यहाँ से ये जीरो लाइन से ऊपर आ चुका है, ग्रीन है पूरा। एक जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये इस इंडिकेटर का एक मूविंग एवरेज है, ओके, इस इंडिकेटर इटसेल्फ का एक एवरेज है, तो वो अपने एवरेज से भी ऊपर है। तो हम्म, ग्रॉस आउट परफॉर्मेंस है। ठीक है, और ये यहाँ तक, जब तक ये नीचे नहीं जाता है, ये यहाँ तक भी ऊपर ही रहता है, आगे चल के ये रेड हो जाता है। और अब अगर करंटली हम देखें, तो ये देखिए, ये इंडेक्स को अब आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं अब कर, अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म तो करता है। तब ये राइट स्टॉक था, अब नहीं है, गुड है ना। गुड। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। आप अपने आईज को ट्रेन कीजिए, जो लोग देख रहे हम्म, हैं, और वो, आप इससे एक बहुत इजीली एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने का इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं राइट साइज पे। ठीक है, ओके, अ, अंकुर भाई, 2 मिनट का ब्रेक। ओके, 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 पानी वानी दो पी मिनट है लेते। ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, पानी वानी पी लेते हैं, 5 मिनट का ओके, ब्रेक रहा। ओके, ठीक है, ओके। मैं बोर तो नहीं कर रहा ना आपको? नहीं, 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 मुझे तो मजा आ रहा है। मुझे ये मार्स वाला ये सब, क्योंकि मैं ज्यादातर रिलेटिव, और जो आपने बताया कि मुझे नहीं ये फंडामेंटल देखने के वाला काम है। नहीं, अपना ट्रेड चल रहा है, चलते जाओ, वही है कि मैंने ना बहुत प्रॉब्लम किया कि बहुत सारे इंडिकेटर बहुत पहले लगा दिया ना। तो अब वो इंडिकेटर हाँ, से वो मोह ही उठ गया कि भाई नहीं यार, हाँ, 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 इंडिकेटर हाँ, वही हाँ। है। एक्चुअली जो बिगिनर होता है ना, उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। हम्म, तो उसके लिए गलत नहीं है, अगर वो इंडिकेटर हाँ, यूज कर रहा है बेचारा, वो तो बहुत कोई सही बात है, नहीं वो है। बहुत सही है, हाँ। उसे उसे थोड़ा टाइम लगेगा, और वो फिर हम्म, टाइम छोड़ देगा उस हम्म, सहारे को, हम्म, है ना। हम्म। तो ये कुछ ऐसे ही है, जब बच्चा चलना शुरू करता है, तो वो किसी सपोर्ट के सहारे चलता है, और एग्जैक्टली, बाद में फिर वो एग्जैक्टली, भागने वही लगता है। मैं समझ रहा था, वही तो वही वही है। हाँ, तो जो लोग नहीं विजुलाइज कर पाते, उनके लिए, बिगनर के लिए कोई गलत नहीं है, अगर वो इंडिकेटर यूज करेगा नहीं, हम्म, तो फिर हम्म, छोड़ेगा कैसे? ठीक हम्म। है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ओके, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हम आते हैं राइट साइज पर। राइट साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आता है रिस्क का। रिस्क, दो तरह के रिस्क होते हैं ऐसे, जो कभी नहीं लेने चाहिए। हम्म, एक है रिस्क ऑफ रूइन, और एक है रिस्क ऑफ कंफर्ट। ओके, तो रिस्क ऑफ रूइन, खैर ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये मैंने चिराग भाई के मुंह से ही सुनी है, और कहीं तो मैंने नहीं सुनी, तो मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन कहाँ से है। हम्म, और उन्होंने अपने कई यूट्यूब वीडियोस में भी ये जो टर्म है, रिस्क ऑफ हम्म, रूइन, नहीं बोला है। हम्म, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ बड़ा मजेदार, कि ये एक गेम हो रहा है यहाँ पर, ये जो इस इमेज में हम्म, दिखाया है, ये गेम है रशियन रूले का गेम। ओके, रशियन रूले का गेम एक थ्योरेटिकल गेम है वैसे तो, लेकिन कई मूवीज में, कई बुक्स में, नॉवेल्स में ये डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ गन हम्म, विद ओनली वन राउंड इन इट, एक बुलेट होती है केवल, बाकी सारी गन खाली होती है। ठीक है, अब द हम्म, गन इज पुट टू योर हेड, एंड यू आर आस्क्ड टू पुल द ट्रिगर, हम्म, और सामने रखे हैं 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर आप ट्रिगर पुल करते हैं और कुछ नहीं होता है, तो ये 100 करोड़ रुपए आपके, अंकुर भाई। ठीक है, हम्म, हम्म, और अगर ट्रिगर पुल करते हैं और उसमें बुलेट होती है, तो फिर तो बात ही खत्म है। तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रिगर में गन एम्प्टी जाएगी। छह हम्म, राउंड है, अगर उसमें से एक फुल है,
5 राउंड खाली हैं, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। हम्म। तो आप बताइए अंकुर भाई, ये रिस्क आप लेना चाहेंगे? नहीं नहीं। नहीं लेना चाहेंगे? 100 लाइफ चेंजिंग पैसा दे रहा रिस्क ऑफ रूट वही बता, ये एक मूवी में भी है, हिंदी मूवी में भी है। एक है। गोली हाँ। 5 खाली, ऐसा कोई डायलॉग है। टुकड़ी खाली, ऐसा कोई कई। डायलॉग आपने जब हाँ बताया हाँ ना मुझे हाँ। ऐसा कोई मूवी है, संजय दत्त की मूवी, तो ये मूवी में है ये। कई कई फिल्मों तो में ये हाँ है। बहुत बड़ा बहुत। इंटरेस्टिंग है खैर ये। तो हम्म। ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। हम्म। कभी ऐसा रिस्क नहीं, बर्बाद होने का रिस्क नहीं लेना है। हम्म। कभी अपने पूरे पोर्टफोलियो को बिना किसी स्टॉप लॉस के, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के मार्केट के हवाले नहीं कर देना है। हम्म। ठीक है। इसके कन्वर्सली एक दूसरा जो आता है, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, रिस्क ऑफ कंफर्ट। हम्म। ये क्या है कि आपका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है, ये छोटे छोटे मिनियंस जो दिखाए हैं ये आपके हम्म। स्टॉक्स हैं। हम्म। आपने इतना भर रखे हैं स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में, इतना छोटा छोटा रिस्क ले रखा है कि हम्म। दिस बियर इज स्टॉम्पिंग ऑन योर पोर्टफोलियो, एंड आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप कह रहे हो कि मैं तो ये जिंदगी भर कर सकता हूँ, क्या ही फर्क पड़ गया, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया, 1,000 का हो गया, मुझे 50 भी लॉस हो जाए बैक टू बैक तो भी मुझे ड्रॉ डाउन नहीं होके देगा। हम्म। होगा कैसे जब आप रिस्क लोगे ही नहीं? हम्म। तो रिस्क ऑफ रुइन और रिस्क ऑफ कंफर्ट, ये हम्म। दोनों ही रिस्क आपने कभी नहीं लेने हैं। आपका रिस्क इतना होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा पिंच करे, है ना? हम्म। अगर वो आपको कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है तो इसका मतलब आपने इनसफिशिएंट रिस्क ले रखा है। ठीक है। तो हम्म। ये इसीलिए पेपर ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि हम्म। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना उसके आउटकम से। हम्म। हम्म। तो इसमें मैं किस तरह से साइजिंग करता हूँ कि यहाँ ये जो मैंने दिखाया है ये एक फिक्स्ड एलोकेशन साइजिंग है। यहाँ पर हम मैक्सिमम कितना एलोकेट करेंगे एक स्टॉक को, ये हम प्री डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम एलोकेशन मैं कहता हूँ कि भाई 25%, एक स्टॉक को मैं इतना साइज दूंगा। हम्म। तो 25% के 4 स्टॉक्स हो गए, तो मेरे पास 4 स्टॉक्स फुल पोजीशन हो सकते हैं मेरे हम्म। पोर्टफोलियो में। ये जो 25% है इसको मैं एक बार में नहीं लूंगा, इसको मैं दो डिफरेंट पोजीशंस में लूंगा। ओके। ठीक है, पहले एक पोजीशन लूंगा और जब मुझे वो थोड़ा सा ठीक फीडबैक देगा तो मैं उतना ही 12.5% और ऐड करके उसको फुल पोजीशन बना दूंगा। ओके। तो मेरे पास अगर ऐसे देखा जाए तो 8 पार्शियल पोजीशंस हो सकती हैं, 12.5% की अरे 8 वाह। भी हो सकती हैं, हम्म। और 25% की 4 हो हाँ। सकती हैं। ठीक है। मेरा एम ये रहेगा कि उनमें से जो अच्छा काम नहीं कर रही है उसमें से निकाल के और 25% की ओर स्ट्राइक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हम्म। इसमें रिस्क कितना लेना है मैंने? आप एक एक इंडिविजुअल पोजीशन पर जो कि 12.5% आपका पोर्टफोलियो है उस पर हम हम्म। 8% मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। ये 8% मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि मैं 8 ही लूंगा। अगर मुझे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस मिल रहा है 4% का तो मैं वो ले लूंगा। मुझे हम्म। 2% का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं वो ले लूंगा। मैं हम्म। 6 7 8 तक भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं 8 से ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हम्म। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? ये 12.5% 8 पर साइज फॉर 8% स्टॉप लॉस, दिस इक्वेट्स टू 4% स्टॉप लॉस फॉर अ ट्वेंटी हम्म। फाइव परसेंट पोजिशन। हम्म। ठीक है ना? भाई ये 12.5 है, ये 25 है, ये 8 है, तो ये 4 हो गया। ठीक है ना? सही है। ठीक है, बराबर। हाँ और बराबर। फुल, हाँ, फुल पोर्टफोलियो पे ये 8% इक्वेट्स टू 1%। यानी ये 8% ऑन दिस साइज इज इक्वल टू 1% रिस्क ऑन माई टोटल इक्विटी। हम्म। हम्म। तो इससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगा। मैंने देखा है उन्होंने एवरेज मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 4 to 5% डीप रहता है। तो हालांकि मैक्सिमम 8 तक भी चला जा सकता है और मिनिमम तो 1 2% भी कुछ ट्रेड्स में रहा है। ओके। तो ये जो साइजिंग का तरीका है ये पोजिशनल ट्रेड्स के लिए है, जिसमें आपने एलोकेशन फिक्स कर दिया। ओके। ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस और रिस्क डायनेमिक रहा। हम्म। स्विंग ट्रेडिंग में ये दूसरा मॉडल ज्यादा बेटर रहता है, जिसमें आप रिस्क को फिक्स कर देते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं 1% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो लूंगा ही लूंगा। हम्म। ठीक है ना? मेरा टाइट स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा एलोकेशन हो जाएगा, ये एलोकेशन मेरा 50% भी हो सकता है, सेवेंटी हम्म। फाइव भी हो सकता है, इवन हम्म। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी एक में आ ओके, सकता कर है। सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा। आपके पास स्टॉप लॉस है ना? ऑफ कोर्स है। कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई इसमें कोई ये कोई अननेसेसरी रिस्क आप नहीं ले रहे हो। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो मैंने पोजिशनल वाला बताया, स्विंग वाला तो कॉमनली आप सब लोग हम लोग सब यूज कर ही रहे हैं। तो यहाँ से अब हम एक समरी में आ गए
हम्म। जो हमने अभी देखा कि राइट साइज क्या है, जो हम्म। रिस्क ऑफ रूइन को अवॉइड करे, जो जिसके जो लॉसेस हैं वो उतने हों जितना आप सह सकते हो बेयरली, तो थोड़ा सा हम्म। पिंच करें, और जिसके रिटर्न्स का आपके पोर्टफोलियो पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। इम्पैक्ट हो। ठीक है। राइट स्टॉक क्या है? जो फ्रेश स्टेज टू में हो, जिसमें कोई थीम हो या कोई इंडिविजुअल कैटलिस्ट हो जो रिलेटिवली स्ट्रांग हो। और राइट टाइम ये है जो इजी मार्केट्स का जो हमने फ्रेमवर्क देखा वो। हम्म। और उस स्टॉक में राइट टाइम क्या है? जब वो स्टॉक में वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए राइट टाइम। हम्म। तीसरा एक और राइट टाइम जैसे मैं कहता हूँ कि आपका माइंड काम होना चाहिए। हम्म। आपने कोई एजिटेटेड स्टेट में कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो वो भी एक आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का राइट टाइम है। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं या हम्म। आप किसी हड़बड़ी में, आपको ट्रेड नहीं करना है, तो ये सब चीजें राइट टाइम के फ्रेमवर्क में आ गई हैं। तो अब हमने अपना प्रोसेस जो था उसको डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं स्कैन्स और वॉच लिस्ट। ओके। इसमें जितने भी स्कैन्स हैं, किसी भी तरह का आप स्कैन बना लीजिए, वो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आएगा ही आएगा। यूनिवर्स स्कैन, एक्सपेंशन स्कैन या हम्म। कॉन्ट्रैक्शन स्कैन। ठीक है। तो यूनिवर्स स्कैन क्या है? जिसमें आप टोटल यूनिवर्स के लिए, जैसे हमने एक स्कैन देखा था अभी, जिसमें टोटल यूनिवर्स स्कैन करते हैं। या हम्म। फिर आप कोई एक स्पेशल सबसेट के लिए स्कैन कर रहे हैं, जैसे कि आप आईपीओ नेम्स के लिए स्कैन कर रहे हैं। ठीक है। ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आईपीओ स्कैन के लिए स्कैन करना। अ, इसमें आपको केवल एक ये कंडीशन डालनी है, सो मेनी डेज अगो क्लोज ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन अगर फेल हो रही है तो वो हम्म। आपको आईपीओ नेम्स निकाल के देगा। तो यहाँ पर ये 1 ईयर का आईपीओ बता रहा है, 365 डेज अगो। इसको आप चेंज करके अगर सपोज 50 कर देंगे, तो वो और यंग नेम्स और फ्रेश नेम्स आपको निकाल के देगा। बस एक ही आ रहा है, गोपाल। ऊपर। ठीक है। तो ये इस तरह से, ये बेसिकली एग्जांपल है। आप स्टेज टू के लिए स्कैन कर सकते हैं, बहुत आसान है। 10 वीक और 40 वीक का आपको क्राइटेरिया डालना है, दोनों ट्रेंड अप होना चाहिए। 52 वीक हाई के लिए ये यूनिवर्सेस हैं। ये ना एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम्म। है जो एक यूनिवर्स आपको बता रहा है। ये आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इस स्कैन में जो आ गया उसको कल जा करके खरीद लीजिए, है ना। ये तो हम्म। केवल एक एक ब्रॉडली आपको एक ग्रुप बता रहा है कि भाई ये इस इतने इतने स्टॉक स्टेज टू में हैं, इतने इतने स्टॉक। आप फंडामेंटल स्कैन भी कर सकते हैं, ये चार्टिंग में नहीं होता। इसको आप यहाँ करिए, विनर में। इसको आप करिए यहाँ पे मार्केट स्विच में। ओके। यहाँ रिसर्च टूल्स में जाएंगे और आइडिया लिस्ट में यहाँ जाएंगे, तो यहाँ था बिल्ड योर स्क्रीन। और उसमें आप अगर यहाँ जाएंगे फिल्टर इंडिया स्टॉक्स में, और जैसे यहाँ स्कैन बनाया हुआ है 100% ईपीएस ग्रोथ। हम्म। ठीक है। तो यहाँ आप जाइए, यहाँ पर ईपीएस परसेंटेज चेंज लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर, यहाँ पर आप ये वैल्यूज चूज कर सकते हैं। ऐसी सेल्स ग्रोथ का भी बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जो नेम्स देगा वो फंडामेंटली आपने जो क्राइटेरिया सेट करे हैं उनको डिफाइन करते हुए देगा। फिर उनको आप एक्सपोर्ट करके और वहाँ ले जा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि ये बड़े सारे बीएसई के नेम्स भी देता है, और कभी कभी कुछ लिक्विड नेम्स भी आ जाते हैं, तो उनको हम्म। आपको हटाना पड़ेगा। हम्म। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये सब यूनिवर्स स्कैन्स हैं। ठीक है। अब दूसरे आते हैं एक्सपेंशन स्कैन्स। जब प्राइस एक रेंज से निकल कर एक हम्म। ट्रेंड की कंडीशन में जा रहा है, हम्म। तो ये हमेशा वॉल्यूम के साथ ही होना है। तो अगर आप पॉकेट पिवट के लिए स्कैन कर रहे हैं या आप हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के लिए स्कैन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक एक्सपेंशन देख रहे हैं उसमें। हम्म। आप प्राइस अप मूव भी देख रहे हैं, हम्म। और वॉल्यूम का सब, और या फिर प्योरली आप ब्रेकआउट स्कैन बना लें, बहुत सारे स्कैन्स अवेलेबल हैं। हम्म। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है कॉन्ट्रैक्शन स्कैन्स की। कॉन्ट्रैक्शन स्कैन में नैरो रेंज के लिए स्कैन कर लीजिए, 3 वीक टाइट के लिए कर लीजिए, या बॉलिंगर बैंड स्क्वीज के लिए कर लीजिए। ये हम्म। कॉन्ट्रैक्शन स्कैन है। मोस्टली ये स्कैन्स आपको वो नाम देते हैं जिनमें आप इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आपके पास आपके आपके आर्सेनल में एक कॉन्ट्रैक्शन स्कैन, एक एक्सपेंशन स्कैन हम्म। और 2 यूनिवर्स स्कैन होने चाहिए। 2 क्यों होने चाहिए? एक तो टोटल यूनिवर्स होगा ही होगा,
दूसरा ये आईपीओ स्कैन आईपीओ होना वाला चाहिए। चाहिए चाहिए। जब तक आप देखोगे नहीं ना, ये मिलता नहीं है। बहुत आप सही सर्च कहते कर हैं। यू हैव टू शो अप। आप या। इसको मिस, ये आपको वॉलंटरली जा करके इसको देखना पड़ेगा, ये खुद नहीं आएगा आपके पास, जंप अप नहीं करेगा किसी नाम में, किसी स्कैन में, जब तक आप देखेंगे नहीं। और एक स्कैन एक्सपेंशन का आप कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन चीजों में ज्यादा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम फिर के वही नाम आपके सामने आने हैं, चाहे आप किसी भी रूप में उन्हें ले लीजिए। तो 4-5 स्कैन इस तरह से आप बना लीजिए। उसके बाद में आपने डिसाइड क्या करना है, जब आप स्टॉक को देखते हैं तो अ, आपको 3 कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड करना है इनमें। ये जो कलर्स हैं, ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू के लिए। की जो वॉच लिस्ट है, उसमें जो हम्म फ्लैग्स हैं उनके कलर्स हैं। हम्म इजी रहता है इस तरह से करना हमारे लिए। हम्म तो जो ब्लू कलर है फर्स्ट, उसको ऑब्वियसली लिक्विड यूनिवर्स के अंदर से देख रहे हैं तो लिक्विड ही है, और ट्रेडेबल भी है। हम्म ट्रेडेबल का मतलब है कि ये स्टेज 2 में है, और ये ट्रेंड में है किसी हद तक, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। हम्म लेकिन इसमें हमें काम करने के लिए चाहिए एक सेटअप, हमें चाहिए एक कोई किसी किस्म का बेस फॉर्मेशन, किसी किस्म का कोई आगे हम देखेंगे कोई कोई ट्रेंड लाइन के नीचे कोई वैलिड कंसोलिडेशन, तो वो एक सेटअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई वैलिड एंट्री नहीं है, कई कारणों से हो सकता है। या तो वो स्टॉक अभी एक्सटेंडेड है, अभी वो हम्म अपमूव दे रहा है, केवल फ्लैग का पोल बना रहा है, फ्लैग नहीं बनाया, तो वो ग्रीन में आप डाल देंगे कि अब जब इसमें एंट्री आएगी तब इसको हम येलो में शिफ्ट कर देंगे। येलो वो है जो रेडी है बिल्कुल एंट्री के लिए। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्लू जो है, हम्म ये स्टॉक्स की लिस्ट है ना, ये ऐसे हम्म ही कोई भी, इसमें बहुत सारे नाम हैं जो ट्रेडेबल हैं इस समय, हम्म है ना। तो अब इसमें से जैसे हम अगर सपोज जैसे हम इसमें देखते हैं, कोई भी नाम देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो हमें लगता है कि हाँ वो ठीक है, हम्म ठीक है, उसमें उसमें एक सेटअप हमें कहीं मिल रहा है, तो हम राइट यहीं से उसको, उसका ये बदल करके ग्रीन कर देंगे। हम्म ठीक है। हम्म तो फिर जैसे मैंने देखा नहीं, सपोज ये बीएससी अगर मैं कहता हूँ कि हाँ इसमें सेटअप है, तो ये मेरी ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा। हम्म ठीक है। ये वो नाम है जिसमें, ये आप इनको वैसे नहीं देखिए, ये ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब इनको भाई सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं देखना है। हम्म ये तो ऐसे ही हम लोग, जैसे अब ये है, इवन इसमें मैं अगर देख रहा हूँ, ये JNK इंडिया, ये भी एक आईपीओ नेम है, हम्म कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेट अच्छा एक बेस बन रहा है, और ये जो है अब एक नैरो रेंज में भी पहुंच गया है ना, थोड़ा सा इसमें ठीक सा लग रहा है, कुछ इस तरह से हम्म रफली। ट्रेंड लाइन भी बहुत एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है, हाई से हाई मिलाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत बहुत तोड़ते हुए ऐसे भी बना सकते हैं, हम्म बहुत रूल्स ब्रेक कर सकते हैं ट्रेंड लाइन बनाने में, है ना। तो हम्म बस आपका बल्क ऑफ द मूव कंटेन होना चाहिए, स्टॉक को कोई मतलब नहीं है आपकी ट्रेंड लाइन से। कहाँ ये से आ सब रहा है। चीजें केवल अपनी मेंटल कंफर्ट के लिए होती हैं। हम्म अब जैसे, अब ठीक है, ये JNK इंडिया मुझे मिल गया, अब मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करके और ऑरेंज कर दिया, तो अब ये मेरे इसमें आ गया। ठीक हम्म है। अब यही 3 लिस्ट के बीच में घूमते रहना है। ठीक है। कल हम्म कल को मान लीजिए ये नीचे चला जाता है, ये नीचे ब्रेकआउट देने की जगह ब्रेक डाउन दे देता है, बहुत नीचे नहीं जाता, लेकिन हम्म यहीं तक जाता है, तो अब ये मेरे लिए एंट्री लेवल स्टॉक नहीं रहा, तो मैं इसको वापस से ग्रीन कर दूंगा। हटाऊंगा नहीं मैं इसको यहाँ से, हम्म टोटली मैं अपनी नज़र से नहीं हटाऊंगा। मैं कहूंगा कि हाँ, ये अगर फिर से यहाँ से मुझे एक एंट्री देता है, सेटअप अभी भी इंटैक्ट है, हो सकता है एक शेकआउट हो सकता है कल को फिर वापस से इसके ऊपर ये निकल जाए। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, तो हमको 3 तरह के वॉच लिस्ट बनाने को मिलेगी। एक तो ब्लू वाली स्टॉक की, यहाँ पर आप एक सेटअप डेवलप करने के लिए वेट करेंगे। हम्म एक सेटअप की वॉच लिस्ट मिलेगी जिसमें आप एंट्री ट्रिगर के लिए तैयार हो जाएंगे अपकमिंग हम्म डेज में, और एक ट्रिगर वॉच लिस्ट। ये ट्रिगर वॉच लिस्ट वो है जो आप कल सुबह देखेंगे, या तो हम्म आप रात को ऑर्डर प्लेस करके चले जाएंगे, या आप मॉर्निंग में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसमें इसमें 5-7 नाम हो सकते हैं ट्रिगर वॉच लिस्ट में, स्टॉक वॉच लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम होंगे। सेटअप वाली में काफी, इसमें भी काफी नाम हो सकते हैं, बट ये वॉच लिस्ट सबसे छोटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा प्रोसेस था, अब ये कुछ इस तरह से बना।
यूनिवर्स से हमने स्टॉक्स निकाले, स्टॉक से सेटअप निकाला, सेटअप से ट्रिगर, ट्रिगर से होल्डिंग। अगर ट्रिगर नहीं चला लेकिन सेटअप इंटैक्ट रहा तो हमने उसको वापस से सेटअप में डाल दिया। हम्म। अगर सेटअप ही खराब हो गया, अगर बेस बेस ही जो था वो बन रहा था वही खराब हो गया, बात ही खत्म है। तो लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हाँ अभी भी ये स्टेज 2 में है, अभी भी ये ठीक ठाक मूव दे सकता है, आगे चल के कभी हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो हमने इसको वापस ब्लू में डाल दिया। और जब बिल्कुल स्टॉक आपका खत्म है, आप ये कहते हैं कि ट्रेडेबल भी नहीं है अभी हम्म। इसमें कुछ नहीं रहा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया सेटअप इसका, हम्म। 50 डे के या 200 के भी नीचे जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल के यूनिवर्स में डाल दीजिए, ब्लू से भी हटा दीजिए। हम्म। तो इस तरह से मेनली इन 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 तीन वॉच लिस्ट के बीच में हमको घूमते रहना है। बहुत ज्यादा वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक वॉच लिस्ट और बना लीजिए फोकस, जिसमें हम्म। आप जिन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जो आपकी होल्डिंग्स हैं, जो दो तीन इंडाइसेस हैं उसमें रखिए। हम्म। और एक आध आप अलग से बनाना चाहें कि ईपी की या आईपीओ की बना लीजिए, बस बहुत है। जस्ट बिकॉज कि ये आपको अनलिमिटेड वॉच लिस्ट दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 200 वॉच लिस्ट इसमें डाल करके और यू क्रिएट अ मैस ऑफ इट, है ना। हम्म। तो तो ठीक है। तो नेक्स्ट अब जब हम बात करेंगे ये है रिगार्डिंग द सेटअप। ओके। तो एक अब ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर बहुत ब्रॉडली देखा जाए तो आपको केवल तीन किस्म के ही सेटअप्स मिलते हैं। ये है, पहला सेटअप है फ्लैग, हम्म। जहाँ पर एक बहुत छोटी सी पुल बैक स्टॉक देता है और ऊपर चलता है। उसके बाद में दूसरा जो मेन सेटअप मिलता है वो है बेस, जहाँ एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन होती है। और फिर एक बहुत बड़ा बेस मिलता है आपको। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये है फ्लैग। ठीक है। ये है बेस, और ये है एक बिग बिग बेस, अप। हम्म। या इवन यू कैन कॉल इट अ स्टेज। हम्म। ठीक है। तो फ्लैग में हमें एक इस तरह का ये ऐसा आपको मिलेगा। हम्म। और यहाँ पर जो पुल बैक होता है, इसका स्लोप, इसका ड्यूरेशन और इसकी डेप्थ ये बहुत कम होती है। ये एक अर्जेंसी का सेटअप है। हम्म। ये बहुत, यहाँ डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा वेट नहीं करता है गहरे पुल बैक्स का या बहुत देर तक कंसोलिडेट करने का, वो मूव अप करता है इमीजिएटली। जो बेस है, बेस में टाइम ज्यादा लगता है। और अगर एक बहुत बड़ा बेस बन रहा है तो ये एक बहुत, इसको आप एक स्टेज भी कह सकते हैं रादर देन कॉलिंग इट अ बेस। ये ये केवल नामों के फर्क हैं, हम्म। दीज आर जस्ट नॉमेनक्लेचर्स। लेकिन असल में हो क्या रहा है, पर्पस क्या है इस बेस फॉर्मेशन का या फ्लैग फॉर्मेशन का? इस इनका पर्पस है सप्लाई एब्जॉर्प्शन। हम्म। तो फ्लैग में तो आपको मिलती है सप्लाई एब्जॉर्प्शन मिनिमल। हम्म। ठीक है। बेस में मिलती है आपको सिग्निफिकेंट सप्लाई एब्जॉर्प्शन। हम्म। और एक बहुत बड़े बेस या एक स्टेज में आपको मिलती है चलो, मैक्सिमम। मैक्सिमल, मैक्सिमम जितनी हो सकती है। कैन, पहले मैं यहाँ एब्सोल्यूट लिखना चाहता था। तो ये ये इनका ये पर्पस है कि ये आपको बताते हैं कि कितना सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी। ये एक रेस्टिंग फेज है स्टॉक की अप साइकिल में, हम्म। और कौन सा रेस्टिंग फेज कितना सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें जितनी ज्यादा सप्लाई एब्जॉर्ब होगी उतना फ्यूचर की अप मूव और इजी होती जाएगी उसके लिए, हम्म। उतना क्वांटम ऑफ मूव शायद हम एक अपने मन में एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कि ये, जैसे जैसे हम एक फ्लैगिश सेटअप से एक बिग बेस या स्टेज के सेटअप की ओर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इट विल चेंज फ्रॉम बीइंग अ स्विंग पर्सपेक्टिव
टू अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो इन चीजों को, इनको नाम में बांध कर देखने की जगह किसी भी रेस्टिंग फेज को इस तरह से देखना चाहिए कि ये अब कितनी सप्लाई ऑब्जर्व कर पा रहा है, हम्म फ्यूचर की अपमूव कितनी इजी रहेगी, कितनी ज्यादा रहेगी। जैसे कहते हैं बिगर द बेस बिगर द मूव, हम्म है ना? तो क्यों कहते हैं? तो वो यही तो है। अब ये इसमें पहले अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है। एक एग्जाम्पल अभी आपका, जो आपने ट्रेड लिया था बहुत बढ़िया, है ना, जो हम देखते रह गए कि यार एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए, और उसमें ये निकल ही गया। यहाँ पर कहीं ये इट वाज, मतलब दिख रहा था बहुत बड़ा अच्छा सा। ये जो इसने जो मूव यहाँ से दी थी, हम्म ये दिस इज 50% इन 15 डेज, क्वाइट अ वेरी नाइस मूव। हम्म हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर इस मूव में मौजूद थे। उसके बाद ये, अगर इसकी रेंज वैसे देखें तो ये वाली कैंडल जो है, इसकी रेंज 10% है, हम्म ये हम्म वाली कैंडल। हम्म हम्म और जब हम इधर मुड़ते चले जाते हैं तो 6%, 4%, और यहाँ पर ये 3% की कैंडल हो गई। और उसके बाद में शायद एक दिन और था, हाँ, यस, एक और दिन था, इसमें इसकी रेंज बहुत कम हो गई थी, कम दिस हो गई इज थी। 1.8%। तो आप देखिए 10% से रेंज कम होकर के 1.8% हो गई, कितना कंट्रैक्शन है रेंज का। हम्म। वॉल्यूम्स भी कितने कम होते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। और अगर इसको रेंज को ऐसे भी नहीं नापें तो भी नजर से दिख रहा है कि दिख देखो रहा है। कितना बड़ा बार था और कितना छोटा बार है, इसको इतना। तो यहाँ से फिर जो मूव स्टार्ट हुई है तो इट इज, दिस इज ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। ये जो इसने मूव दिया है, ये रीसेंट टाइम्स में मैं समझता हूँ कि फ्लैग का एक बहुत बहुत उपयुक्त उदाहरण है ये स्टॉक। हम्म और सबसे मजे की बात तो इस तरह की मूव्स में ये होती है कि ये मूव्स अगर पैराबोलिक हो जाती हैं तो ये जो सर्किट लिमिट्स होती हैं बड़ा हेल्प करती हैं आपको हम्म एग्जिट हम्म करने में। तो हम्म, इनको इनको क्रिटिसाइज करने की जगह हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, इन्हें यूज कर सकते हैं अपने किसी तो पर्पस के लिए। हम्म जिस दिन इसकी रेंज, ये लिमिट 10% चेंज की इन्होंने, उस दिन ये इसने अपनी मूव कंप्लीट कर ली। तो खैर मार्केट भी इतना सपोर्टिव नहीं था, पर फिर भी ये चीजें तो सोची जाती हैं। और एक और अच्छा एग्जांपल यूको बैंक फ्लैग का जो दिमाग में आता है, पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छी मूव्स दी, और इसने 2022, ये वाला, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये एक फ्लैगिश सेटअप यहाँ बन रहा है। हम्म ये पहले एक 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 अच्छी मूव देता है, उसके बाद में ये सेटअप, यहाँ इसकी लिमिट 10% की ये लोग सेट कर देते हैं। और इंसिडेंटली जिस दिन ये ब्रेकआउट करता है उसी दिन लिमिट्स रिवाइज होकर 20% हो जाती हैं। और फिर इसको एक और मौका मिलता है एक और मूव देने का, जब तक कि वो वापस 10% पर नहीं रोक देते हैं उसको। हम्म, तो हमेशा नहीं, मतलब ये कोई एब्सोल्यूट्स नहीं है कि हमेशा ये इस तरह से ही होगा, बट ये कुछ एग्जांपल ना, रिसेंटली जो एक ये अ, अभी करंटली जो जो है इसमें ये नजर में है, ये वाला डी लिंक। ये बड़ी अच्छी मूव है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर के साथ अप मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक फ्लैगिश सेटअप बना रहा है। और अब ये देखते हैं कि लेट अस सी हाउ इट मूव्स। एपटेक भी था एक ऐसा, एपटेक 2023 हाँ हाँ जनवरी में था, एपटेक भी ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ हाँ, श्री दिग्विजय सीमेंट भी बड़ा अच्छा इसका हम्म एग्जांपल है, वो भी 20 का ही है। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए स्कैन करना, फ्लैग के सेटअप के लिए स्कैन करना कितना मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बहुत आसान। इस बहुत आसान कैसे करते हैं? ये एक स्कैन है जिसमें ऊपर ये तीन चार तो लिक्विडिटी के क्राइटेरिया हमारे वही है जो हमने अभी डिस्कस किए इससे पहले। केवल हमने एक क्राइटेरिया ऐड कर दिया इसमें, वीकली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 19। ओके। 19 रख दिया ताकि वो 19.5 वाले और वो भी आ जाए, सब 20 से के आसपास का। तो हम्म इसको जब हम रन करते हैं तो आज तो खैर कोई इसमें नहीं है फिल्टर, क्योंकि मार्केट इतना सपोर्टिव नहीं है। लेकिन हम्म लास्ट वीक का अगर हम देखें तो आप देखो कैसे स्टॉक्स ये शो कर रहा है। जैसे ये फिन केबल्स, हम्म। ठीक है, अपमूव है, और यहाँ पर ये आपका फ्लैग बन रहा टिमकेन है। नोट कीजिए, हिंदुस्तान, अगर टिमकेन अगर आप देख पाए। हाँ टिमकेन हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभी आज जब मैंने स्कैन किया, टिमकेन सही कर रहा है। हाँ यस, हाँ हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी मूव है। और यहाँ पर ये आपका वही, हम्म अ, आपको इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है पर हाँ, यस, एक एक हम्म फ्लैगिश है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है।
थोड़ी हम्म वॉल्यूम्स जरूर इधर ज्यादा हैं इस वाली डाउन मूव में कल, हम्म लेकिन जनरल मार्केट भी थोड़ी सपोर्टिव कम है, तो लेट अस सी। इसमें मैं और दो तीन ये देखिए, कोचिन शिपयार्ड, जो ये सब रीसेंट अपमूव्स वाले स्टॉक्स हैं, हम्म जिनमें आपको ये फ्लैग शो कर रहा है, जीआरएससी, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, आरवीएनएल, ये देखिए, आईआईएफएल सिक्योरिटी भी कर रहा है। हाँ हम्म हाँ, ये भी एक फ्लैग बनर है। ये कितनी लीनियर मूव है, और इतनी हम्म अच्छी स्विफ्ट अप मूव के बाद में फ्लैग बना रहा है, और ये वॉल्यूम्स भी जो है नीचे जा रही हैं। तो एक इतने अच्छे नाम है ये, एक एक, दीज आर ऑल क्वालिटी नेम्स। इसमें कोई भी एक नाम, एक आध छोड़ करके कोई भी नाम ऐसा नहीं है। तो कितना इजी है इजी इसके है। लिए स्कैन कर पाना फ्लैग के लिए, तो हम क्यों नहीं करते हैं? मतलब दिस इज सो इजी। आपको एक एक स्कैन में एक पांच आठ नाम मिल गए, आप इन पर नजर रखिए, सब तो नहीं चलेंगे, एक हम्म भी चल गया तो इट विल गिव यू अ डिसेंट प्रॉफिट। तो खैर, फ्लैग के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन पर हम आ जाते हैं। तो बेस फॉर्मेशन अभी मैं थोड़ा सा, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। हम्म जब 3 वीक्स तक टाइट रहता है तो आप कहते हो 3 वीक टाइट हो गया। जब 4 वीक, 5 वीक, 6, 7 आ जाता है तो प्रॉपर बेसिस इमर्ज होते हैं, हम्म अप एंड हैंडल एंड ऑल दैट। तो खैर, इससे पहले मैं यहाँ पर जाकर के जो बिग बेस है, हम्म इसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये स्टेज इसको माने या बेस माने। तो वही, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं इजीली, कि जैसे मान लीजिए ये स्टेज 2 के बाद में यहाँ पर ये एक एक स्टेज 3 आई, हम्म उसके बाद में यहाँ पर ये डाउन में गया तो एक स्टेज 4 आई, उसके बाद में ये बॉटम आउट होता है, स्टेज 1 बन गई, और फिर यहाँ पर वापस ये अब निकलता है तो एक स्टेज 2 बन गई। तो यू कैन कॉल इट अ स्टेज, यू कैन कॉल इट अ बिग बेस। यहाँ पर आप ये देखिए, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो एक व्यक्ति यहाँ से लोअर लेवल से इस स्टॉक में बैठा हुआ है, उसने ये फ्लैग देखा, हम्म कोई दिक्कत नहीं है, उस वो इस बेस फॉर्मेशन में बैठा, उसने एक क्लाइमेक्टिक राइज देखा। जब वो यहाँ देखता है कि ये अब ये लोअर लोज बना रहा है, ये सस्टेन हम्म नहीं कर रहा है, तो हम्म यहाँ से वो इतना, उसकी सप्लाई कितनी ज्यादा होगी, वो हम्म यहाँ से सेल करना शुरू करता है, और जो नए, जो अनइन्फॉर्म्ड जो पीपल जो यहाँ एंटर करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अल्टीमेटली इतनी ज्यादा सप्लाई होती है कि वो लोग नहीं संभाल पाते हैं, और ये इट कोलेप्सेस डाउन टिल द टाइम दैट सारी सारी सेलिंग खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये बेसिकली आपको जितना फ्लैग से शिफ्ट करोगे बेस में, स्टेज में, उतना स्विंग से पोजिशनल में शिफ्ट करोगे। हमें केवल ये देखना है कि आप किस तरह के सेटअप में हम हाथ डाल रहे हैं, हम्म हम क्या कर रहे हैं। मैं एक फ्लैग में अगर एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई मैं तो अब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ एंटर कर रहा हूँ, तो ना, यू कैन डू इट, श्योरली यू कैन डू इट, बट दिस इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि ये एक अर्जेंसी का सेटअप है। ये मूव के बाद में डिफ्यूज हो जाएगा, या तो आप बेस फॉर्मेशन में बैठे रहिए, हम्म या फिर आप यहाँ से निकल जाइए और फ्रेश अप मूव पकड़िए। तो द हायर यू गो, जितना आप अब इस बेस में आपके पास बहुत फ्रीडम है, आप स्विंग और पोजिशनल दोनों तरह के ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ अगर एक फ्रेश, इतने बड़े बेस के बाद में, या एक फ्रेश स्टेज 2 में अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि बस ये मुझे यहाँ से यहाँ तक की मूव मिल गई, अब मैं यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, मेरा हो गया, तो आप कितनी बड़ी पोटेंशियल अप मूव को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों हम्म उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आप सप्लाई अब्जॉर्प्शन को नजर में नहीं रख रहे हैं। ठीक है। हम्म और इसमें अगर हम इसको इस तरह से देखें, जो अब प्रॉपर बेस से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर स्टेज यही आपकी 1 के बाद में 2 आती है। हम्म तो जो फर्स्ट पुल बैक होता है आफ्टर स्टेज 2, हम्म ये दिस इज द बेस्ट बेस्ट प्लेस टू एंटर अ स्टॉक। अगर आप यहाँ एंटर करते हैं तो नेचुरली आपको क्वांटम ऑफ मूव ज्यादा मिलती है, हम्म लेकिन जस्ट यहाँ एंटर करने में ये रिस्क रहता है कि ये सर्टेनिटी नहीं, सर्टेनिटी तो चलो कहीं भी नहीं होती, लेकिन ये अश्योरेंस नहीं हमें रहती कि ये यहाँ से कितना वक्त ले लेगा एक तो ट्रेंड, एक ट्रेंडिंग मूव में आने के लिए। हम्म ठीक है, तो बहुत समय भी ले लेता है कभी कभी, और कभी कभी ये वापस यहाँ से जाकर वापस स्टेज 1 में भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो एंट्री होती है, उससे बेटर एंट्री होती है कि आप एक अच्छी मूव आ जाने दीजिए,
हम्म फर्स्ट पुल बैक में आप अगर अंदर ले रहे हैं एंट्री, तो दिस इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ द क्वांटम ऑफ द मूव एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मूव। दोनों चीजें अगर आपको मिलती हैं। और बेस काउंटिंग पहले भी शायद जिक्र मैंने यहाँ किया होगा कि जो डेड बेसिस हैं, जहाँ कोई हम्म सप्लाई एब्जॉर्प्शन होती हुई हमें नहीं दिख रही है, हम्म उसको हम जीरो बेस काउंट कर देंगे। हम काउंट उन्हीं बेसिस को करेंगे जहां पर हमें लग रहा है कि ये इतनी सप्लाई आई और यहाँ हम्म एब्जॉर्ब हुई, इतनी सप्लाई आई यहाँ एब्जॉर्ब हुई, उन्हीं बेसिस को काउंट करेंगे। तो ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि थर्ड या फोर्थ बेस तक लेना चाहिए, उसके आगे नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंडियन मार्केट्स में कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं, जैसे ये HPL पावर। तो अगर इसको मार्केट स्मिथ के तरह से काउंट किया जाए, तो यहाँ भी एक बेस काउंट करते हैं। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस बन गए हैं इसके। और ये अभी तक अगर बुकिश उस टर्म्स में देखा जाए, तो स्टेज 2 में ही है यहाँ से यहाँ तक भी। हम्म हम्म कभी भी ये 10 डे मूविंग एवरेज, सॉरी 10 वीक मूविंग एवरेज इसके नीचे नहीं ज्यादा गया है। हम्म, हम्म, लेकिन इतना बड़ा पीरियड, ये इतना बड़ा पीरियड आ रहा है कंटिन्यू जहाँ कर अच्छी रहे हैं। खासी सप्लाई अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो यू कैन रीसेट इट। या तो आप इसे काउंट ही मत कीजिए, या फिर आप कहिए अब यहाँ से फ्रेश मूव मेरी शुरू हुई। हम्म एक स्टेज 2 के बाद में ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को आप कह दीजिए कि ये यहाँ रीसेट कर दे रहा हूँ मैं, ये सब खत्म हुआ, अब यहाँ से फ्रेश मूव काउंट करूंगा 1 और 2 बेस। हम्म लेकिन बुक बुक के हिसाब से अगर काउंट करेंगे, ओनील के हिसाब से काउंट करेंगे, तो ये 8 या 9 बेस हैं HPL पावर में। तो ऐसे भी स्टॉक्स मिलते हैं। फिर अब हम यहाँ से नेक्स्ट, अब हम आते हैं बेसिस पे। तो बेसिस 3 4 तरह के बेसिस हैं जो यूज करते हैं। कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फ्लैट बेस या डबल बॉटम बेस। डबल बॉटम बेस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म अब इसमें मैं मोस्टली 4 तरह की एंट्रीज देखता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरह से देखता था, उसमें 6 8 तरह की एंट्रीज थी। पर वो उससे कोई फायदा नहीं है, सिंपल सिंपल होना चाहिए चीज। तो पहली तो होती है DTL, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। हम्म ये एक अर्लीस्ट एंट्री है जो एक बेस में आपको मिल सकती है। पोटेंशियली ये सिग्निफाई करती है कि राइट साइड ऑफ द बेस होना बनना शुरू हो चुका है, हम्म और आप राइट साइड ऑफ द बेस में अर्लीस्ट एंटर कर रहे हो। हम्म एंटिसिपेटरी है काफी हद तक ये एंट्री, और क्यों जो जितना एंटिसिपेटरी होगा उसमें आप उतना ही ज्यादा जल्दी एंटर कर रहे हैं, और उतना ही कम कंफर्मेशन ले रहे हैं। हम्म तो उसके आगे दूसरा, इसके आगे जो हमें देखना है, तो ये देखना है कि हम बेस के अंदर एंटर कर रहे हैं या बेस के बाहर एंटर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि आई इनसाइड द बेस हम्म या आउटसाइड द बेस, हम्म ITB OTB। इतना मोटा मोटा आपको आइडिया रहना चाहिए। तो ये जैसे ये यहाँ पर एक इनसाइड द बेस पुल बैक मिला, सेकंड टाइप की एंट्री। थर्ड जो है, ये है इस पिवट का ब्रेकआउट, जिसको ओनिल पिवट, ONP, ये टर्मिनोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ट्विटर पर मेरे दोस्त हैं प्रकाश, हम्म वो यूज करते हैं। तो इसका क्रेडिट उनको है, बट ये तब बड़ी अच्छी, ये ओ नील पिवट, ONP। तो हम्म ओ नील पिवट का ब्रेकआउट, ये एक ट्रेडिशनल एंट्री पॉइंट रहा है अभी पिछले कुछ साल से, जब से और इवॉल्व हुई है शायद टेक्निकल एनालिसिस, तब हम यहाँ और यहाँ और यहाँ एंटर करने लगे हैं। हम्म अदरवाइज ट्रेडिशनली बुक कहती है कि आपको ब्रेकआउट पर एंटर करना है, correct, तो ये वो ट्रेडिशनल एंट्री है। हम्म अब आप यहाँ से एंटर करे बैठे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बहुत फेल होने की संभावना बहुत रहती है। यहाँ वाली सप्लाई एक जेन्युइन सप्लाई है, जो लोग यहाँ स्टक हैं वो यहाँ पर ब्रेक इवन पर बेच सकते हैं। तो ओ नील पिवट ब्रेकआउट में अवॉइड करता हूँ। मैं रादर इसमें पसंद करता हूँ ओ नील पिवट पिवट पुल बैक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस विल कम टू रिविजिट दिस लेवल, यहीं हम्म पर ये रिविजिट करेगा। और वहां से अगर चलता है, तो आपको वो एक बेटर एंट्री मानेंगे हम, रादर हम्म देन द पिवट ब्रेकआउट। और इस बेस के बाहर एक बार आप चले गए, तो जितने भी ऐसे पुल बैक्स आपको मिल रहे हैं, ये हम्म सब आउटसाइड द बेस पुल बैक्स हैं, ठीक है। अगर इनसाइड द बेस पुल बैक, अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो कुछ जो जो शेकआउट आएगा, जो रीटेस्ट आएगा, हम्म उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। स्टॉक हम्म अगर अंदर भी आकर रिविजिट करता है, बेस के अंदर भी आकर कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका सेफ्टी, आपने इतना कंफर्मेशन लिया, आपने कहा कि जब बिल्कुल ब्रेकआउट हो जाएगा मैं तभी एंटर करूंगा, ऐसे नहीं पहले करूंगा। तो रिस्क तो आप यहाँ भी ले रहे हो, हम्म रिस्क यहाँ भी ले रहे हो। यहाँ एंटिसिपेशन का रिस्क ले रहे हैं आप, वहां पर आप लैग होने का रिस्क ले रहे हैं, वहां पर आप शेकआउट होने का रिस्क ले रहे हैं। तो ये अब अपने ऊपर है कि आप कौन सा रिस्क प्रेफर करते हैं। तो क्लोजर टू द बेस एंट्रीज होनी चाहिए।
ये वो गलती है जो मैंने एग्जीकॉम में करी थी। दिस दिस इज यहाँ के लिए अच्छा एग्जांपल। तो ये, अच्छा, ये तो काफी एनोटेटेड है। यहाँ से देखिए, फर्स्ट एंट्री ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। हम्म ठीक है, इसको भी अगर हम हटाते हैं, इसकी भी जरूरत इतनी नहीं है। तो यहाँ से ये परफेक्ट एंट्री है, इससे अच्छी एंट्री स्टॉक में हो नहीं सकती। यहाँ एंटर किया था हम्म इस हाई के ऊपर, और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा था। तो एंटर करता है और अच्छी अपमूव देता है। अच्छी अपमूव देने के बाद में यहाँ से ये जो, ये है, ये पिवट हम्म ब्रेकआउट है ना। इस ये जो हाई था लिस्टिंग आईपीओ निकलता डे है। का जो हाई है, ये पिवट ब्रेकआउट है। ये पिवट ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा वॉल्यूम्स के साथ करता है। और अब जिस व्यक्ति ने इसको पिवट ब्रेकआउट पे लिया होगा, उसने अपना स्टॉप लॉस इसके लो पे रखा है हम्म मोस्टली। हम्म तो 2 दिन बाद ये वापस नीचे आता है और इस स्टॉप लॉस को ले जाता है। तो जो लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं, उसको इसने शेकआउट कर दिया, लेकिन हम सेफ थे क्योंकि मैंने बहुत यहाँ एंटर किया हुआ था। 2-3 दिन ये यहाँ जब टाइम स्पेंड करता है, तो हमें एश्योरेंस मिलने लगती है कि अब ये ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है और हम इसमें एक और एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ एक इसी दिन डे पर ये यहाँ पर एंट्री ली थी। तो हम्म आप इसको एक इवन ओनियल पिवट रीटेस्ट एंट्री कह सकते हैं। पर क्योंकि ये एंट्री इतनी ऊपर थी और ये इतनी नीचे थी, तो एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गई। तो हम्म एवरेज बाय प्राइस भी बढ़ गया, और फिर मुझे इस लेवल पर इसे ट्रेल करना पड़ा। तो ओके इसने मुझे 4-5 दिन बाद माइनर प्रॉफिट्स के साथ बाहर निकाल दिया। तो ये, मुझे ये एंट्री अब मुझे लगता है कि एक साथ इतना ऊपर गया, तो ये या तो यहाँ कंसोलिडेट करता हम्म और तब ब्रेकआउट देता, तो प्रोबेबली ये ब्रेकआउट ज्यादा बेटर होल्ड करता। तो ओके ये एंट्री में मुझे अब रेट्रोस्पेक्ट में लगता है कि ये गलत थी। ये एंट्री सही थी, और यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए था मुझे। ओके तो बाकी जो इसमें है, जो बेस के ये अलग अलग तरह के हैं, इसमें से एक दो एग्जांपल जो मुझे याद आते हैं, तो जैसे जी जी। दिलीप, एग्जीकॉम में एक क्वेश्चन पूछना था आपको आपसे। जी जी जी। हाँ, तो आपने जो बताया सेकंड एंट्री ना, ओनिल पेवट पुल बैक एंट्री जो आपने बताया, अब पिरामिड जहाँ पे आपने ऐड किया सेकंड आपकी जो एंट्री है, ये वाला, हाँ जी। अब इसमें आपने क्या किया कि आपकी जो पूरे ट्रेड की जो एसएल है उसको ऊपर कर लिया, या यू यस यस अच्छा, यस यस यस। ठीक, अच्छा, आप जितना भी एंटर करते जाएंगे, हम इसको एक ही ट्रेड मान रहे हैं, अंटर और अनलेस आप बहुत ज्यादा दूर ना एंटर कर रहे हो। तो अच्छा, एवरेज बाय प्राइस भी बढ़ा दिया और एवरेज एसएल भी ऊपर लेते चले ओके, गए। अच्छा, ओके, तो आप तभी आपने साइज एग्जिट कर पाइल ऑन लिया। कर सकते हो ना, आप हम्म सेम एसएल के साथ साइज पाइल ऑन कर सकते हो। 12.5% मैंने यहाँ लिया, हम्म 12.5% मैंने यहाँ लिया, तब भी मेरा रिस्क उतना ही रहा। क्यों रहा? हम्म, क्योंकि मैंने एसएल ऊपर कर दिया ऐसे ना। ऊपर कर लिया, हाँ, ओके, अब मैं इसका एसएल अलग रखूं और इसका एसएल अलग रखूं, वो मैं नहीं कर पाता। ओके, पहले मैं करता था, पर ये ज्यादा बेटर मुझे तरीका लगता है ओके, कि आप एसएल ऊपर लेते चले जाइए। ओके, ओके, अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हम्म इसके, हम्म हम्म है ना। ये ये जो स्टॉक मैं आपको शो कर रहा था, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इसमें मिलता है हमको एक बड़ा परफेक्ट सा कप यहाँ पर। हम्म ये गैप डाउन के साथ बेस फॉर्मेशन शुरू होता है, हम्म और वॉल्यूम्स देखिए, इस थ्रू आउट दिस कप फॉर्मेशन के वॉल्यूम्स कितने डाउन, कितने कम है। हम्म, और फिर राइट साइड ऑफ बेस में हमको धीरे धीरे एक ये पॉकेट पिवट पॉकेट वॉल्यूम्स पॉकेट मिलने शुरू पॉकेट होते हैं। हम्म और इनसाइड द बेस यहाँ पर एक बुल स्नॉट वॉल्यूम मिलता है। हम्म ठीक है, तो इसको फिर हमने थोड़ा सा ब्रेकआउट हो लेने दिया, और उसके बाद में एक यहाँ कहीं, यहाँ एंट्री, यहाँ 2 एंट्रीज ली थी बैक टू बैक, यहाँ पर और यहाँ पर। और उसके बाद में ये, इसने बहुत अच्छा एक अप मूव दिया था, और फाइनली 20 से ट्रेल करते हुए इसको एग्जिट कर दिया था। तो ये इसका ये एक परफेक्ट मुझे लगता है कपर हैंडल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिसेंट टाइम्स में। इसका जो वॉल्यूम सिग्नेचर है वो बहुत परफेक्ट है, एकदम बुक पिक्चर जैसा है। हम्म और इसमें एक ऐसे ही अगर देखें, ये ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, तो ये भी, ये देखिए यहाँ पर, ये ये एक कप फॉर्मेशन है। ये यहाँ हम्म, देखिए वॉल्यूम्स नीचे बहुत कम है ना। नीचे वॉल्यूम्स कितने कम है, right, लोएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर आ जाता है, और फिर हम्म फाइनली इधर से फिर उसी तरह से ये मूव अप करता है। हम्म इसको यहाँ पर कुछ न्यूज़ थी इस दिन, कुछ हुआ था कुछ स्कैम टाइप का, तो ये 20% डाउन चला गया था इस दिन, और बहुत लोगों के ऐसे लेट हुए थे। पर इसमें इतनी फ्यूल था इसमें कि ये विद इन नो टाइम ये मूव अप करता चला गया। ये स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है।
तो और कभी कभी इतने अच्छे वेल फॉर्म कप मोस्टली हमें मिलते नहीं है। हमें जैसे ये डेटा पैटर्न में अभी रिसेंटली ये जो बनता है ये स्ट्रक्चर, ये हम्म ये देखिए हम्म ये, ठीक है। हम्म तो ये एक कह सकते हैं कि एक कप है, शार्प इसकी बॉटम है, हम्म बहुत इसका राउंडेड नहीं है बॉटम, वॉल्यूम पैटर्न तो ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ये इसका एक ये हैंडल फ्लैग भी दे रहा टाइप है। पाइप बनता बनता है ना। हाँ फ्लैग बना, तो कप का हैंडल फ्लैग वो एक ही फ्लैग बात हो ही गई। है। वो अल्टीमेटली हाँ वो सिर्फ नाम है ना। यहाँ फ्लैग बन रहा है, पर ये अगर मैं इस स्ट्रक्चर से देखूं ये पूरा, तो ये हम्म मुझे एक कप एंड हैंडल की तरह देख सकता हूँ। और सर्किट लिमिट्स भी बहुत टाइमली रिवाइज होती हैं, हालांकि अभी कोई बहुत अच्छी अपमूव ये नहीं देखा है। इसके बाद एक एक रीसेंट एग्जांपल है डिक्सन का, जिसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यहाँ मिलता है हमें। हम्म ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल है। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये इतना बुकिश नहीं आपको लगेगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको रखनी पड़ेगी। जैसे एक मुझे शोल्डर यहाँ मिल रहा है, हम्म ये मुझे हेड मिल रहा है जिसमें एक लोअर लो बन रहा है, और एक शोल्डर मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। डिसेंडेंट ट्रेंड लाइन का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक हम्म है। यहाँ पर एक अच्छी एंट्री देता है और एक अच्छी स्विफ्ट अप मूव देता है। बहुत ही ऑर्डरली 50 से ट्रेल करने वाला स्टॉक है, ये बड़ा स्टॉक है, इसको 20 से नहीं ट्रेल करना चाहिए, 50 से करना चाहिए। हम्म तो इवन IFCI जो स्टॉक था इसमें भी इन्वर्टेड इसी तरह का पैटर्न कहीं यहाँ यहाँ पर ये, हम्म ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक हेड हो गया, और ये एक शोल्डर हो। शोल्डर हो गया, और ये एक सेकंड शोल्डर हो गया। हम्म इसमें यहीं अंदर ही एंट्री ले ली थी, शोल्डर के अंदर ही, और फिर एक एंट्री बाहर ली थी, तो ये एक इनसाइड द बेस एंट्री हो गई आपकी। ये एक आउटसाइड द बेस या अदर एक पिवट पुल बैक एंट्री हो गई। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी अप मूव दिया इसने, बहुत थोड़ा समय लिया, और फिर वही पैराबोलिक उसमें चला गया, और यहाँ पर स्ट्रेंथ में इसको सेल कर दिया। तो ये, और ये फेल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये फेल भी होते हैं सेटोस बहुत इजीली। जैसे इनकी बीम में था, हम्म, यहाँ था। अब इसे आप देख के कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ये कौन से एंगल से तुम्हें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स लग रहा है, तो प्योर इमेजिनेशन कर रहे हो। तो ये जिस दिन मैंने देखा था उस दिन मुझे ऐसा दिख रहा था, ये अगर एक दिन और आगे बढ़ा देता हूँ ये। तो अब मेरी उस दिन की ट्रेंड लाइन ये थी, अ, हम्म ये थी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मुझे लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है ये एक छोटा सा शोल्डर, ये एक हेड, ये एक छोटा सा शोल्डर, हम्म ठीक है। उस दिन लग रहा था, बट नहीं, उसके बाद फिर इसने एक कोई इस पैटर्न को नहीं माना। तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, दीज थिंग्स विल फेल, दीज थिंग्स विल सक्सीड। दूसरा एक और बेस का टाइप जो देखते हैं वो होता है एक बहुत बड़ा सा एक हम्म सिमेट्रिकल ट्रायंगल या एक VCP। ये उषा मार्टिन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो ये देखिए, एक एक दो तीन चार कॉन्ट्रैक्शन छोटा छोटा, और फिर यहाँ से एक बहुत अच्छी अप मूव मिलती है। और एक और जो इसमें फ्लैट बेस मिलता है, कभी कभी फ्लैट बेस आपको बेस के अंदर मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिल रहा है। हम्म अब ये आप कह सकते हैं कि भी ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, या है ना, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ये भी तो राइट मिल रहा है, साइड पे फ्लैट बेस है। ये भी तो मिल रहा है आपको, हम्म ये यहाँ से, और ये, हम्म दिस इज अ फ्लैट बेस। मतलब हम्म बेस ऑन बेस सुना था, अब ये बेस इन बेस और आ गया, ये हम्म बेस के अंदर बेस फॉर्म है, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है। तो वो इस लेवल पर एक फ्लैट बेस बना रहा है, और यहाँ से एक अच्छी मूव दे रहा है। मैंने ये बहुत देखा है, मैं बार बार फिर यही देख रहा हूँ कि जहां पर ये मूवमेंट और ये सर्किट लिमिट्स बहुत कोरिलेटेड है आपस में, हम्म कई जगह ये हमें देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद अब ये तो हो गए जो बेस के टाइप्स हैं। इसके बाद एंट्री, फिर एक आध और एग्जांपल एंट्री का दे सकते हैं। जैसे अभी जैसे उषा मार्टिन का देखा, ऐसी सोलर इंडस्ट्रीज का देखिए। हम्म हम्म, नहीं ये नहीं है, ये वाला है। हम्म लगभग लगभग वैसे ही एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये, हम्म ठीक है। जो जो आपका पिवट है जीपी वो का ये एक है, है। वो ये है, वो ये है ना। लेकिन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की हेल्प से आप पहले एंटर कर गए मेन उससे। अगर आप यहाँ भी एंटर करते तो एक दो दिन ये अंदर आया था वापस, हम्म इस वाले दिन ये जो दिन है देखिए, ठीक है ना, हम्म ये आपको यहाँ से निकाल दे, लेकिन हमने यहाँ एंटर किया, मैंने नहीं किया था, ये हम्म मिस किया था मैंने। तो लेकिन अगर मैंने किया होता तो यहाँ करता, और मैं सेव हो जाता, और इसमें आज भी स्टॉक में रहता शायद। और इस तरह से
एक ये उज्जीवन में था। थोड़ी पहले होगी। यहाँ पर है। ये देखिए, ये है फर्स्ट पुल बैक जो हम बात कर रहे थे। ये स्टॉक नीचे जा रहा है। ये हम्म। स्टेज 4 में है, फिर यहाँ पर ये बॉटम आउट करता है, स्टेज 1 में आता है, हम्म। स्टेज 2 में यहाँ मूव करता है, और यहाँ पर आपको ये पहली पुल बैक बाय अपॉर्चुनिटी हम्म। देता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट पुल बैक इन स्टेज 2 है। बहुत लंबी स्टेज नहीं चली इसकी, पर यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी मूव आपने ली, यहाँ पे यहाँ पे एग्जिट कर जाते। इसी तरह से एक पुराना स्टॉक है जो ये बड़ा अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया था, गोल्डियम। हम्म। ये पोस्ट कोविड बहुत अच्छा यहाँ से इसने मूव दी थी, और हम्म। हमने यहाँ कहीं एंटर किया था। ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ठीक है। और यहाँ से फिर ये देखिए, ये दिस वाज ऑलमोस्ट अ 200% मूव, और यहाँ कुछ नहीं करना था आपको। उस टाइम मैं सुपर ट्रेंड से ट्रेल किया करता था। तो सुपर ट्रेंड भी एक अच्छा इसके लिए रहता है, लेकिन अब वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मूविंग एवरेज सफिशिएंट है, इवन इनफैक्ट दे आर बेटर। क्योंकि ये अगर स्टॉक कहीं नहीं जाएगा तो एवरेज को ब्रेक कर देगा। सुपर ट्रेंड अगर ये कहीं नहीं जाएगा तो सुपर ट्रेंड वहीं खड़ा रहेगा, हम्म। उसी लेवल पर रहेगा मोस्टली। लेकिन एवरेज ऊपर नीचे जाता है, तो एक बेटर ये ट्रेल करने का तरीका है सुपर ट्रेंड के कंपैरिजन में। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये कैंपस शूज का है। ये यहाँ पर आईपीओ के जस्ट बाद हम्म। ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये अगर हम इस तरह से देखें तो ये इसका पिवट हाई है, और ये इसका पिवट ब्रेकआउट है। ठीक है। हम्म। लेकिन इनसे पहले वाला। ये ठीक है ना। तो इनसाइड द बेस आप एक पुल बैक देख रहे हैं, एक छोटी नैरो रेंज देख रहे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है। ये ट्रेड उस समय अगर आप देखें तो ट्विटर पर बहुत पॉपुलर था। लगभग लगभग सबकी नजर में था कैंपस इस हम्म। दिन यहाँ पर। और एक क्राउडेड जिसे कहते हैं ट्रेड था, जो कि मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्राउडेड इज इवन बेटर। तो इसलिए उस समय मुझे, मैं डाउट में था, मैंने यहाँ नहीं लिया इसी चक्कर में कि यार ये तो क्राउडेड है, क्या ही चलेगा। बहुत अच्छा चला, लेकिन थोड़ा एक पुल बैक दिया, हमें अपॉर्चुनिटी दी हम जैसे लोगों को, और हमने यहाँ एंटर किया इसको। तो हमने कहाँ एंटर किया? हमने ओनिल पिवट ब्रेकआउट पर एंटर नहीं किया। हम ओनिल पिवट रीटेस्ट पर एंटर कर, यहाँ पर रीटेस्ट पर। उसके आगे चल के ये आउटसाइड द बेस भी आपको एंट्री देता है। ये ओटीबी पुल बैक आपको यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी देता है लेने की, और इस दिन या यहाँ कहीं यहाँ पे से एग्जिट कर देते हो। तो एक ही स्टॉक में आप देखिए, आपको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की एंट्री दिख रही है, पिवट ब्रेकआउट, पिवट रीटेस्ट, एंड आउटसाइड द पिवट। सॉरी, दिस इज नॉट डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो फिर यहाँ आएगा, और अर्ली मिल जाएगा आपको ये भी आप ले सकते हैं, लेते हैं लोग इस तरह के ट्रेड्स। ये यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर बहुत गया है। जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, थर्ड के फिर यहाँ पर रिटेस्ट एंट्री, और ये फोर्थ एंट्री। तो ये यही 4 एंट्रीज हैं जो मैं इसमें देखना पसंद करता हूँ। और ओटीबी पुल बैक के तो बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये वाला जो एंट्री थी केएसबी, ये बहुत स्पेशल एंट्री है, क्योंकि ये ऊपर, अगर हम अब रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला जो कंसेप्ट देख रहे हैं, ऊपर देखिए हम्म। मार्केट क्या कर रहा है। ये इतना नीचे जा चुका है। ये रेड हम्म। वाली लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है मार्केट का। ब्लू ब्लू वाली लाइन 20 है। ठीक हम्म। है। तो 50 इज अबव 20, डाउन ट्रेंड में है ना, 20 नीचे है। हम्म। लेकिन स्टॉक का क्या है? 20 इज अबव 50। हम्म। हर बार जब मार्केट एक लोअर लो बनाता है तो स्टॉक पुल बैक करता है। हर बार जब मार्केट पुल बैक करने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो स्टॉक एक न्यू हाई बनाता है। हम्म। यही रिलेटिव स्ट्रेंथ है। लेकिन वो कोई अच्छी मूव नहीं दे पाता, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अल्टीमेटली मार्केट यहाँ से जब इम्प्रूव होती है थोड़ा सा, अब इसको यहाँ मौका मिल जाता है एक अच्छी मूव देने का। हम्म। तो अगर आपकी नज़र में ये स्टॉक है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि ये एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो अपॉर्चुनिटी जब आएगी, जो यहाँ पर आई, वोलेटिलिटी बहुत कम हो गई थी, लोएस्ट वॉल्यूमिना क्वार्टर नीचे मुझे नजर आ रही है, नैरो रेंज बाहर है, तो एक अच्छी मूव आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है। तो मैं हम्म। समझता हूँ कि इतना एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग सेटअप्स, ये बेसिस और एंट्रीज एक्सप्लेनेटरी है। मैं हम्म। अपनी बात समझा पा रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ये है ना।
हाँ। तो ये इजी है, मतलब दिस इज, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। ये सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको सबकी नजर में है। एवरी ट्रेड इज क्राउडेड। आपकी नॉलेज में जो है आप उसे क्राउडेड बोल देते हो, बट एवरी ट्रेड इज क्राउडेड, तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेन चीज क्या है, वो है ये ट्रेड मैनेजमेंट। आप कैसे मैनेज करते हो उस ट्रेड को, तभी तो एक ही सेटअप के अलग अलग रिटर्न सबको कैसे मिल हम्म। रहे हैं। तो क्या तरीके हैं ट्रेड मैनेजमेंट के? केवल 4 तरीके हैं। ये जो ब्लू, सॉरी सॉरी, ये जो ग्रीन सर्कल है, इसका मतलब है कि हमने अपनी सारी पोजीशन हमने एक ही बार में ले ली। हम्म। जितनी हमें पोजीशन लेनी थी, 10%, 20%, 30% हमने ले ली। और फिर ये रेड जो सर्कल्स हैं, ये सेलिंग इंडिकेट कर रहे हैं। आठ तो सौ हमने थोड़ा सा बेचा, जैसे हम्म। 1/3 एट 3 आवर बेच दिया, फिर 1/3 एट 6 आवर बेच दिया, एंड हम्म। देन अनदर 1/3 एट 9 आवर, और ट्रेल किया जो भी। तो स्केल आउट किया, ऑल इन, स्केल आउट। हम्म। ठीक है। दूसरी इसमें आती है ऑल इन, पूरा एक साथ गए, पूरा एक हम्म। साथ, ऑल इन ऑल आउट। ये सबसे लीस्ट कॉम्प्लिकेटिंग है, हम्म। सबसे कम सिर दर्द होता है इसे मैनेज करने में और इसको डॉक्यूमेंट करने में। और थर्ड ये है स्केल इन ऑल आउट। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ये सेल्फ एविडेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेके पोजीशन बनाई हम्म। और बैठे रहे। और जब हमें लगा कि अब ये स्टॉक वीक हो गया है, तब हमने ऑल आउट उसमें से सारी पोजीशंस अपनी बाहर ले ली। ठीक है। हम्म। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको इसमें ये देता हूँ, यू फ्लेक्स का। यू फ्लेक्स में यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर अच्छा सा लग रहा है, और यहाँ पर एक एक ट्रेंड लाइन भी आराम से बनाई जा सकती है, इस तरह की, है ना। तो हम्म। यहाँ कहीं इसके अंदर बाय किया था एंटिसिपेटरी, और ये बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस था। ये 1-2 दिन में बड़ी अच्छी मूव देता है, और इतना अच्छा मूव देता है कि मुझे तब मैं 3 आवर पर बेच देता था। तो मैंने यहीं पर 3 आवर पे बेच दिया इसको, यहीं पर, इसी दिन, पहले ही ओके। दिन। ये गलत है। मैं मैं ज्यादातर अपनी गलतियां ही बता रहा हूँ अंकुर भाई। जो मैंने गलती की है वो ही बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ बेच दिया 3 आवर पर, देन इट मूव्स अगेन। एक यू फ्लैग जैसा स्टॉक जो चलता नहीं है, उसने 3 दिन लगातार 4-4%, 5-5% की मूव दी, बैक टू बैक ऑन सच ग्रेट वॉल्यूम्स। यहाँ पर हमने फिर इसको बेच दिया 6 आवर पर, सेकंड सेल किया, और फिर यहाँ पर इसको ट्रेल किया। अब हमने जो बचा कुछ हमारे पास रह गया, ये वो है जिसे प्रदीप बोंडे पीलिंग कहते हैं, कि आप एक हम्म। बहुत ओवरसाइज्ड पोजीशन ले लीजिए, बहुत बड़ी पोजीशन, हम्म। एंड यू, अब आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, तो आपको सिक्योरिटी भी रहेगी और आप ट्रेल भी कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रेल किया, और ये जब 20 के नीचे लगभग गया, तो यहाँ कहीं इसको एग्जिट कर दिया था। करना क्या चाहिए था, ये मैंने ये एंट्री, ठीक है, अच्छी एंट्री है। करना ये चाहिए था कि यहाँ पर एक एंट्री और लेनी चाहिए और थी, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ नहीं सेल करना चाहिए था, यहाँ नहीं सेल करना चाहिए था, और जब ये स्टॉक वीक हो गया तब सेल करना चाहिए था, यानी कि मुझे इसे स्केल इन और ऑल आउट करना चाहिए था। ठीक है। हम्म। ठीक है, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? यस यस यस। ठीक है। अगर मैं ये भी नहीं करता, अगर मैं ये एंट्री भी नहीं लेता और ये दो सेल नहीं करता, तो मैं ऑल इन ऑल आउट करता, इवन देन मेरा जो रिटर्न है, इस जो मैंने किया, इससे ज्यादा रहता, है ना। हम्म। और इस ऑल इन ऑल आउट के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स तब मिलते हैं जब स्टॉक पैराबोलिक हो जाता है, क्योंकि तब हाँ। आपको डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है ये ना, हो उसमें जाता है। आपको कोई ज्यादा झंझट नहीं है। आईओबी का देखिए, वही बड़ा सा बेस, जैसा हमने अभी उषा मार्टिन और सोलर में देखा, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, और करते के साथ ही ये पैराबोलिक होने लगता है, कि आप यहाँ पर डिसीजन ले लेते हो कि अब इसको कल, इसको बिल्कुल। मोस्टली मैं फर्स्ट 15 मिनट्स के लो पर स्टॉप लॉस रख देता हूँ, या इवन थोड़ा सा अगर रूम ज्यादा देना हो तो डे लो पर भी रख सकते हैं, और कम रूम देना हो तो 5 मिनट के लो पर भी स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो, अगर आप इतना स्क्रीन के सामने रह सकते हैं। तो यहाँ इसको सेल कर दिया था। तो ये एक अच्छी मूव है, ये सेल इन स्ट्रेंथ ही इसको करना है, ऑल इन एंड ऑल आउट। इसी तरह की मूव आईआरईडीए में भी थी, सेम, जो आईपीओ बेस फर्स्ट जो था, ये वाला। हम्म। ये देखिए, इसको यहाँ पर, ये ये बहुत छोटा सा आईपीओ फ्लैग है, ये 2 दिन की मूव के बाद में तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करता है लो वॉल्यूम्स पर। यहाँ इसको एंटर किया, ये पैराबोलिक हो गया, सर्किट लिमिट्स रिवाइज हो गई, बेच दिया, ऑल इन एंड ऑल आउट। फिर उसके बाद एक और एंट्री यहाँ पर ये फिर से इसने दी थी, तो लेकिन वो मैं फुल मूव राइड नहीं कर पाया था,
क्योंकि यहाँ पर 5% सर्किट लिमिट्स हो गई थी, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है 5% सर्किट लिमिट्स में काम करना। क्योंकि अगर वो परपेचुअल सर्किट्स में इस तरह के उसमें चला जाता है ऐसे उसमें, तो फिर आप एग्जैक्ट। कुछ नहीं कर सकते। तो मोस्टली मैं 5% जब सर्किट लिमिट्स होती हैं तो मैं निकल लेता हूँ, या एक आध दिन रुक करके निकलने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी ऑल इन ऑल आउट का एक एग्जाम्पल है। बहुत ये वो ड्रीम ट्रेड्स हैं जिनके बारे में आप इस तरह के शोज में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत फास्ट मूव मिल रही है। ये यहाँ एक बहुत छोटा सा स्विंग ट्रेड किया था, यहाँ ऑल इन किया था और यहाँ ऑल आउट कर दिया था। 84.1 पर मैंने सेल किया था, इस बार का हाई 84.1 था। ओके। तो लकीली शायद ऐसा टॉप कैच किया है। ये ट्रेड्स आई एम नॉट मेकिंग देम अप, मतलब ये ट्रेड्स ट्विटर पर हैं, मैंने पोस्ट कर रखे हैं। तो खैर, तो ये ऑल इन ऑल आउट के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब स्केल इन और ऑल आउट के लिए SJVN ये है, ये रिसेंट ट्रेड है। इसमें ये बेस है, ठीक है। बेस के अंदर आपको एक पिवट लेवल मिल रहा है। तो आप इस बेस के ब्रेकआउट का इंतजार क्यों करना है ना, हम यहीं एंटर कर गए, ठीक है। फेल होता है यहाँ हो जाए, फेल ऊपर भी हो सकता है। यहाँ फर्स्ट एंट्री ली, थोड़ा चलता है आगे, फिर से उसी तरह का एक पिवट हमें फिर से देता है, हम फिर यहाँ एंटर कर जाते हैं। हमारा SL भी बढ़ गया, हमारा एवरेज बाई प्राइस भी, दोनों ऊपर चले गए। देखिए फर्स्ट बाई शायद यहाँ था कहीं, मान लीजिए 75 के आसपास होगा, सेकंड यहाँ कहीं था शायद 96 के आसपास। तो मेरा एवरेज बाई प्राइस ये बना 85, दोनों का एवरेज। और मेरा SL भी उसी प्रोपोर्शन में, मैं इस SL को 8% से ज्यादा डीप नहीं करता हूँ, ओके ओके। कम हो सकता है ये अभी मैंने। आप एसएल कब ट्रेल करते हैं, लाइक दूसरी पोजीशन के बाद ट्रेल करते हैं, और कैसे ट्रेल करते हैं एसएल को आप ऊपर? ये अभी हम एग्जिट में आएंगे। एग्जिट में एसएल, ओके एसएल हाँ पूरा डिस्कस होगा, अभी तो हम एंट्री पर ही हैं, ये सब करेंगे, ओके। ये सब डिस्कस करेंगे। तो खैर ये एग्जाम्पल, फिर यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। ये तो ये दो पोजीशंस आपने ली और एक पोजीशन में आपने एग्जिट इसको किया, और ये एग्जाम्पल है स्केल इन ऑल आउट का, ओके ठीक है, ठीक है। और लास्ट है ये है स्केल इन स्केल आउट, यानी कि आपने छोटी छोटी कई पोजीशंस ली, पोजीशन बिल्ड करी और थोड़ी थोड़ी उसको टुकड़ों में आपने बेचा। तो ये मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज अ मेस। इस इस तरह का इस तरह का एक ट्रेड, कई ट्रेड लिए हैं वैसे तो, लेकिन एक ये ट्रेड जिंदल 100, ये मैं समझता हूँ कि मैंने जितने भी ट्रेड्स आज तक लिए हैं वो सबसे खराब ट्रेड है जो मैंने लिया होगा। दिस इज द मोस्ट मिसमैनेज्ड, रादर ओवर मैनेज्ड ट्रेड। क्या करा यहाँ, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, एक अच्छी अपमूव मिलती है और आपको एक बहुत ही लीनियर यहाँ एक बेस मिल रहा है जिसमें आप कुछ कॉन्ट्रेक्शन गिन पा रहे हैं। एक पिवट लेवल के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, कोई रेड वॉल्यूम नहीं है, लोएस्ट वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा सेटअप है। हमने यहाँ एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, थोड़ा यहाँ बेच दिया, पूरा नहीं बेचा। फिर यहाँ ये फिर से सेटअप होता है, फिर यहाँ एक और एंट्री ले ली, फिर कुछ यहाँ सेल कर दिया, थोड़ा इस पोजीशन का सोच के, थोड़ा इसका सोच के, फिर थोड़ा और सेल करते चले गए। अब भी कुछ पोजीशन होल्ड कर रखी है, फिर एक बड़ा सा ये एक और अपॉर्चुनिटी देता है, तो फिर यहाँ फिर कुछ बेचने लगे, फिर यहाँ पर एंट्री ले ली, फिर यहाँ सेल कर दिया। तो अगर मैं इसको जस्ट यहाँ पर एक एंट्री लेता और इसको ट्रेल करता, यहाँ कहीं मैं एग्जिट करता, तो मैं सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा रिटर्न अर्न करता रादर देन ये जो मैंने एडवेंचर यहाँ किया। अगर मैं इनको सेल नहीं करता और अगर मैं एडिशनल एंट्रीज लेता चला जाता, अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ाता जाता, लेता चला जाता और यहाँ एग्जिट करता, अगर मैं स्केल इन ऑल आउट करता, तो बहुत ज्यादा रिटर्न बनता। यहाँ पर स्टॉक आपसे कह रहा है, स्टॉक ओपनली आपको फुल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं ट्रेंड में हूँ, तुम बस बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, आप कैसे शांति से बैठ सकते हैं, आपको तो इसे मैनेज करना है ना। तो आपने ये, दिस इज अ मेस दैट इज क्रिएटेड बाय दिस स्केल इन एंड स्केल आउट ट्रेड्स। और ऐसे ट्रेड मिर्जा इंटरनेशनल भी मैंने लिया था, बहुत ज्यादा इन एंड आउट किया था। अब नहीं लेता मैं ऐसे ट्रेड्स। ऐसे ट्रेड्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ होती है कि तुम यार बहुत बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। तो मुझे लगता है रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, रिस्क से डर रहे हो।
है ना, हम्म। आपको डर लग रहा है, आप ये कह रहे हो कि यार ये कहीं गिर गया तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं चला जाएगा, ये जो मैं प्रॉफिट में बैठा हूं, मान लो कल को यहाँ कोलैप्स कर गया, तो हम्म। इट्स फाइन, इट्स फाइन। यू शुड बी फाइन एज लॉन्ग एज आपका ब्रेक इवन, अगर आपने यहाँ पर इसको बचा अपना प्रॉफिट, आप लॉस में नहीं जा रहे हो जाने दीजिए कोलैप्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के, जो ट्रेड्स कोलैप्स कर जाते हैं आपके ओपन प्रॉफिट्स को खत्म कर देते हैं, दे विल मोर देन कंपनसेट। तो इतना मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चौथा वाला है, ये मैं मना करता हूँ करने के लिए, अब मैं नहीं करता। बाकी तीनों हाँ ठीक है, कर अपनी अपनी जगह सब सही है। तो ये जो हमने देखा था, ओके। जो चार्ट अभी ड्रॉ किया था, तो इसमें अब जैसे, अब आप जितना फ्लैग से स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना यहाँ पर तो आप ऑल इन ऑल आउट कीजिए फ्लैग में, हम्म। ठीक है। हम्म। आपकी आपकी अर्जेंट मूव है यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करने का, और पोजीशन को एग्जिट करने का इतना समय नहीं होता है। आप बैठ सकते हैं, आप इसको ऑल इन स्केल आउट भी कर सकते हैं, पर इवन दिस इज बेटर। और जब आप एक बड़े बेस में बैठते हैं, तब आप अपनी पोजीशन को बिल्ड कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंट्री की, अलग अलग तरह की, जो अभी हमने देखी यहाँ भी हम्म। मिलेंगी बेस में। लेकिन बेस में आपके पास फ्रीडम है कि आप, यू कैन ट्रीट इट एज इवन एज अ स्विंग और एज अ पोजिशनल ट्रेड बेस्ड ऑन योर हम्म। ओरिएंटेशन। आप दोनों तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये फ्लैग में ऑल इन और स्केल आउट जो है, ये भी एक वो रहेगा। अंकुर भाई, लाइव एडिट कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन को। कोई बात है नहीं। ना। एक तो आप ग्राफिक्स का भी आपका सेशन हो जाएगा ना साथ में फिर। ठीक है। तो तो फिर ये आई थिंक ये ट्रेड ट्रेड मैनेजमेंट के ये जो बेसिक तीन चार तरीके हैं, ये यहाँ पर है ना, क्लियर हैं। हम्म। इतना मुश्किल नहीं, ये कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। केवल अपना ये, आप उसको मुश्किल बना लेते हो, तो जहां मुश्किल नहीं है वहां मुश्किल खड़ी कर लेते हो, उसको ओवर मैनेज करके, माइंड का ओवर यूज करके। अगर हम्म। ऐसे देखा जाए तो दिस इज वेरी सिंपल, है ना। अब यहाँ पर जब आप एक ट्रेंडिंग स्टॉक में हैं, जब हम्म। आप एक यंग ट्रेंड में हैं, तो आप यहाँ बाय करते जाइए, पोजीशन बिल्ड अप कीजिए, और मेक अप योर माइंड टू लूज दिस मच। हम्म। अपने ट्रेडिंग जर्नल में लॉस के रूप में उसको लिख डालिए, लिख दीजिए इतने हजार रुपए का लॉस मुझे हो गया जब हम्म। मैंने एंट्री ली तभी। तो आपको डर नहीं लगेगा। हर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ऐड करिए, लेकिन जब ट्रेंड बहुत ओल्ड हो जाए, तब ये वाली एंट्री एंड में जो होती है, यहाँ बहुत कॉशन रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आप जल्दी से लास्ट एक क्लाइमेक्टिव मूव के लिए हम्म। ऑल इन ऑल आउट कर सकते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली यही है कि यू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग एंड जस्ट ब्रिंग योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, जब एक आपको मूव मिल जाए। और फिर बाकी लेट द मार्केट स्टॉप यू आउट, चाहे वो आपको एक क्लाइमेक्टिक मूव देकर स्टॉप आउट करने पे मजबूर करे, या फिर वो आपको ट्रेलिंग में स्टॉप आउट करे। तो ये डिटेल्स अब हम देखते हैं एग्जिट में। एग्जिट में, एग्जिट के लिए लोग बहुत कहते हैं ये एग्जिट कोई बता नहीं सकता, एग्जिट पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, एंट्री मैंने बता दी है, एग्जिट तुम अपनी तरह से देख लो। मोस्ट क्या मुश्किल ट्रिकीएस्ट है? है ट्रेडिंग में, सबसे मुश्किल एग्जिट है, यही कुछ कहते नहीं हैं। है, अरे कुछ नहीं अंकुर भाई, कहाँ मुश्किल है? जब चार तरह के, केवल चार तरह के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, हम्म। ठीक है। अब हम्म। सारी मुश्किल खत्म हो गई आज से। तो पहला तो है इनिशियल स्टॉप लॉस, हम्म। है ना। यहाँ तो ये नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हम्म। कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन। हम्म। ठीक है। यहाँ बस इतना, मैं ये भी करने से अब धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जिस दिन मैं एंट्री लेता हूँ, हम्म। अगर उसी दिन स्टॉक, उसी सेम डे स्टॉक मेरा 0.5 आवर से नीचे, मतलब अगर 1 आवर पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो हम्म। 0.5 आवर से नीचे अगर क्लोज होने लगता है, हम्म। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता, तो मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ, ओके। है ना। तो ये भी मैं समझता हूँ एक ओवर मैनेजमेंट है, आपको उस हाँ। दिन होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं मोस्टली इसमें क्या करता हूँ कि मैं उस दिन के हाई के ऊपर एक बाय एंट्री लगा देता हूँ, जिस दिन मैंने एग्जिट किया है। तो अगर नेक्स्ट डे वो मुझे शेक आउट कर रहा है, तो मुझे एक री एंट्री दे देता है। तो यहाँ पर भी ये नहीं सोचना है कि अरे इसने मेरा लॉस किया है स्टॉक ने, अब मैं इससे दूर रहूंगा। आप 2 बार ट्राई कर सकते हो, 3 या 4 बार, बार बार अगर वो आपको हम्म। इनिशियल स्टॉप लॉस हिट कर रहा है ना, तो फिर उसे छोड़ देना सही रहता है, फिर नहीं। जैसे कि ऑयल इंडिया। फिर माइंड, हाँ 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 हाँ, ओके, चलता है, चलता ही ना। सही एग्जाम्पल, बहुत सही एग्जाम्पल दिया। अच्छा,
तो एक एक दो एग्जांपल इसके एग्जिट के भी ले लेते हैं। हम्म। एक एक हाँ, सेंचुरी प्लाई, सेंचुरी टेक्सटाइल था, प्लाई था आई थिंक, सेंचुरी प्लाई, ये था, ये था। तो ये एक फर्स्ट पुल बैक है, मतलब ये देखिए ये स्टॉक जो है हम्म। स्टेज 4 से आ रहा है ना, और हम्म। यहाँ पर एक शार्प बॉटम बना करके ये स्टेज 2 में यहाँ एंटर कर जाता है, ठीक है। हम्म। और यहाँ को एक फर्स्ट पुल, रादर ये एक ये पुल बैक था पहला फर्स्ट। एंटर। हाँ, ये ये रादर फर्स्ट पुल बैक था जो मैंने मिस किया, मैंने एंटर किया यहाँ, इस दिन एंटर किया था, इस दिन, ठीक है। हम्म। और अच्छा क्लोज दिया उस दिन, मैंने कैरी किया। अगले दिन थोड़ा नीचे क्लोज करता है, दो तीसरे दिन यहाँ मुझे लग रहा था अब यहाँ मैं एक और एंट्री ले सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम्म। लेकिन इसने चौथे दिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर दिया। तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके आगे भी आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन ये फिर वही वाली बात है कि ये वाली एंट्री जो है हमेशा बेटर बेटर रहती है इस एंट्री से। रेट्रोस्पेक्टिव है ये, बहुत कुछ रेट्रोस्पेक्टिव है। लाइव मार्केट में करना और ऐसे बोलना बहुत आसान होता है, इंसाइट नहीं मिलती है। तो है ना। अच्छा, एक एक और गलती जो मैंने की थी यथार्थ के केस में, ये मुझे याद हो गई हैं कुछ गलतियां, ये अब मैं कभी करूंगा नहीं, तो नहीं, मुझे ये कभी कभी क्या होता है ना, ये एक चीज होती है कि समटाइम्स हम्म आप हम्म, बताते रहेंगे ना लोगों के कि मैंने ये गलत किया है, तो हाँ आप हाँ मुझे हाँ, नहीं बता रहे, आप खुद को बता रहे हो कि भाई ये गलती कर रहे हैं, फिर से ये गलती नहीं करना, तो ये भी एक सही सही तरीका है, है। सही बात है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा सा, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बेसिकली अगर हम इसे एक बेस मान लें तो बेस ब्रेकआउट एंट्री ली, और बहुत अच्छा इसने 6.6% ऑफ मूव दी थी, हम्म। ठीक है। हम्म। एसएल यहाँ था, इसके नीचे था, हम्म। मैं यहाँ पे लगाया था, यहाँ एसएल था ये वाला, ठीक है। हम्म। इतनी अच्छी एंट्री दी थी, और कभी कभी ना आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, कभी कभी आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो उसे, कि हाँ यार चल गया, क्या ही बिगड़ जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव है। हम्म। माइंडसेट, आपका माइंड पॉजिटिव है, आप उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो कभी कभी आप इस चीज को भूल जाते हो कि अगले दिन वो क्या कर सकता है। तो नेक्स्ट डे स्टॉक यहाँ ओपन होता है हम्म। और 12% डाउन क्लोज होता है, correct। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे। हम्म। मुझे, मेरी गलती, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गलती ये थी कि जब एक ऐसी मूव मिलती है, एक अच्छा इग्नाइट बार टाइप का मिलता है, हम्म। तो एटलीस्ट इसके लो पर आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देना चाहिए। okay। इफ नॉट एट ब्रेक इवन, इसके लो हम्म। पर तो शिफ्ट कर देना चाहिए, थोड़ा सा आप 1.5 आवर तो बचा ही लोगे, अगर नेक्स्ट डे ऐसी सडनली शटर हम्म। डाउन हो जाता है तो, हम्म। है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो जिससे जिसमें प्योर एसएल, इनिशियल एसएल हिट हुआ। कुछ एग्जांपल हैं जिसमें ये ब्रेक इवन एसएल के एक दो, जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला NIACL, ये इंश्योरेंस की एक छोटी दिन, थोड़े दिन एक थीम सी चली थी, तो उसमें ये NIAC ज्यादा लंबी नहीं चली, तो यहाँ पर हमने यहाँ कहीं एंट्री ली थी आई थिंक, यहाँ यहाँ एंट्री बनती है आइडियली, तो थोड़ा बाहर निकल के यहाँ ली थी, और उसने एक अच्छी मूव दी यहाँ से यहाँ तक, और हमने अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर कर दिया था। अब ये ब्रेक इवन कब करना है ना। तो हम्म। मैं हमेशा, मुझसे कई लोग पूछते भी हैं तो भी मैं यही कहता हूँ, और मैं यही मानता हूँ कि मैं ब्रेक इवन करता हूँ आफ्टर सिग्निफिकेंट गेन्स, ओके। ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट केस क्या होता है, हाँ। सिग्निफिकेंट गेन्स ये ना केस टू केस, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफर करेगा ये चीज। ओके। इसको आप नापिए मत, इसको आप ये मत बोलिए कि जब ये 3 आर हो जाएगा तब मैं वो कर दूंगा, ब्रेक इवन पर ले आऊंगा, ठीक है, या इतना इतनी परसेंट मूव मिल जाएगी तब मैं ब्रेक इवन पर ले आऊंगा। आप इसमें अपना डिस्क्रिप्शन रहने दीजिए, इसको सब्जेक्टिव रहने दीजिए, इसको अपनी नजर से देखिए। आप हम्म। जब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अच्छी मूव, मुझे बहुत अच्छी मूव मिल गई है, तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं हम्म। केवल अपना 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 बाय प्राइस सेव कर रहा हूँ, बस खाली इतना हम्म। डे रिस्क कर रहा हूँ। तो मैंने हम्म। यहाँ कहीं शायद एंट्री ली थी, और इस दिन ये मुझे एग्जिट ब्रेक इवन पर दे देता है। और सेम यही यही GIC RE में भी अगर आप लेते तो यहाँ लेते, ये मैं नहीं लिया था, हम्म। ये वाला ना, यस।
ये वाला, यहाँ एंट्री आपको कहीं मिलती। और यहाँ भी आप ये देखिए, अच्छी मूव है, एक एक हम्म। पूरा स्विंग मूव आपको मिल गई है। अब आप हाँ। यहाँ ब्रेक इवन पर ला सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये भी आपको शायद यहाँ नहीं तो यहाँ पर निकाल ही देता था। यहाँ पर भी अगर यहाँ निकलते तो आप शायद थोड़े माइनर प्रॉफिट्स में निकलते, अगर आप 20 को हार्ड स्टॉप मान करके हम्म। ले रहे हैं। तो अब ये दो स्टॉक्स हैं एक जैसे। ये क्वेश्चन होता है कि एक ही सेक्टर के, अगर एक सेक्टर चल रहा है, एक थीम चल रही है, हम्म। उसमें दो स्टॉक्स या तीन स्टॉक चार स्टॉक हैं, तो उनमें कैसे चूज करें। तो बहुत इसका कोई शॉर्ट शॉर्ट तरीका तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये GICRE वॉज अ बेटर बेट देन NISEL, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी ऑर्डरली है उसके हम्म। कंपैरिजन में। हम्म। इरेटिक नहीं है इतना ज्यादा, वॉल्यूम सिग्नेचर परफेक्ट है। सर्किट लिमिट्स का कोई रिवीजन का झंझट नहीं है उसमें था। उसमें 10% सर्किट लिमिट्स थी NISEL में इस दिन, जिस दिन हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर टेन हम्म। परसेंट सर्किट में था इस बेस फॉर्मेशन के दौरान, बाद में 20% हुआ था। हम्म। तो ये कुछ चीजें आप देख सकते हैं, ऐसा पिक एंड चूज कर सकते हैं, बट स्टिल कोई इसको बहुत कंक्लूसिवली इसको शब्दों में बताना कि अगर चार स्टॉक चल रहे हैं एक थीम के, तो उसमें से मैं कौन सा चूज करूं, तो आप स्ट्रक्चर को देख करके ये चीज डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो एक थर्ड ये है वॉलेंट्री एग्जिट। ये तीसरा तरीका है किसी हम्म। स्टॉक से निकलने का। तो वॉलेंट्री एग्जिट में एक तो एग्जिट होती है टाइम स्टॉप। हम्म। ये भी वही है आपका ऑयल वाला। तो ये अब मैं क्या करता हूँ कि इतना ज्यादा जब टाइटनेस मिल जाती है ना, ये बहुत ही हम्म। ज्यादा टाइट हो गई, बहुत हद हो गई। तो इतनी ज्यादा टाइटनेस को मैं यहाँ पर एक ना ये TMT लिख देता हूँ बस हम्म। यहाँ पर, और उस स्टॉक को फिर छोड़ देता हूँ वो, क्योंकि वो मुझे पता है कि अगले कई दिन तक मेरे रडार में आता रहेगा और मुझे कहता रहेगा देखो मैं और टाइट हो रहा हूँ, अब तो एंट्री ले लो, मैं कल गैप अप हो जाऊंगा। तो दिस इज टू मच टाइटनेस। तो जहाँ टू मच टाइट, ये TMT जहाँ मिले वहाँ छोड़ दीजिए उसको, टू टाइट फॉर आने टू दीजिए। लॉन्ग। हम्म। हाँ, टू टू ये टाइट फॉर टू ये लॉन्ग। वही ग्रुप से हो ना, आपने जो बताया था अदानी एंटरटेनमेंट, तो वो एंटरटेनमेंट ग्रुप हाँ 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 का ही स्टॉक है। हाँ। यहाँ तक इस स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक था, इवन यहाँ तक भी, हम्म। है ना। यहाँ पर इसकी सर्किट लिमिट्स भी रिवाइज हुई थी। और यहाँ पर जिस दिन ये वाली मूव फेल हुई थी, ये वाली मूव, हम्म। इस दिन के बाद से इस स्टॉक में बैठने का कोई मतलब नहीं था। ऐसे स्टॉक में आप वॉलेंट्री एग्जिट ले सकते हैं अगर आप किसी तरह से गलती से एंटर कर गए हैं। आप हम्म। देख रहे हैं कि ये दिस इज गोइंग टू टाइट फॉर टू लॉन्ग, टू लॉन्ग। इवन आपके बाय प्राइस के भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप इसमें वॉलेंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हालांकि उसमें कॉर्पोरेट एक्शन बटरफ्लाई इन्वॉल्व है। ट्रेंड भी है, रिसेंटली एक ट्रेंड में भी है यही हम्म। एग्जीक्यूशन। अच्छा, ट्रेंड में है। नीचे देखो, हाँ हाँ, वही वही वो मुंह आ गया। हम्म। मुंह आ गया, बट मुझे लाइक मूव आ गया, लेकिन कितना, कई कितने बार आपको हाँ परेशान करती कितनी बार आपको इसमें ये है। सेम अंदर आपको वो करेगा, टाटा है ना। इन्वेस्टमेंट में भी यही हुआ था, ब्रेकआउट हाँ आने से हाँ पहले। हाँ 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 हाँ। ये ये किंग है बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ये वाला। ये इससे बड़ा, सीरियल में ऐसा है। इससे TMT मिलेगा नहीं कहीं, ये हाँ एनाकोंडा हाँ स्क्वीज है ये। हाँ। अब ये इसमें कुछ था, इसमें कुछ हम्म। न्यूज थी कि ये हम्म। शायद डीलिस्ट होने वाला है या कुछ इस तरह का कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं हम्म। पता है। हम्म। पर ये लोगों ने इसको भी ट्रेड करने की कोशिश की यहाँ बस पर, की है की स्पेशली है। जिस दिन ये सब हुआ। तो लेकिन कितनी बार इसमें आपने यहाँ आपको यहाँ एग्जिट दे देगा, यहाँ पर आपको कितना चेकआउट करेगा। ऐसी मूव्स को देखना ही नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ पर स्टॉक ना अगर जब चलते आप अटेम्प्ट कर लो कितने भी, जब ये स्टॉक चलेंगे ना तब आप गारंटी ये है कि आप उसमें नहीं होंगे जब ये चलते हैं ना तब। हाँ हाँ। तो देर इज नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है और यही हम्म। आखिरी स्टॉक रह गया है, तो हम हम्म। क्यों, हमारा इनकी ओर अट्रैक्ट नहीं होना हम्म। है ना। ये TMT खत्म, बस अब टू टाइट फॉर टू लॉन्ग लिख दीजिए। तो हम्म। ये इसी तरह। तो अच्छा, और दूसरा जो वॉलंटरी एग्जिट है वो सेल इन स्ट्रेंथ है ना। तो सेल इन स्ट्रेंथ पे तो मेरे ख्याल से मैं आपको कई एग्जांपल दिखा चुका हूँ, IOB शायद मैं पहले भी हम्म। दिखाया था, तो वो ना सेल इन स्ट्रेंथ आप कर दीजिए। ये भी वॉलंटरी एग्जिट है, आप खुद एग्जिट कर रहे हो, है हम्म। ना। आप स्टॉक आपको नहीं बाहर निकाल रहा है, आप वॉलंटरी एग्जिट ले रहे हैं उसमें से। और इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप फीलिंग है लॉस। तो। तो ट्रेलिंग SL के दो तीन तरीके हैं।
ट्रेल करने के या तो आप स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेल कीजिए, स्विंग लो ले लीजिए कोई रीसेंट, और उसको अपना लो बना उसको अपना ट्रेलिंग एसएल मान करके ट्रेल कीजिए। हम्म। या फिर आप किसी मूविंग एवरेज के बेसिस पर ट्रेल कीजिए। ठीक है। हम्म। नुवामा में ये यहाँ पर ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, और फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। इवन इसकी ये जो मूव थी ये भी फंडामेंटल से, जो अप मूव थी यहाँ से बैक थी, हाईएस्ट हम्म। वॉल्यूम एवर आया था। और इट हैड मतलब कंप्लीट में बहुत एंटिसिपेशन थी इस स्टॉक से कि बहुत अच्छा ये मूव देगा। तो खैर हमने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद ये धीरे धीरे स्लोली यहाँ मूव करता चला जाता है। हम्म। तो जब 20 मूविंग, अगर मैं 20 से ट्रेल कर रहा हूँ, हम्म। जब 20 मूविंग एवरेज मेरे बाय प्राइस के ऊपर आ गया यहाँ ओके। पर, ओके। समझ गया। ठीक है, हम्म। ठीक है ना, ये हम्म। मेरा एंट्री प्राइस है। जब मैंने एंट्री ली तो नेचुरली 20 यहाँ पर था, ठीक है, ऊपर आ गया। तो अब मैं इसको 20 से ट्रेल कर सकता हूँ। मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली 20 से यहाँ से ट्रेल नहीं करूंगा इसको, है ना, ये 20 मूविंग एवरेज है। हम्म। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी जगह रहे उसके और इसके बीच में, ये आसपास का कोई एक स्विंग लो पकड़ लीजिए इस तरह का। ओके। ओके। ये यहाँ पर एक लो है जो हम्म। थोड़ा सा, जो वॉयलेट नहीं हुआ है, हम्म। या इवन सबसे बढ़िया रहता है आप हवा में लगा दीजिए यहाँ पे, ऐसे करके, कोई कोई झंझट नहीं। जो ऑड नंबर है ना उस पे भी लगा दीजिए, बहुत राउंड नंबर्स पे नहीं लगाना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है एक रैंडम एसएल लगाने का, है 20 ना, से बस थोड़ा थोड़ी सी। नीचे लगा है, थोड़ा 20 से हाँ हाँ नीचे। हाँ, थोड़ा सा नीचे। अब फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि थोड़ा कितना थोड़ा, कैसे कितना कैसे जज करोगे? थोड़ा तो भाई आंखों से नजर से देखो ना, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा। अब इसको आप बिल्कुल क्वांटिफाई करना चाहते हैं, तो आप, मैं कह दूं चलो 3-4% नीचे, ठीक है। हम्म। या अगर आप बहुत क्वांटिफाई करना चाहते हैं, इसको एक इंडिकेटर के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आप 1 ADR या 2 ADR बिलो द 20 डे मूविंग एवरेज कर सकते हैं। कर हम्म। करा के आएगा इतना ही, वो सब करके भी जो आप ऐसे रैंडमली लगा दोगे वो उतना ही आएगा। तो हम्म। अब स्टॉक ऊपर चलता जाता है, और जब हम देख रहे हैं कि ये गैप बहुत वाइडन हो रहा है, अब यहाँ पर डिस्क्रिशन काम आती हम्म। है ना, डिस्क्रिशनरी। अब आप इसको यहीं रखना चाहोगे, अभी भी इसको ज्यादा रूम देना चाहोगे, या फिर इसको थोड़ा सा और टाइटली ट्रेल करना चाहोगे? मार्केट कंडीशंस भी इसमें आप देख सकते हैं। अगर बहुत वर्सन हो रही है मार्केट कंडीशन, तो आप स्टॉक को ट्रेल थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। तो हम्म। ये वो स्टॉक है जो आपके सिस्टम में रहेगा, ठीक है। दिस इज हम्म। द हार्ड स्टॉप, ये आपके सिस्टम में रहेगा, है हम्म। ना। अगर इस लेवल पे, अगर मान लीजिए अगले दिन भी ये इस तरह की एक कैंडल बनाता है, ये ऐसी, तो हम्म। ये ब्रीच हो जाएगा और आप एक्सिट हो जाएंगे, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन हम्म। हम करना ये चाहते हैं कि, अब देखिए नीचे आ रहा है, 20 के हम्म। पास आ रहा है, हम्म। 20 से पुल बैक ले रहा है। यहाँ पर लगता था जैसे अब यहाँ से एक फ्रेश अप मूव शुरू होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम्म। ये इस दिन इसने 20 को ब्रीच किया, लेकिन 20 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, हम्म। ठीक है। क्लोज, ये क्लोज है, ये 20 है, ठीक है। इस दिन ये हम्म। 20 के नीचे क्लोज हो गया, ओके। मेरे हार्ड स्टॉप से ये ऊपर है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। मुझे हमें लेनी है डिसाइसिव एग्जिट। डिसाइसिव एग्जिट ये होती है कि द डे इट क्लोजेस बिलो द 20 मूविंग एवरेज, आप हम्म। उसके जो लो है, हम्म। उस लो को आप अपना स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस फॉलो मान कर। लीजिए। फिर यहाँ पे भी ये रहता है कि थोड़ा सा, जरा सा उसके नीचे ले थोड़ा सा लोगे तो कर कोई देना दिक्कत नहीं, पड़ेगा। जरा सा इतना ले लीजिए, थोड़ा सा रूम दे दीजिए चेकआउट होने का मॉर्निंग में, और नेक्स्ट डे बच जाता है, और अगले दिन आपको चेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाता है, आपको मतलब बाहर निकाल के ट्रेड से ऊपर क्लोज हो जाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये आप 20 से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा मूव, अगर आप पूरा बेस पूरा बेस टू बेस से ज्यादा भी बैठना चाहते हैं, पूरी स्टेज ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप 50 से ट्रेड कीजिए। हम्म। और अगर आपको बेस फॉर्मेशन में नहीं बैठना है, तो आप 20 से ट्रेड कर लीजिए। जो लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं वो उससे भी कर सकते हैं, इट्स अ गुड इनफ मेथड। कोई कोई हम्म। कोई गलती नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। पर फिर वो ये अननेसेसरी एक और क्यों इसमें ऐड किया ऐड जाए? करना। जितनी कम चीजें स्क्रीन पर रहें उतना बेटर है। हम्म। तो ये और एक एग्जांपल और दिखा सकते हैं इसमें, एक आइनॉक्स इंडिया का, ये भी देखिए अच्छा स्टॉक है, ये भी अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। यहाँ हम्म। पर एक कप एंड हैंडल दिख रहा है मुझे, हम्म। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन
तो ये ब्रेकआउट करता है, राइट साइड ऑफ द बेस को एस्टेब्लिश कर लेता है विद पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स। हम्म। उसके बाद आपको एक हैंडल टाइप का देता है जहां पर आपको एंटर करने का अवसर मिलता है। आप यहाँ एंटर करते हो, आपकी एंट्री को स्टॉक कहता है कि यू हैव डन द राइट एंट्री। तीन कॉन्जिक्यूटिव बड़े बार्स मिलते हैं। पिवट का ब्रेकआउट होता है, पिवट एग्जैक्टली यहाँ पर है, ये भी नहीं है मैंने इम्परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पर पिवट है। हम्म। आता है पिवट को टच करने वापस। एक बड़ा अच्छा ये रहता है कि आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा इतना उसको रूम दीजिए, ये पिवट लेवल को टेस्ट करने जरूर आते हैं बहुत सारे स्टॉक्स। तो हम्म। इस लेवल को टेस्ट हो जाने दीजिए, टच हो जाने दीजिए, जल्दी नहीं करना है ना। तो ये करके फिर ये ऊपर चलता है, लेकिन फाइनली फिर वही होता है जो उसमें अभी हमने वहां देखा। हम्म। ये इस दिन 20 के नीचे क्लोज होता है। ठीक है, मैं ओके। 50 से 20 से ट्रेड कर रहा था, तो इसके लो पर मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपनी यहाँ पर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ उसको, ना कर देता हूँ। एक ऑड सी फिगर कर दीजिए, एक हम्म। रैंडम सी फिगर, हाँ। और नेक्स्ट डे वो हिट हो हम्म। जाएगा। हम्म। ठीक है, आप ट्रेड से बाहर हो गए, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अब मेरे एंट्री से लेकर के मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, इस पर मैं अनटिल और अनलेस कोई बहुत पैराबोलिक मूव आ रही है या कोई ऐसी न्यूज आ रही है, इसको इसमें ज्यादा मैनेज नहीं करना है। यहाँ से यहाँ तक उसको रूम देना है अपने, उसको जो वो हरकतें करना चाहता है कर लेने दीजिए। वो बड़ी बड़ी स्क्वाड्स बनाता है, कर लेने दीजिए, है हम्म। ना। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये चार तरीके, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? हम्म। आप बताइए कि एग्जिट इतना मुश्किल कहाँ है? नहीं है ना मुश्किल। नहीं है। तो तो प्रकृति ये मुश्किल अभी भी लोगों के लिए ना। नहीं तो मैं नहीं समझता कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इसको आप जितना बनाओगे उतना हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो अब हम लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ओके। और ये एंड में जर्नलिंग बहुत जरूरी है। हम्म। तो आपका जो ट्रेडिंग जर्नल होता है, कहते हैं कि दैट इज द बेस्ट बेस्ट बुक दैट यू विल एवर रीड। और ये बिल्कुल सही है, हम्म। लेकिन वो तब रीड करेंगे ना बुक की तरह जब बुक की तरह लिखेंगे। हम्म। तो टाइम किसके पास है? तो आपको दो तरह के जर्नल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। हम्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जर्नल वो होता है जो हम गूगल शीट्स में या एक्सेल में बनाते हैं। हम्म। तो इसमें आपके कुछ मैट्रिक्स, विन रेट, होल्डिंग पीरियड, इन सब चीज़ों की इंसाइट्स आपको मिलती हैं, परसेंटेज गेन लॉस, ये सब, ये एक ऑब्जेक्टिव जर्नल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो डेटा जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, इससे आप ऑब्जेक्टिव इंसाइट्स निकाल सकते हैं। इससे आप व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं पूरा जर्नल तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत पर्सनल सी चीज हो जाती है। तो हम्म। एक 2023-24 की मैंने एक अपने ट्रेड्स की एक एनालिसिस की थी। हम्म। तो 23-24 में कई ट्रेड्स ऐसे थे जो मैंने अभी भी एग्जांपल आपको दिखाया, जिसमें मैं ओवर मैनेज कर रहा था और बहुत ज्यादा इन आउट बहुत ज्यादा कर रहा था। तो अगर मैं इनको सिर्फ 50 से ट्रेल करता, हम्म। 50 मूविंग एवरेज से, तो मेरे पीएनएल पे क्या फर्क पड़ता? तो बेटर ही फर्क पड़ता जो मैंने ट्रेड लिए। इसमें एक टाइमलाइन भी बना सकते हैं आप इस तरीके की, हम्म। जिसमें आप ये डेट वाइज, जैसे 7th को आपने यहाँ इस स्टॉक में एंटर किया, ठीक है, हम्म। जब आप ऐसे जाएंगे तो आपको और दूसरे स्टॉक्स आते दिखाई पड़ेंगे, जैसे एच डी बी एल आ गया अब आपके स्टॉक उसमें, नीचे टी आर एल आ गया, लुपिन गेब्रियल आ गया। अब आपके पास एक दो तीन चार पांच स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। फिर मैन इंफ्रा आ गया, इसी तरह से जो एग्जिट होते जाएंगे तो फिर वो आपको यहाँ से ये एग्जिट होते अपने हुए दिखेंगे। कोडा में बनाया ना आपने ये? कोडा में बना लीजिए। अगर कोडा में नहीं काम करना चाहते हैं तो नोशन में काम कर लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। ओके। कोई मुझे सिर्फ इसका, मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिंटेक्स ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की एनालिसिस करना ज्यादा बेटर है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जब होती है तो इस तरह की होनी चाहिए। इन सब मेट्रिक्स से कुछ नहीं, कुछ मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप बस देखते हैं और अपलोड करते हैं कि हाँ यार मेरा विन रेट इतना परसेंट है और हम्म। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आप उसको एनालाइज करेंगे डेटाबेस की तरह तो आपको ज्यादा अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। ये है ऑब्जेक्टिव जर्नल। लेकिन हम जब कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी की तरह होता है, तो वो हम्म। होता है सब्जेक्टिव जर्नल।
जिसमें आप एक ट्रेड के साथ में अपनी थॉट्स लिखते हैं। ये मुझे कोट बहुत पसंद है मार्क मिनर्विनी की। ये कहते हैं कि ट्रेडर्स माइंड फ्लक्चुएट्स मेनली बिटवीन टू इमोशंस, इनडिसाइसिवनेस एंड रिग्रेट। तो हर ट्रेड में आप बहुत, आपके पास वक्त नहीं है ना, सस्टेनेबल होता है कहानियां लिखना। आप हम्म हर ट्रेड एक गूगल शीट में 2 लाइन और बना लीजिए बस, जो आपने एंट्री प्राइस, एग्जिट हम्म प्राइस, ये जो भी पीएनएल परसेंटेज बना है उसके आगे 2 और कॉलम बना लीजिए। हम्म एक कॉलम में लिख दीजिए इनडिसाइसिव, और दूसरे में लिख लीजिए रिग्रेट। हम्म और आप उस ट्रेड के बारे में ये लिखिए कि इस ट्रेड में मुझे कहाँ कहाँ इनडिसीजन फेस करनी पड़ी, हम्म एंट्री में, एग्जिट में, ट्रेड मैनेजमेंट में, स्टॉक सिलेक्शन में। उसको शब्दों में लिखिए। और रिग्रेटफुल आप कब फील करा, कि आपको ऐसा लगा कि आप बहुत जल्दी निकल गए, कि आपको ऐसा लगा कि आप इसमें स्केल इन कर सकते थे तो कहाँ कर सकते थे। तो हम्म अगर सिर्फ ये 2 कॉलम्स आप अपने ट्रेडिंग जर्नल, एक ऑब्जेक्टिव जर्नल में ऐड कर लेंगे, तो दिस विल, जब एक साल बाद आप उसे पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको कितना, कितने, एक नॉलेज बैंक ऐसा मिल रहा है जो कोई बुक नहीं दे सकती। नहीं नहीं। आपको ये भी पता चलेगा कहीं आप बार बार एक ही मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। हम्म कहीं हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और कुछ 6 महीने बाद हम वही गलती कर रहे होते हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे। हम्म लेकिन जब तक आप उसे डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आप रियलाइज नहीं करोगे ना ये बात। हम्म तो ये 2 लाइन बस ऐड करने से आपको एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव जर्नल दोनों की फीचर्स मिल जाते हैं। और ये फिर वही है कि ये नोट टेकिंग है एक तरह से। हम्म 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 हम्म। ये आप नोट्स बना रहे हैं, यहाँ तो आपने केवल डेटा एंटर किया। तो नोट टेकिंग जो होती है ना, वो हमेशा फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। नोट टेकिंग में कहीं फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, जैसे कि ये है रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये हम्म रिफ्लेक्ट एक 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 एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप अपने, जैसे आप ऑडियो बोलोगे वो रिकॉर्ड करके एआई से उसको ट्रांसक्राइब करके और ये बना देगा। ठीक है। जैसे आज मैंने एक स्टॉक में एंटर किया जिसमें मुझे शायद एंटर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने हिंदी में बोला है। हम्म और इसको थोड़ा सा जरा एक आधा एक मिनट का टाइम लगता है, उसको ये अपलोड करता है और हम्म उसको ट्रांसक्राइब करता है, और फिर उसको आपके आज के डेली नोट्स में डाल देता है। तो आपके डेली नोट्स में जब वो चीज़ आ जाएगी, आप उसको टैग कर सकते हैं उसमें। अब ये कहता है टुडे आई एंटर्ड इन अ स्टॉक इन विच आई शुडंट हैव एंटर्ड, है ना, हिंदी में बोला, इंग्लिश में लिख रहा है। आप पूरा कहानी बोल दीजिए, पूरी कहानी लिख देगा। ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही नहीं, लेना है, मतलब। एक बात तो बोलनी पड़ेगी ना कि जो पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी एटलीस्ट मैंने जो देखा है, वहां पे अगर सबसे एडवांस कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ना, कि टेक्नोलॉजी का पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना, पूरा जो मार्केट कहते हैं कि वे टॉवेल पूरा निचोड़ दिया है, तो वो आप करते हैं, वो तो मुझे कहना पड़ेगा। तो इसमें, इन चीजों में बहुत आनंद आता है, ये हम्म ग्राफिक्स बनाने में, इस तरह की नई एप्लीकेशंस यूज करने में। आपको एक एक जील रहती है लाइफ हम्म में, और हम्म ये चीजें मन लगाए रखती हैं, और आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आप नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो ये नीड ऑफ द आवर भी है, एंड यू शुड आल्सो एंजॉय डूइंग दीज थिंग्स। ये बर्डन की तरह नहीं आनी चाहिए मन में, कि यार ये हम्म करना है, ये अब नई ऐप देखनी पड़ेगी। तो तो मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अब आप बताइए ओके, तो अगर कुछ। हम्म। एक चीज मैंने नोट की, और वो मैंने लिख ही दिया था ड्यूरिंग द सेशन में, कि आपने यूफ्लेक्स के बारे में बात की थी, यूफ्लेक्स के बारे में या जिंदाल स्टॉक के बारे में। अब यू ये फ्लेक्स कहते में। हैं कि हाँ, तो आपने जो आई गेस, जो जहां तक मैं समझा, आप दो तरीके से सेल करते हैं। एक तो सेलिंग टू स्ट्रेंथ वाला भी होता है, अगर स्टॉक जहां पे उसका पैराबोलिक सा मूव आ गया, आप सेलिंग टू स्ट्रेंथ भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर आप ट्रेल करते हैं। ठीक है, बट क्या पहले से आप ट्रेल करते, पहले आप क्या गलती कर रहे थे सेलिंग में, आप क्या, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था कि आप इस तरीके से सेलिंग में पहुंचे? क्योंकि एक पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अभी भी शायद आप जो गलती पहले कर रहे थे, वो कोई अभी भी हम्म कर सकता होगा। तो आप ऐसी पहले क्या गलती करती, व्हाट वाज द रीजन कि आप 20 EMI पे ट्रेल करने आए, या उससे थोड़ा नीचे हम्म हम्म करने हम्म पे वो हम्म स्टॉप हम्म लॉस, हम्म हम्म क्या ऐसा हम्म। रीजन था? नहीं, इसका इसमें रीजन यही है कि एक तो ये हेडेक ज्यादा है। ओके। जब आप एक्टिव डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे ट्रेल करना है, मुझे स्ट्रेंथ में सेल करना है, तो आपके लिए एक तो ये काम ज्यादा बढ़ जाता है।
पहली हम्म चीज। हम्म दूसरी चीज, ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। ये स्टॉक की जो कंपाउंडिंग है ना, उस पर फर्क डालता है। हम्म अब इस चीज को आप मैथमेटिक्स की तरह सोच सकते हैं ना, कि जैसे जैसे इसमें है, जैसे आईआरईडी में है, हम्म मैंने यहाँ एंटर किया। हम्म मैं अभी ऐसे रफली मार्क कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बाई पॉइंट नहीं होंगे। मान हम्म लीजिए 65 पर एंटर किया, हम्म और 120 पर मैंने एग्जिट कर दिया। हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद मैंने दूसरी एंट्री यहाँ ली, लगभग 106 पे, और मान लीजिए पूरा मूव कैप्चर करता, हम्म और ये कहीं 200। तो मैंने एक मूव तो ये ले ली, हम्म यहाँ से लगभग 89-90% की, सपोज 100% ले लिया। हम्म ठीक है। और आपने एक मूव ये ले ली, मान लीजिए ये भी 100% ले लिया। ठीक है। तो हम्म आपने इस तरह से दो मूव्स कैप्चर कर ली। लेकिन आपने दो मूव कैप्चर कैसे करी? टुकड़ों में, है ना। हम्म आपने आपने ये जो पीरियड था, इस दौरान आप हट गए, तो आपने हम्म कहा मैंने यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लिया। हम्म तो आपने इसकी कंपाउंडिंग पर बहुत असर डाला है। अगर ये 100% है, ये 100% है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आप कैप्चर करेंगे, तो जो आप रिटर्न्स पाएंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। मान लीजिए आपने यहाँ 100 रुपये लगाए, तो आपकी पोजीशन साइज तो वही रहेगी, 100 रुपये आप यहाँ लगाओगे। लेकिन हम्म कंपाउंड होकर के ये वैल्यू यहाँ पर 180 हो चुकी है। अब यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा, 180 पर 100% रिटर्न मिलेगा। यहाँ हम्म से जो मिल रहा है वो 100 पर मिल रहा है। हम्म तो ये एक बड़ी चीज है कि अगर आप रिपीटेड एंट्रीज लेते हैं, तो आप आप उसकी कंपाउंडिंग को इंटरप्ट कर रहे हैं। आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, हम्म आप ओवर मैनेज कर रहे हैं, और आप प्रॉफिट कम कमा रहे हैं। जितना उसका पोटेंशियल है, आप उससे कम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो हम्म कोई फायदा नहीं है, अनटिल और अनलेस आप, या फिर उस तरह के ट्रेडर हों, वो फिर हम नहीं है ना, कि जो बहुत रैपिडली बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं, बहुत क्वांटिटी में ट्रेड्स लेते हैं, हम्म डेली ट्रेड करते हैं, और एक एक दिन में चार चार तीन तीन ट्रेड हो जाते हैं, और वो भी उनके लिए कोई गलत नहीं है। मैं हम्म जानता हूँ ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं जो इस तरह से ट्रेड करते हैं, दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन। लेकिन मेरे पास इतना ना तो स्किल है, और ना इतना हम्म वक्त है कि मैं ये बहुत सारे ट्रेड्स कर सकूं। तो मैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में ये चीज़ को ज़्यादा बेटर पाता हूँ, एज कम्पेयर टू टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स एंड डूइंग मल्टीपल एग्जिट्स एंड एंट्रीज। ये करते करते धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमें हम्म चाहिए क्या, है ना। हम्म तो इसलिए ट्रेल करना एक एक दूसरी चीज़ है। जब आपकी कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हम्म तो आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन अपने आप आने लगेगा इस ओर, वक्त कम होने लगेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी हैं। तो आप है ना, तो आप एज एंड कैपिटल जैसे बढ़ती है, तो उसके बढ़ती साथ है। साथ आप ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। अनटिल और अनलेस आपका ओरिएंटेशन एक प्योरली फुल टाइम ट्रेडर का है, हम्म उसके लिए तो सब सही है। उसके लिए कोई ये सब रूल्स मैटर नहीं करते। हम्म और एक और चीज, आपके एवरेज एसएल आपने बताया था 4 या 5% के आसपास आपका एवरेज एसएल रहता है, सम केसेस में भी जी। 8%। हाँ। हाँ, एट बहुत रेयरली गया है, और वैसे एक 1 to 2% भी हो गया है कभी कभी। हम्म वैभव ग्लोबल में एक ट्रेड लिया था, जिसमें शायद 50% ऑफ कैपिटल पूरे एक ही ट्रेड में आ गई थी, 50-60%, इतना छोटा ऐसा था। पर हम्म मोस्टली अब जैसे यहाँ लिया ना, तो हम्म ये अगर अगर यहाँ मैंने इसको ट्रेड लिया, यहाँ हम्म एंटर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर हम्म ये, ठीक है, हम्म 107, और ये मुझे एक लो दिख रहा है। ठीक है। हम्म तो ये कितना बनता है? 5.6%। ठीक है ना। तो हम्म मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, ओके। है ना, बिल्कुल आदर्श है। इसको आराम से ले सकता हूँ मैं। 5.6% मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। अगर ये यहाँ मान लीजिए मैं इस लो को मानूं, ठीक है, हम्म तो ये बड़ा हो कितना जाए। हो रहा है मेरे, ये कितना हो जाएगा? 10.9%। ठीक है। इवन इस इतना डीप लेना भी कुछ गलत नहीं है, हम्म कोई गलत नहीं है। हम्म आपने जब अपना एलोकेशन फिक्स कर दिया, आपका हम्म एलोकेशन फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपको जो मूव मिलेगी, आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे। आप यहाँ ज्यादा रूम दे रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि कहीं ना कहीं इससे मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग पर ये सही है सर, ये वाला जो है।
तो ये 5% 4% आता है तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ। अगर कहीं ज्यादा डीप मिलता है तो फिर मैं अवॉइड ही कर देता हूँ उस ट्रेड को, या फिर कोई और उसमें कोशिश करता हूँ किसी तरह हम्म। से। ये तो ट्रेड टू ट्रेड डिपेंड करेगा। नितिन भाई, आप पर डे या पर वीक कितने आवर्स आप डेडिकेट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, सीखने के लिए या स्कैन करने के लिए? कितने आवर्स आप डेडिकेट, क्योंकि आप एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे मुझे ये उत्सुकता है जानने की कि कितना टाइम आप देते हैं ट्रेडिंग के लिए। एक्चुअली सही बात बताऊं अंकुर भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता है। हम्म। तो एक 9 to 5 जॉब अगर आपका है तो हम्म। शाम में आपके पास आराम से 2-3 घंटे मिल जाएंगे आपको। हम्म। आप अपने और कामों के लिए, कुछ गेम्स खेलने के लिए, फैमिली हम्म। के लिए टाइम निकाल के भी हम्म। आपको आराम से 2-3 घंटे, इजीली 2 घंटे तो मिल ही जाएंगे, हम्म। 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 कम से कम है। और इसमें आप, अब हमें तो दिमाग और चीजों में, कभी कोड करने लग गए, कोई कोड हम्म। लिखने लग गए तो वही लिखते चले जा रहे हैं, भूल गया सब कुछ, बस हम्म। कोड लिख रहा हूँ, है हम्म। ना। या फिर कोई ग्राफिक बनाने में मन लग गया तो वही बनाया जा रहा हूँ। हम्म। और फिर भी टाइम मिल जाता है, ये इसमें बहुत, एक वीकेंड पर आपको टाइम इतना निकाल के रखना चाहिए कि आपको अपना पूरा जो यूनिवर्स है, 600 हम्म। 700 800 स्टॉक्स का, वो स्कैन करना है। हम्म। ये वीकेंड स्कैनिंग बहुत जरूरी है। फिर हम्म। उसके बाद में आप ट्रिगर बेस्ड जो स्कैन्स हैं हम्म। उनको आप डेली देखिए, डेली एक अवेयरनेस रखिए कि मार्केट की ब्रेथ और ये सब कहाँ है, और डेली आपके रडार में कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, और आपकी पुरानी क्यूमुलेटिव वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स थे, वो आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए 1 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। आप, बाकी आप, यू कैन कीप ऑन लुकिंग एट चार्ट्स, देयर इज नो एंड टू इट। पर मैं समझता हूँ 1 to 2 आवर्स पर डे ये अब है। पहले और भी ज्यादा टाइम दे देता था, बुक पढ़ रहे हैं तो कोई बुक ही पढ़ते चले जा रहे हैं, पूरी हम्म। खत्म नहीं कर डाली, है हम्म। ना। तो ये चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, और इनको कोई आप, कोई इससे कोई रूल में नहीं बांध सकते कि भाई एक दिन में इतना घंटा काम करना चाहिए। मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, मुझे थोड़ा सा सीखने समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हम्म। प्रॉब्लली मेरे लिए जो 2 या 3 घंटे हैं वो एक एक बहुत बहुत यंग या एक बहुत एविड लर्नर के लिए शायद आधा ही हम्म। घंटा हो। वो आधे घंटे में पूरा यूनिवर्स स्कैन कर देते हैं, मैंने देखा है लोगों को करते हुए। आई एम अमेज। जब आपके फ्लो में आ जाएगा, जब हम्म। आपका एक रूटीन बन जाएगा ये काम करना, तो हम्म। आपको इसमें वक्त नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये चीजें अनकॉन्शियस लेवल पर आप इतने स्मूथली करेंगे कि आपको हम्म। प्रोग्रेसिवली कम टाइम लगता चला जाएगा और चीजें हम्म। एफर्टलेस होती चली जाएंगी। हम्म। हम्म। ये सिर्फ, इसमें कहते हैं ना वो, क्या कहते हैं अंकुर भाई, कि स्टॉक मार्केट में ना 3 चीजें हैं। मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं शुरू से ही 3 चीज होनी चाहिए, 4 चीज होनी चाहिए, 4 ही तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, 3 ही तरह का ट्रेड मैनेजमेंट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। खैर, हम्म। 3 चीज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में: दिल, जिगर और नजर। हम्म। ठीक है। तो नजर तो ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने कहा कि ये यहाँ पर मुझे एंट्री मिल रही है, मैं ले लूं। या हम्म। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि यार पेटीएम गिर गया है, ले लूं। तो मैंने कहा तुम्हारे पास नजर तो है, कम से कम तुम अपॉर्चुनिटी तलाश तो रहे हो। हम्म। ठीक है, ये तो अपॉर्चुनिटी सही है गलत है वो बात की बात है। दूसरी चीज है जिगर, यानी कि आपके अंदर इतना गट्स है कि यू कैन पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। हम्म। आप, यू शो अप एट द राइट टाइम। आप देखते रहो चार्ट को, मैं हिंदुस्तान जिंक को देखता रहा, हम्म। है ना, लेकिन मैं शो अप नहीं किया कि हम्म। एक दिन और रुक जाए, 2 दिन और रुक जाए, क्या ही चलेगा, और वो चल गया। हम्म। तो आप यू हैव टू शो अप। आपके पास लॉस सहने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज होती है दिल, हम्म। यह पैशन। ये किताब पढ़ने से नहीं आएगा, ये यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं आएगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, ये है या तो नहीं है। हम्म। ठीक है। और है तो फिर आप, कुछ भी आपके लिए ये एक काम है ही नहीं, हम्म। है ना। ये दिस विल रिलैक्स यू, है ना। आप ये, बल्कि मैं तो ऐसा देखा है मैंने कि ये कहीं ना कहीं आपकी एज अ पर्सन, आपको एक ज्यादा टॉलरेंट और हम्बल पर्सन बनाता है, क्योंकि आप बनाते हैं। देखते हो ना, हम्म। आप अपने सामने और लोगों को देख रहे हो जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने सामने अपनी डिसीजंस को गलत होते हुए देख रहे हो, हम्म। आप वो लॉसेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, अगर आप इसको गलत तरह से भी ले सकते हैं। हम्म। आप, यू कैन टेक इट एज अ गैम्बलिंग, आप, बहुत लोग रूइन भी हो जाते हैं। तो बात वही है कि अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो, और आपके अंदर पैशन है, तो दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, ये कोई काम नहीं है, ये कोई बर्डन नहीं है, ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आप फॉर्चुनेट हैं, 1-2% लोग
कितने लोगों के पास एक्टिव ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी होती है? कितने लोग पुल बैक और मार्केट ब्रेड जैसी टर्म्स को समझते हैं? कोई हम्म। नहीं समझता। बहुत सारे लोग इमेच्योर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीजें अगर होती हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 घंटे आप देते हो, 1 घंटा देते हो, कुछ मैटर नहीं करता। ये चीजें बहुत सब्जेक्टिव है। नितिन भाई, बहुत सारे जो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं उनका एक, अगर पूछा जाए तो मेन गोल यही रहता है कि भाई एक ना एक दिन फुल टाइम ट्रेडिंग में जाता है, ये जाना है, ये स्विंग ट्रेडिंग या वट एवर, लाइक फ्यूचर हाँ ऑप्शन हाँ हाँ वट एवर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनका एक गोल या एम ये रहता है कि फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। क्या आपका भी ऐसा कोई गोल या ऐसा कुछ है, या आप अभी जो कर रहे हैं आप वही कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए, जब आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए इसके ऊपर, है हम्म। ना? क्योंकि ये जो रिटर्न्स हैं ये लंपी होते हैं। हम्म। अब पिछला साल बहुत अच्छा गया, आपके हम्म। बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, हम्म। और पोस्ट कोविड बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। लेकिन हर साल तो ऐसा नहीं जाएगा। तो आप अगर डिपेंडेंट होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करेगा। जो हमने हम्म। देखा था वहां पर राइट टाइम, उसमें बहुत जरूरी है कि काम माइंड। हम्म। ठीक है। तो जब आपके ऊपर इस चीज का प्रेशर होगा कि मुझे इतना पैसा आज अर्न करना है, तो ये जो आपका पैशन है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब ये ये एक ऑक्यूपेशन बन जाएगी फिर। टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ नॉट बीइंग आंसरेबल टू एनीवन। हम्म। अगर आप एक पेंटर को, एक एक व्यक्ति कहता है कि मेरा मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं पेंटिंग करता हूँ। ठीक है। हम्म। पेंटिंग करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। कल को आप उससे कह दीजिए कि ले भाई ये 100 पेंटिंग करनी है आज तूने, आज 200 करनी है, फाइल्स ला दीजिए उसके सामने। ठीक है। तो क्या वो उसी पैशन के साथ उस काम को करेगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए वो एक ऑक्यूपेशन बन जाएगी। तो पहली चीज अगर ये है कि अगर आपके पास इतना, इतने, आपका कॉर्पस इतना है हम्म। कि यू कैन, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, प्रॉपर आपके पास इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, आपका माइंड इन सब चीजों से फ्री है। आप अगर 1-2 साल तक कुछ नहीं भी अर्न करें तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर इतना कुशन है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग। हम्म। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अब पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। और क्या पता। अभी मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि अगर 10 साल बाद, या जब भी मैं अपने प्राइमरी प्रोफेशन से जब रिटायर होऊंगा, हम्म। तो मेरे लिए शायद तब मैं ये ऐसा, या तो एज अ टीचिंग प्रोफेशन इसे परस्यू कर सकता हूँ, हम्म। और एक फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकता हूँ। मैं हम्म। ऐसा सोचता हूँ। पर हम्म। अब देखिए क्या होता है। ये चीजें तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। पर हम्म। उससे ये पता क्या रहता है हम्म। कि आपके पास ना एक एक कारण होना चाहिए सुबह को सो के जल्दी उठने का, कि आज ये करना हम्म। है ना? जब आपके पास ये रीजंस खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपका जो डाउनवर्ड स्लोप है ना, स्टेज 3-4 शुरू हो जाती है। तो हम्म। हमेशा स्टेज 2 में ही रहना है। वो तब रहेगा जब कोई पर्पस रहेगा। सही बात। इन 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 इटसेल्फ लाइफ इज पर्पसलेस, मीनिंगलेस। कुछ नहीं, एक हम्म। दिन हम नहीं रहेंगे हम्म। और कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं ना, तब तक आपके पास एक, देयर शुड बी अ फायर बर्निंग इन योर हार्ट। हम्म। आपकी कोई, जैसे मैं कहता हूँ कि यू डाई विद मेमोरीज, नॉट विद ड्रीम्स, है ना? अपनी अपनी यादों के साथ जाइए, हम्म। सपने अधूरे छोड़ के नहीं। तो आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। आपको जो करना है करिए, आपको रिस्क लेना है रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर इस तरह का एक पैशनेट एंडेवर आपके पास है, तो आप, मैं क्यों नहीं बन सकते आप फुल टाइम ट्रेडर? अगर कोई भी इस दुनिया में बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। अगर कोई कोलम में भी बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। क्यों? उनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है क्या हमसे? वही हम्म। तो ह्यूमन है, जो मैं, जो जो वही दिमाग की कैपेसिटी है, वही उनका सोचने का तरीका है, 2 आंखें हैं, वही उनका ट्रेडिंग टर्मिनल है। क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी जब आपके पास, आप फ्री होने चाहिए, आपका माइंड इससे अफेक्ट नहीं हो, है ना? दीदी जी, क्या ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि चलो, क्योंकि पहले तो सब हर हम सब स्ट्रगल करते हैं ना, पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वी ऑल स्ट्रगल। लेकिन क्या ऐसा मोमेंट था, कब, कौन सा ईयर ऐसा था ट्रेडिंग के बाद कि आपको लगा कि ठीक है, आई कैन डू दिस? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यूअर होगा जो शायद ये वीडियो जब देख रहा है, शायद वो स्ट्रगल कर रहा होगा, एंड मे बी ही और सी इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि भाई
उनके ट्रेडिंग करियर में भी वो मोमेंट आए। तो आपके ट्रेडिंग करियर में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ठीक है अब मैं ये कर, क्योंकि पहले तो आई गेस हर कोई थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट करता है अपने ऊपर, लेकिन कब ऐसा मोमेंट आया आपके ट्रेडिंग करियर में कि ठीक है अब तो मैं ये ठीक से कर सकता 2018 से 20 की जो मार्केट में, 2016 के आसपास से ट्रेड कर रहा हूँ। हूँ। वो ऐसा टाइम था अंकुर भाई कि आप आंख बंद करके कोई भी ट्रेड ले लीजिए, ट्रेड चलता था। हम्म। इतनी अच्छी मार्केट थी। और हम्म। फिर जब वो मार्केट टॉप आउट हुई तो 2 साल तक कोई ट्रेड नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर कोविड आ गया। हम्म। तो जब कोविड आ गया तब हमारे पास बहुत अनसर्टेनिटी थी। हमें ये नहीं पता था कि ये कब तक रहेगा। हम्म। ये क्या अब जीवन ऐसा ही हो जाएगा? क्या हमेशा जिंदगी भर मास्क पहन के रहना पड़ेगा? हम अपना प्राइमरी जॉब कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हम क्या करेंगे? और फॉर्चुनेटली उस टाइम जिस तरह से मार्केट रिकवर होती है, जब हम्म। कोविड की पीक होती है मार्केट रिकवर करना शुरू कर देती है मार्च 20 में। तब मैंने देखा कि ये साइकिल्स वाकई में काम करती हैं। वो ही एक ऐसा मोमेंट था जब मैं सोच रहा था कि ये मुझे आता ही नहीं है। जब जब मार्केट खराब होती है, हमारे ट्रेड्स नहीं चलते ना, तो हम ये हम्म। सोचते हैं कि यार मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर हम्म। पाऊंगा। अभी भी कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि एक हम्म। साथ हमारे जो ट्रेड्स हैं चलना बंद कर देते हैं। अब तो हमें पता है कि क्योंकि मार्केट सपोर्टिव नहीं है इसलिए वो नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब एक नए ट्रेडर के 2 साल तक ट्रेड चल के ही ना दे, तो वो क्या हम्म। सोचे? वो ये सोचता है कि भाई मैं तो हार जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, ये कुछ अलग ही चीज है। तब चल रहे थे, अब नहीं चल रहे, क्या हो गया पता नहीं। तो कोविड, मैं कहता हूँ कि कोविड इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट ब्लैक स्वान इवेंट दैट शुड, किसी को वो दोबारा देखने को ना मिले। हम्म। लेकिन उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट से वहां से जो रिकवर किया, वहां मैं समझता हूँ कि वो ऐसी एक मार्केट थी जहां मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, यहाँ हम काम कर सकते हैं। एक इनहेरेंट इंटरेस्ट तो था ही, वो तो हम्म। है, वो आप वो उसे कहीं ले ही नहीं जा सकते। तो जब वो रहेगा तो हमेशा वो बहाने ढूंढेगा हम्म। दोबारा एंटर करने के, हम्म। दोबारा ये कहने के कि हाँ तुम कर सकते हो। वो नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे। आप बोलोगे कि ये गैम्बलिंग है, ये नहीं काम करता है, ये बेकार की चीजें हैं, ये एडिक्शन है ना? तो हम्म। अगर इनहेरेंट इंटरेस्ट है तो कहीं ना कोई बहाना आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोग नहीं कोई रीजन ढूंढ पा रहे हैं वापस हम्म। कैसे लौटने का, या उनको ये ट्रस्ट होके ही नहीं दे रहा है, तो आप अपने आप से जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप रियली पैशनेट हो इस फील्ड को हम्म। लेकर के? हम्म। ठीक है। अगर हो तो वन वन डे और द अदर यू विल फाइंड अ रीजन टू बाउंस बैक। आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में अब आपसे यही पूछूंगा, जो मेरे हर एक इंटरव्यू में हर एक गेस्ट से मैं पूछता हूँ कि ऐसी क्या एक एडवाइस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप देना चाहोगे, और क्या एक ऐसी एडवाइस आप सोचते हो कि आपको पहले दिन मिल जाती ट्रेडिंग के पहले, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट फिर भी अगर आपने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया पहले दिन, अगर आपको अगर किसी ने एडवाइस दी होती कि अगर ये एडवाइस मुझे मिल जाती तो और अच्छा होता आपके लिए, और आप अपनी तरफ से एक एडवाइस दीजिए व्यूअर्स के लिए। बहुत सारी एडवाइस दे सकते हैं। देखिए, इसमें भी एडवाइसेस दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। एक तो होती है ऑब्जेक्टिव एडवाइस और एक हम्म। होती है सब्जेक्टिव एडवाइस। हम्म। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एडवाइस में दूंगा कि यू जूम आउट। आप घुस मत जाइए ऐसे करके चार्ट में, हम्म। जूम आउट। हम्म। देखो आप कहाँ हो। हम्म। मैं शुरू से इसमें पूरे 2-3 घंटे से यही कह रहा हूँ। हम्म। ये जूम आउट करके देखो कि आप कहाँ हो, प्राइस साइकिल में कहाँ हो, मार्केट स्ट्रक्चर में कहाँ हो, जूम आउट करो। हम्म। जूम आउट करना आपको एक पर्सपेक्टिव देगा, एक कॉन्टेक्स्ट देगा चीजों को सही समझने का। और अ, जैसे एक गलती जो मैं देखता हूँ जो नए लोग क्या बहुत लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो प्राइस स्केल है इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे हम्म। ऐसे कर देंगे और कहेंगे देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम्म। या फिर उसको ऐसे कर देंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे, ऐसे इतना ऐसा कर देंगे कि ये जो प्राइस है ये इसके नीचे डूब गया ये नहीं था। और ये जो इधर है ये ऊपर चला गया और ये कितना वॉलेटाइल है। तो ये हमेशा रीसेट चार्ट व्यू करना है, ये इन स्केल्स को कभी टच नहीं करना है। हम्म। ये सबसे बड़ा डेंजर है। मेरे पास कोई अगर ऐसा प्रोसेस हो ट्रेडिंग व्यू में कि इसको लॉक किया जा सके तो मैं इसको लॉक करके रख दूं। कभी कभी ये गलती से ऐसा हो जाता है और फिर हम्म। मुझे इसको रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि आप हर चार्ट को ना एक ही उसमें देखिए।
आप एक बार सेट कर लीजिए अपने चार्ट का, ये जो लेआउट है, हम्म डोंट चेंज दैट। आप कभी इसको छोटा बड़ा ज्यादा नहीं, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं कभी इसको यूं ना कर दूं, बहुत ज्यादा ऐसे ना कर दूं, है ना। हम्म। मैंने ये तो नहीं छेड़ा, लेकिन ये छेड़ दिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एक तरह से चार्ट्स को देखिए, ठीक है। ओके। ये तो है ऑब्जेक्टिव टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस। टेक्निकल एडवाइस। हाँ। और जो सब्जेक्टिव एडवाइस है वो ये है। एक बार मैंने कहीं किन्हीं का इंटरव्यू सुना था, उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लोग अपने प्राइमरी प्रोफेशन में तो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, हम्म कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई सीए है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो हम्म वो सक्सेसफुल नहीं रहते। ये क्या बात हुई, क्यों ऐसा, मतलब आर दे नॉट इंटेलिजेंट इनफ? तो हम्म इसका आंसर, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कहाँ सुना था, बहुत साल पहले कभी की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मार्केट आपको बहुत रैपिड फीडबैक्स देती है। हम्म आज आपने ट्रेड लिया, कल मार्केट आपको बोलेगी देखो तुमने गलत ट्रेड लिया, देखो मैं स्क्वेट कर रहा हूँ, है ना। आपका माइंड इतने रैपिड फीडबैक्स लेने के लिए परिपक्व नहीं है इस समय, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतने रैपिड फीडबैक्स ले सके, सब किसी का नहीं ले सकता। तो हम्म उसी लेवल पर फीडबैक्स लीजिए जिस लेवल पर आप उसे समझ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए 15 मिनट चार्ट पर ट्रेड करने में क्या दिक्कत है, वही चार्ट है, वही फ्रैक्टलिटी है, वही पैटर्न्स हैं, वही सारी चीजें हैं, बस हम्म आपने उसका टाइम फ्रेम छोटा करके फीडबैक जल्दी जल्दी लिया। अब आप जल्दी हम्म जल्दी कंपाउंड कर सकते हैं अपने उसको, ठीक है। तो एक तो यही है कि रैपिड फीडबैक्स मत लीजिए, ओवर मैनेज मत कीजिए। और एक ये है जो मैं अपने इसमें ब्लॉग में दिखाता हूँ, हम्म ये वाला चार्ट, ठीक है। तो ये नॉलेज है और ये कॉम्प्लेक्सिटी है। हम्म तो जो नोविस होता है वो, उसके पास कुछ होता नहीं है, उसके पास नॉलेज भी नहीं होती ना, उसके हम्म पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। वो नॉलेज गेन करता चला जाता है और उसका सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाता चला जाता है। जैसे हमने किया, इचिमोकू तक यूज कर दिया, हाइकेनाशी कैंडल्स यूज कर दी, मतलब देर इज नो ट्रिक इन द ट्रेड जो नहीं करी गैन साइकिल्स को छोड़ करके। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आप बिल्कुल भर जाते हो, वहां पर आपके हम्म पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचता, वहां से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स की तरह जगह सिंपल होने लगता है। हम्म तो जितना आप इधर, ये भी राइट साइड ऑफ द बेस ही है, तो बेस के राइट साइड पे आने की कोशिश करनी है, ठीक है। मेक योर हम्म सिस्टम्स सिंपल हम्म and don't take too much feedbacks from the market. If you can, then it's fine, है ना। हम्म तो बाकी तो एक ये भी है कि ये पैसा सब कुछ नहीं होता है। अब इसको एज अ मनी मेकिंग एंडीवर की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये ये मनी शुड कम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट होगा मनी, उसके लिए आप मत कीजिए। अगर आप उसको ही अपना एंड पॉइंट बना लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हम्म तो बाकी तो अपना अपना है अंकुर भाई, सबके लिए सब एडवाइस बहुत आसान है, ये सब बोलना, ये सब कहना, तो लेकिन जो व्यक्ति जिस फेज के थ्रू गुजर रहा है उसके सॉल्यूशंस उसे खुद ही ढूंढने होंगे। कोई हम्म आकर के बोल देगा, कोई मैजिक मंत्र बता देगा, वो कुछ नहीं होगा, वो सुनेगा एंड ही विल पास ऑन, वो नेक्स्ट एडवाइस की तरफ बढ़ जाएगा। वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक उसका माइंड उसको खुद एक आंसर नहीं देगा। हम्म तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप कभी डिजेक्टेड मत होइए, कभी आप आपको कभी एक हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये लाइफ इज ब्यूटीफुल और इसमें आपके सॉल्यूशंस आपके पास हैं। आप कभी डिजेक्टेड मत होइए, यू विल ऑलवेज सक्सीड। सक्सेस ही एक ऑप्शन है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन। हमेशा अगर इस तरह से आप सोचेंगे चीजों को लेकर के, अगर आज एक कोई आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कल 10 अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। तो उन अपॉर्चुनिटीज की ओर रहिए पॉजिटिव, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं फिर एक एग्जांपल, एक मुझे ध्यान में फिर में 20 चैनल, 100 चैनल्स हैं, ठीक है। तो हम्म आप कौन सा चैनल देखते हो? जो आपको अच्छा लगता है वो देखते हो कि जो अच्छा नहीं लगता वो देखते हो? 99 चैनल्स में से आपका हाथ वहीं जाता है जहाँ आईपीएल आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वही चैनल अच्छा है ना, तो अच्छे चैनल देखो ना अपने मन में। हम्म जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो ना, नेगेटिव बुरी थॉट्स, बुरी चीज नहीं सोचना है। हम्म बी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया।
तो या दैट्स इट नितिन भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग और इतना टाइम देने के लिए, इतनी इंसाइट देने के लिए। आई गेस कि अगर अगर कोई नया व्यूअर इसको देख रहा है जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, तो आई गेस अपने सारी चीजें उनको बता दी है। एक मार्केट टाइमिंग से लेके, पोजीशन साइजिंग से लेके, मार्केट का स्ट्रक्चर, एंट्री एग्जिट, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। आई थिंक ये ओवरऑल पैकेज है। तो थैंक्स अ लॉट, आप इतने एफर्ट्स अपने डाले, इतने अच्छे ग्राफिक्स बना के एक प्रेजेंटेशन आपने रेडी किया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम नितिन भाई। थैंक यू अंकुर भाई। आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। आपके अंदर अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराने की और उससे उसके अपने मन की बातें बोल लेने की जो आप फ्रीडम देते हैं और जो मोटिवेट करते हैं उसको, ये हर हर कोई नहीं कर सकता। तो आई एम वेरी रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो शायद कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर आकर इतना कुछ कह पाऊंगा। थैंक्स। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एज ए सेड कि मैंने पास्ट में, आपको तो पता भी है, मैंने गलतियाँ की है जब मैं सीख रहा था। ये जब क्योंकि मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सीख रहा था और मैंने गलतियाँ की। मेनली जो मैंने आपको बताया, चाइनीज का इंटरव्यू में मुझे लगा कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया था, मेरी तरफ से मैंने अच्छा काम किया था। तो वो तब से सीख रहे धीरे धीरे, आज भी शायद कुछ आएंगे। मैंने अभी इस वीडियो में भी गलती की, सीखेंगे धीरे धीरे, आगे जाके सीखते जाएंगे। बट थैंक यू आई रियली थैंक यू। एंड विश यू गुड लक नितिन भाई। तो अगर कुछ कभी कुछ बना तो फिर से मिलेंगे, और जरूर से आपको बोलेंगे कि आप फिर से आके अपने कुछ जी और कोई लर्निंग शेयर करिए, ठीक है? जी जी, तो डेफिनेटली अंकुर भाई, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।